हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत आप सबका एक और न्यू एक्सप्लेनेशन में, जिसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ विच हैट एटेलियर। मैं तुम्हें इस एनीमे का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस एनीमे में हमें दिखाया जाएगा एक लड़की यानी कोको, उसको जादू की दुनिया का कितना शौक था। उसे उन चीजों के बारे में पढ़ना था, उसे विचेस के बारे में पढ़ना था। एक्चुअल में उसे खुद ही विच बनना था। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे वो अपने आप से सवाल करती है कि एक एथलीट बचपन से एक एथलीट पैदा होता है, या फिर एक एस्ट्रोनॉट बचपन से एस्ट्रोनॉट पैदा होता है, या कोई भी पॉप स्टार और दूसरे लोग जो की सेलिब्रिटीज होते हैं या बड़े इंसान होते हैं, वो बचपन से वैसे ही पैदा होते हैं या धीरे धीरे बनते हैं। तो विचेस के साथ भी क्या सेम होता है? वो बचपन से जादुई शक्तियां लेके पैदा होती है या बड़े होते होते सीखती हैं? और यही सब सोचते हुए वो एक तालाब के किनारे पहुंचती है जहाँ पे उसे कपड़े धोने होते हैं। वो एक डियर से माफी भी मांगती है कि मुझे माफ करना ये चीज करने के लिए, लेकिन ये तालाब जादुई है, ये थोड़ी देर में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो उस तालाब से कपड़े धो के निकाल लेती है एंड वो तालाब से बाहर निकल जाती है, देखते ही देखते तालाब का पानी खुद ही साफ हो जाता है। और वो बोलती है कि मैजिक कितनी अमेजिंग चीज है, मैं इसे देखते हुए कभी नहीं थकती। एंड कोको कपड़े धोने के बाद अपने घर की तरफ जा रही होती है। वो खुद से बात करते हुए बोलती है, इस दुनिया में मैजिक कोई रेयर चीज नहीं है, बल्कि हर जगह यूज होता है। लोग अपनी डेली लाइफ को इजी बनाने के लिए मैजिक को यूज करते हैं, लेकिन वो यूज कैसे होता है ये किसी को नहीं पता। इस दुनिया में सिर्फ विचेस ही हैं जो मैजिक का यूज कर सकती है, और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो जस्ट पीछे बैठ के उनका रिजल्ट देख सकते हैं। एंड वो अपने घर की छत पे बैठे हुए बोलती है, काश कितना अच्छा होता अगर मैं एक विच पैदा होती तो। तभी वो छत पे सोगी शीट्स को ऑर्डर देती है कि तुम एक फ्लाइंग क्लॉक बन जाओ, और तभी जोरों से हवा चलने लगती है एंड उसकी शीट्स उड़ने लग जाती है। वो कहती है मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम उड़ के ही चली जाओ। जैसी वो अपनी शीट्स पकड़ लेती है और वो शीट्स उसकी नजरों के सामने से हटती है, वो देखती है सामने से एक पेगासस कैरेज आ रहा होता है। पेगासस कैरेज मतलब जिन घोड़ों के पंख हो, एंड वो अपने पीछे कैरेज को कैरी कर रहे हो। कोको पेगासस कैरेज को देख के बहुत शॉक हो जाती है एंड एक्साइटेड भी। वो कहती है मैंने आज तक पेगासस कैरेज को अपने यहाँ पे कभी लैंड होते हुए नहीं देखा। और वो जल्दी से नीचे जाती है, वो शोर मचाते हुए जाती है कि मॉम बाहर देखो पेगासस कैरेज आया है। एंड जैसे वो नीचे वाले फ्लोर पे चली जाती है, वो गेट खोलती है, सामने एक न्यू कैरेक्टर खड़ा होता है कीफ्री। वो उससे माफी मांगती है, सॉरी सर मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन कीफ्री यहाँ पे अपनी गलती खुद ही मानता है, ये मेरी गलती है, मैं दरवाजे के साइड पे खड़ा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तभी वो वहाँ पे कुछ औरतों को बात करते हुए सुनती है, वो उसकी दुकान की तारीफ कर रही होती है। एक्चुअल में कोको की माँ का काम था कपड़े सिलना, इन पे तरह तरह के कपड़े थे एंड उससे ये लोग ड्रेसेस बनाते थे। सो वहाँ पे जो 3-4 औरतें खड़ी थी वो इनकी दुकान की तारीफ कर रही थी। मुझे नहीं पता था यहाँ पे ये कपड़ा भी होगा, ये कपड़ा कितना अच्छा है। और बात करते करते उन औरतों के मुंह से निकल जाता है, इसके बाद हम वापस अपने पेगासस कैरेज में जाएंगे। तभी कोको उनकी बात सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो ये बात रियलाइज करती है कि अच्छा यही वो औरतें हैं जो पेगासस कैरेज में आई हैं। एंड जैसे वो कीफ्री की तरफ देखती, कीफ्री बोलता है ओह सॉरी मैं उनके साथ नहीं हूँ। तभी कोको की मदर कोको को बुलाती है कि कोको मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एंड उसकी मदर कीफ्री को देख के बोलती है, सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? कीफ्री बोलता है मेरे को स्मोक कलर्ड फैब्रिक चाहिए, लेकिन अगर आप इस वक्त बिजी हो तो मैं बाद में आ सकता हूँ। तभी कोको बोलती है नहीं ये काम मैं कर सकती हूँ अगर आप चाहो तो। कीफ्री उससे बोलता है क्या सही में? तभी कोको की मदर बोलती है कि हाँ वो इस चीज में माहिर है। तभी कोको अपनी माँ से पूछने जाती है कि मॉम मैं पेगासस कैरेज देखने जा सकती हूँ? उसकी मॉम बोलती है क्या? कोको बोलती है बाहर एक पेगासस कैरेज है, मेरे को वो देखना है। और इनकी बातें सुन रहा होता है कीफ्री। लेकिन कोको की मदर कोको को बोलती है कि मैंने तुम्हें मना करा था ना कि जो भी कस्टमर्स होंगे उनके सामान को तुम्हें हाथ नहीं लगाना। कोको बोलती है हाँ मैं उसको छेड़ूंगी नहीं, सिर्फ मैं दूर से खड़े होकर उसे देखूंगी। लेकिन उसकी मदर नहीं मानती। तभी कोको बोलती है कि आगे से मैं विच बनने की बातें नहीं करूंगी, प्लीज एक बार मेरे को जान दो। उसकी मदर बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन अपना काम खत्म करने के बाद जाना। तभी वो एक्साइटमेंट में कीफ्री के पास जाती है एंड उससे मेजरमेंट्स मांगती है, और तभी वो कपड़े को काटने लग जाती है मेजरमेंट्स के हिसाब से। और कीफ्री उसकी परफेक्शन देख के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि तुमने ये काम कितने प्रिसाइसली किया है, एकदम क्लीन कट, एकदम सीधी लाइन। वो बोलता है सच में ये एक रियल मैजिक है। कोको बोलती है नहीं नहीं ये मैजिक तो बिल्कुल नहीं है, मैजिक तो मिस्टीरियस होता है एंड स्पार्कलिंग होता है, और वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। वो बोलती है मैजिक वो चीज होती है जो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होती है। तभी वो रियलाइज करती है मैं एक स्ट्रेंजर के सामने कैसी बातें कर रही हूँ। लेकिन कीफ्री उससे पूछता है अच्छा तुम्हें मैजिक बहुत पसंद है क्या, और मैं पूछ सकता हूँ तुम्हें मैजिक इतना पसंद क्यों है? तब कोको अपने पास्ट के बारे में बताती है। जब कोको छोटी थी उसकी माँ उसको लेके एक फेस्टिवल में गई थी जो कैसल में था। वहाँ पे वो एक मास्क पहने विच से मिली जिसने कोको को एक पिक्चर बुक ऑफर करी, एक मैजिक पिक्चर बुक। कोको ने बोला मेरे को पिक्चर्स बनाना तो बहुत पसंद है, लेकिन ये मैजिक क्या होता है? तभी वो विच कोको को मैजिक के बारे में बताता है। मैजिक एक ऐसा चमत्कार है जो इस दुनिया को रंग बिरंगा और लिवली बनाता है। इस वजह से नॉर्मल चीजें भी स्पेशल लगती है, जैसे की एक पेगासस कैरेज जो आसमान में उड़ता है, और एक ऐसा तालाब जो हमेशा क्रिस्टल क्लियर वाटर को रखता है, और यहाँ तक कि वो पत्थर जो तुम्हारे पैरों के नीचे जब जब तुम चलोगी वो तुम्हारे कदमों के हिसाब से ग्लो करेंगे। ये सब चीजें मैजिक होती हैं। और तभी कोको इन सब चीजों को देख के बहुत खुश हो जाती है। तब से उसे मैजिक बहुत पसंद आता है, और इन्हीं सब चीजों की वजह से उसे विच बनने का शौक चढ़ गया। तभी वो विच कहता है अगर तुम ये मैजिक पिक्चर बुक लोगी तो मैं तुम्हें वैंड फ्री दूंगा। वैंड यानी कि वो पेन। और तभी कोको ये सब चीजें अपनी माँ को दिखाती है। उसकी मदर बोलती है कि मुझे लगा तुम कुछ खाने पीने का सामान लोगी, लेकिन तुमने ये चीज ली। तभी कोको बताती है कि मैं एक बटरफ्लाई को फॉलो कर रही थी, और तभी
तभी मेरे को वो इंसान मिला जिसकी पॉइंटेड हेड थी। वो एक विच था जिसने मेरे को मैजिक पिक्चर बुक दी और साथ में पेन भी फ्री दिया। तभी उसकी माँ बोलती है कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए, हम बहुत लेट हो रहे हैं। तभी कोको ने रोक के बोलती है कि मॉम, मैं बड़े होके एक विच बनूंगी एंड मैं अपने मैजिक से इस दुनिया को ब्यूटीफुल बना दूंगी। लेकिन उसकी मदर मना कर देती है कि तुम विच कभी नहीं बन पाओगी। अगर तुम्हें विच बनना है तो तुम्हें बचपन से शक्तियां लेके पैदा होना चाहिए था। ऑर्डिनरी लोगों पे वो शक्तियां नहीं होती जो विचेस पे होती है। और ये बात सुन के कोको उदास हो जाती है। उसकी माँ बोलती है चलो अब चले घर। लेकिन तभी कोको अपनी माँ को दोबारा रोक लेती है। वो बोलती है माँ देखो, जब भी मैं एक स्टेप लेती हूँ नीचे जमीन चमकने लगती है। एंड वो इसी एक्साइटमेंट में अपनी मदर को हक कर लेती है। लेकिन घर जाते जाते उसकी मदर बोलती है कि अगर पूरे रास्ते तुम्हारे चलने पे ग्राउंड शाइन भी करता है लेकिन फिर भी तुम शायद ही मैजिक का यूज कर सकती हो। एंड ये बात सुन के कोको और उदास हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। एंड वो प्रेजेंट में कीफ्री को बता रही होती है तब से मुझे मैजिक देखना बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे मैं उससे इतनी अटैच हो गई कि मैंने विच बनने का सपना देखना शुरू कर दिया और अब मैं अपने सपने को छोड़ नहीं सकती। मुझे विच जरूर बनना है। तभी कीफ्री बोलता है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ और बता सकती हो। तभी इन्हें बाहर से बहुत तेज किसी चीज की आवाज आती है एंड सारी औरतें कीफ्री एंड कोको बाहर जाते हैं। वो सब देखते एक बंदा घोड़ों को संभाल रहा होता है क्योंकि उन औरतों का पेगासस कैरेज टूट चुका होता है और दो बच्चे वहाँ पे आपस में एक दूसरे पे नाम लगा रहे होते हैं। कोको उनके पास जाके पूछती है कि क्या हुआ। पहला बच्चा दूसरे बच्चे पे नाम लगा रहा होता है कि इसकी शैतानी की वजह से इनका पेगासस कैरेज टूट गया है और ये दोनों बच्चे आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी वो औरतें बाहर आ जाती है। वो कहती है इन्होंने हमारा पेगासस कैरेज तोड़ दिया। तभी कोको की मदर उन दोनों बच्चों से माफी मंगवाती है। वो औरतें बोलती है कि हमारा माफी से कुछ नहीं होगा, हम अपने घर कैसे जाएंगे इन पेगासस कैरेज के बिना। तभी कोको की मदर बोलती है कि आप बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तभी कीफ्री बोलता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो औरतें बोलती है कि तुम कौन हो भाई। कीफ्री बोलता है एक मिनट मेरे को अपनी हैट पहनने दो। एंड जैसे वो हैट पहनता है वहाँ पे सब लोग कीफ्री को देख के हैरान हो जाते हैं। कीफ्री बताता है कि मैं एक विच हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो औरतें कीफ्री को थैंक यू बोलती है कि आपकी मदद हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। कीफ्री बोलता है इस पहिए पे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, मैं जस्ट इस पहिए पे एक स्पेल को कास्ट करूंगा जिससे ठीक हो जाएगा। लेकिन इस स्पेल को कास्ट करना बाहर सबके सामने ठीक नहीं होगा। तभी कोको तेज के सामने आती है और वो बोलती है कि आप हमारी वर्कशॉप को यूज कर सकते हैं। तभी कोको की मदर बोलती है कोको ये तुम क्या बोल रही हो। कोको अपनी मदर को बोलती है कि मॉम उसे यूज करने दो, वो एक रियल विच है, वो हेल्प करना चाह रहे हैं उनकी। एंड मे बी यही वो चांस हो जिसका मैं इतने टाइम से इंतजार कर रही थी कि मैं देख सकूं एक स्पेल को कैसे कास्ट करा जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कीफ्री उसकी वर्कशॉप के अंदर चला जाता है एंड कोको बाहर बैठ के वेट कर रही होती है। वो याद करती है कि उसको कीफ्री ने कहा था कि कुछ भी हो जाए किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहीं चाहता कोई भी स्पेल को कास्ट होते हुए देखे। एंड कोको इस बात को रियलाइज करती है कि दुनिया में मैजिक हर जगह यूज होता है लेकिन हम इसे कास्ट होते हुए देख नहीं सकते। ऐसा क्यों? सिर्फ विचेस को ही इसका सीक्रेट पता होता है कि मैजिक के लिए स्पेल्स को कैसे कास्ट करा जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है उन्हीं दो बच्चों पे। वो दोनों बच्चे कीफ्री के स्पेल को कास्ट होते हुए देखना चाहते थे एंड वो चुपके से घर के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन तभी कोको उनके पीछे जाती है एंड उन्हें आवाज देती है। वो बच्चे आपस में बात करते हैं अरे ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, चलो हम अपना काम करते हैं। एंड जैसे कोको ऊपर चढ़ती है उसके दिमाग में जरा सा लालच आता है, हम उस स्पेल को कास्ट होते हुए क्यों नहीं देख सकते, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। और जैसी वो विंडो खोलती है वो देखती है अंदर से भी पर्दे होते हैं और वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं कि यहाँ पे अब हमारे कुछ काम का नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी तेज की हवा चलने लग जाती है और तभी वो छत से अपने घर के अंदर चली जाती है एंड वो नीचे की फ्लोर पे आती है एंड तभी वो देखती है कीफ्री वहाँ पे स्पेल्स को कास्ट कर रहा होता है। लेकिन दूसरी साइड कोको इस बात को रिग्रेट करती है कि मेरे को देखना चाहिए या नहीं। लेकिन जैसी वो देखती है उसे दिखता है कि कीफ्री एक ड्राइंग बना रहा होता है उन्हीं पहियों पे। वो उसकी परफेक्शन एंड प्रिसिशन को देख के हैरान रह जाती है। वो नोटिस करती है कि वो मैजिक पेन से एक ड्राइंग बना रहा है और उसे ये बात समझ आ जाती है विच स्पेल्स को कास्ट नहीं करती, वो जस्ट एक ड्राइंग बनाती है एंड उससे मैजिक क्रिएट करती है। तभी कीफ्री अपने स्पेल्स को कास्ट कर देता है और वो आवाज देता है कि कोको मेरा काम हो गया। लेकिन उसे बाहर से कोई रिप्लाई नहीं आता। देन जैसे वो गेट खोलता है वहाँ पे उसे कोको दिखती है जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। कोको के कपड़ों पे सारी की सारी मिट्टी लग रखी होती है बट एट द एंड कीफ्री उनका पेगासस कैरेज ठीक कर देता है एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी कोको की मदर कोको को बोलती है मैं उस टाइम के लिए बहुत डर गई थी, मुझे पता है तुम्हें मैजिक बहुत पसंद है और मुझे ये भी लगा कि तुम बोलोगी मेरे को उस विच के साथ जाना है। कोको बोलती नहीं मॉम मैं ऐसा क्यों बोलूंगी। मदर बोलती है तुम्हारे पिता को एक बीमारी खा गई और वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन अगर तुम भी मेरे को छोड़ के जाना चाहोगी तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगी। कोको अपनी मदर को हक करके बोलती है कि नहीं मॉम मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। तभी कोको और उसकी मदर घर पे चले जाते हैं एंड रात का डिनर करते हैं एंड डिनर करने के बाद कोको अपने रूम में चली जाती है। तभी वो उस मैजिक पिक्चर बुक को निकालती है। वो देखती है कि उसके साथ जो बैंड आया था वो एक मैजिक पेन है एंड वो रियलाइज करती है कि मैजिक बुक्स में उसको पैटर्न्स भी दिखते हैं जिनकी मदद से वो स्पेल्स को कास्ट कर सकती है। एंड तभी वो ड्राइंग्स को ट्राई करती है। वो बोलती है कि मॉम मुझे माफ करना, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे को एक बार ये जरूर ट्राई करना है। एंड उसे काफी टाइम लगता है एक ड्राइंग बनाने में। जब कोको वो ड्राइंग बना लेती है वो वेट करती है कि अब मैजिक होगा, लेकिन देखते देखते वहाँ कुछ भी नहीं होता और वो सोचती है कि जितना मैं आसान सोच रही थी ये उतना आसान नहीं है। मैजिक को सीखने के लिए काफी ट्रेनिंग
फीलिंग चाहिए होती होगी और वो थक हार के हेड डाउन कर लेती है। लेकिन तभी उसके पेन की इंक उसके पेज पे गिर जाती है और उस इंक की वजह से वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है। एंड वो नोटिस करती है वहां से स्पार्कलिंग्स निकलती है। वो उन्हें देख के बहुत शॉक एंड एक्साइटेड हो जाती है। वो पूरे कमरे में एक्साइटमेंट की वजह से घूमने लगती है और चिल्लाती रहती है, मैंने मैजिक करा, मैंने मैजिक करा। और उसे दोबारा ये बात रियलाइज होती है कि मैजिक वो नहीं जो एक स्पेल्स को कास्ट करे, मैजिक वो चीज है जिसे तुम ड्रॉ करो। एंड वो सोचती है कि चलो एक और ट्राई देते हैं, एक और न्यू ड्राइंग बनाते हैं। और सीन शिफ्ट होता है कीफ्री की साइड पे, जहाँ पे कीफ्री सोच रहा होता है कि एक पिक्चर बुक उस लड़की पे कैसे आई। ये चीज मेरे को बहुत चुभ रही है। और तभी वो अपने बेड से खड़ा होता है और बोलता है कि अगर वो सच में एक पिक्चर बुक हुई तो। और इस साइड कोको को रियलाइज होता है कि जो बड़ी पिक्चर्स होती है वो छोटी वाली पिक्चर से ज्यादा पावरफुल होती है। एंड नीटली ड्राइंग से मैजिक का असर ज्यादा देर तक रहता है। और वो इंसान तो इतने बढ़िया तरीके से बना रहा था कि मेरे को लगा ये चीज बहुत इजी होगी। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है, अगर मैं खुद ड्रॉ ना करके मैं इन चीजों को छापूं तो। तभी वो एक बुक निकालती है जिसमें सारी की सारी ड्राइंग्स बनी होती है। और कोको अपनी मैजिक पिक्चर बुक का एक पेज लेती है एंड उस पे उस ड्राइंग को छापने लगती है। तभी उसके पीछे से कोई आ रहा होता है एंड जैसे उसकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे स्पेल कास्ट हो जाता है। एंड जैसे स्पेल कास्ट हो जाता है कीफ्री उसे लेके विंडो से बाहर निकल जाता है और कोको के घर पे स्पेल्स का असर दिख रहा होता है। तभी कीफ्री कोको से पूछता है कि तुमने क्या बनाया था कोको, मेरे को बताओ तुमने क्या बनाया था। कोको घबराते हुए बोलती है कि मेरे को नहीं पता था, मैंने जस्ट बुक में से उसे ट्रेस करा एंड बना दिया। तभी इन दोनों को कोको की मदर की आवाज सुनाई देती है। जब कीफ्री नीचे देखता है वहाँ पे स्पेल अपना असर कर रहा होता है एंड उसका घर पूरा बर्फ से जम रहा होता है। और कोको ऊपर से चिल्ला रही होती है, मॉम भागो। लेकिन जैसे उसकी मदर पीछे देखती है बर्फ उन तक पहुंच जाती है एंड वो वहाँ पे जम जाती है। एंड कोको कीफ्री की गोदी में रोने लग जाती है। वो कहती है मेरे को अपनी मॉम को बचाना होगा, मेरे को जान दो। और कीफ्री समझ जाता है कि ये एक फॉरबिडन मैजिक है। तभी कोको कीफ्री की गोदी से छूट जाती है एंड वो नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन तभी कीफ्री उसे बचा लेता है एंड जैसे स्पेल्स का असर कोको तक पहुंच रहा होता है कीफ्री उसे लेके वापस हवा में उड़ जाता है। एंड कोको रिग्रेट कर रही होती है। वो कीफ्री को बोलती है सॉरी मेरे को नहीं पता था मैंने कौन सा स्पेल कास्ट करा। कीफ्री बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं पता था, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तभी विचेस ये सारे सीक्रेट्स को छुपा के रखते हैं ताकि ऐसी ट्रेजेडीज ना हो। और कीफ्री बताता है कि एक स्पेशल इंक और एक कास्टिंग सील्स का सेट, सिर्फ यही दो चीजें चाहिए होती है मैजिक को करने के लिए। और कीफ्री आखिर में बोलता है कि ये सीक्रेट था जो तुम्हें अब पता लग गया एंड अब मेरे को तुम्हारी मेमोरीज को इरेज करना पड़ेगा। लेकिन कोको वहाँ पे उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत करो, अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी मॉम को कैसे बचाऊंगी। लेकिन कीफ्री बोलता है मैं मजबूर हूँ। कोको बोलती है कि मेरे को सच में नहीं पता मैंने कौन सा मैजिक यूज करा, लेकिन मेरे को उस पिक्चर बुक में हर एक चीज याद है और अगर मैं सारी चीजें भूल गई तो मेरी मॉम मर जाएंगी, उन्हें कौन बचाएगा। तभी कीफ्री रियलाइज करता है अगर मैं इसकी मेमोरी को मिटा दूंगा तो हम उस विच को नहीं ढूंढ पाएंगे जिसने इसको ये बुक दी थी और मेरे को नहीं पता लग पाएगा कि इसने कौन सा स्पेल यूज करा है। तभी वो कोको से पूछता है कि तुमने कहा तुम्हें बुक अच्छे से याद है ना। कोको बोलती है हाँ। कीफ्री कहता है कि तुमने कौन सा पेज कॉपी करता ये भी याद है। कोको बोलती है हाँ मेरे को ये भी याद है। देन कीफ्री बोलता है तो ठीक है अब हम उस विच को ढूंढेंगे जिसने तुम्हें बुक दी थी। देन कोको पूछती है कि अगर हमने ये चीज ढूंढ ली कि हमने कौन सा स्पेल को कास्ट कर था तो मैं अपनी मॉम को बचा सकती हूँ क्या। कीफ्री बोलता है हाँ थोड़ा सा चांस है। एंड कोको रिक्वेस्ट करके बोलती है प्लीज मिस्टर कीफ्री मेरी मेमोरीज को इरेज मत करना, मैं अपनी मॉम को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कीफ्री उससे बोलता है कि तुम इस सीक्रेट को हमेशा अपने पास रख सकती हो। कोको बोलती है हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कीफ्री उससे पूछता है कि तुम्हें सीखना है क्या। कोको बोलती है क्या सीखना है। कीफ्री बोलता है अगर तुम्हें सच का पता लग गया तो वो चीज वापसी पलटी नहीं जा सकती और तुम्हें उन्हीं सब की तरह बनना होगा जिन सबको सीक्रेट्स पता है। यही रास्ता है कि मैं तुम्हारी मेमोरीज को इरेज ना करूं। एंड वो आखिरी में एक लाइन बोलता है कि कोको अब तुम विच बनने जा रही हो। और यही पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ पे कीफ्री कोको को अपने साथ ले आता है। एंड जैसे कोको की आंखें खुलती है कीफ्री उसे बताता है मैं तुम्हें यहाँ पे पीगसिस कैरेज में लेके आया हूँ और मुझे पता है तुम्हें ठंड लग रही होगी लेकिन कोई बात नहीं हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तभी ये लोग उस जगह पे पहुंचने वाले होते हैं। वो कोको को बताता है यही मेरा एटेलियर है। एटेलियर मतलब बेसिकली जहाँ पे कीफ्री काम करता है, एक तरह से कीफ्री की वर्कशॉप। और जैसे ये लोग वहाँ पे पहुंचते हैं कीफ्री बताता है मैंने तुम्हारे घर के आसपास गार्ड ब्रेड सीड्स को गाड़ दिया है। वो एक तरह की प्लांट है जो बहुत जल्दी उग जाएंगे एंड वो तुम्हारे घर के लिए ऐसा बैरियर काम करेंगे क्योंकि तुम्हारे घर पे एक स्पेल का असर हो रखा है एंड मैं नहीं चाहता दूसरे लोग तुम्हारे घर के आसपास जाएं। एंड जैसे कीफ्री अपनी वर्कशॉप के अंदर घुस रहा होता है वो पीछे देखता है कोको रो रही होती है। वो कोको के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। कोको बताती है कि मैंने अपनी मॉम को प्रॉमिस करता मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कीफ्री कोको को चुप कराता है एंड अपने साथ वर्कशॉप के अंदर ले जाता है और उसे बोलता है तुम अपने आप को दोष मत दो इस चीज का, तुम्हें नहीं पता था तुम क्या करने जा रही हो। एंड जैसे ये दोनों वर्कशॉप के अंदर जाते हैं कीफ्री अपना स्पेल कास्ट करके वहाँ पे पानी को समन करता है और बोलता है कि तुम अपना मुंह धो लो, अपने आंसू पोंछ लो, अब तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन कोको कीफ्री का मैजिक देख के बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो शॉक में हो जाती है ये इसने कैसे करा। तभी कीफ्री कोको के हाथ में वही पानी पकड़ा देता है एंड कोको उससे पूछती है ये क्या है। कीफ्री बताता है ऑफ कोर्स ये पानी है। लेकिन कोको यहाँ पे कंफ्यूज होती है। वो कहती है इतना राउंड कैसे हो सकता है पानी और जेली की तरह। कीफ्री बोलता है ओ मैं तो भूल गया तुम्हें कपड़े चेंज करने। एंड कीफ्री कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन कोको उसे आवाज देके पूछती है मिस्टर कीफ्री मेरे को बता तो चाहिए। लेकिन कीफ्री वहां से चला जाता है। तभी एंट्री होती है एक और स्टूडेंट की, टैटिया। वो कोको को बोलती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा
सिखा सकती हूँ, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। तभी टैटिया कोको के पास आती है और वो उसे बताती है ये एक तरीके का मैजिक है जो हवा में से मॉइस्चर इकट्ठा करके इस चीज में पानी को जमा कर देता है। और तभी टैटिया कोको से वेपर बबल ले लेती है और उसे बताती है इसको जस्ट हल्का सा टिल्ट करो एंड इसमें से पानी निकलने लगता है। कोको से बोलती है थैंक यू और तभी टैटिया बहुत खुश हो जाती है। टैटिया कोको के थैंक यू के रिप्लाई में दोबारा थैंक यू बोलती है। कोको कंफ्यूज हो जाती है। देन टैटिया उसे बताती है कि मेरे को थैंक यू सुनना बहुत पसंद है, तो मेरे को थैंक यू बोलने के लिए मैं तुम्हें दोबारा थैंक यू करती हूँ। एंड ये दोनों आपस में एक दूसरे को थैंक यू करती रहती है। तभी एंट्री होती है रिचे की। रिचे बोलती है ये बहुत ही चिपकू है, इसको जस्ट इग्नोर करो, वो अपने आप चुप हो जाएगी अगर तुम उसे रिस्पॉन्ड नहीं करोगी तो। टैटिया रिचे को बोलती है कि तुम कितनी मतलबी हो, मैं जस्ट उसकी हेल्प कर रही थी। और तभी कोको रिचे की प्लेट में इंक एंड पेन देखती है। वो उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों विचेस हो क्या? टैटिया बोलती है अगर तुम ये सवाल पूछ रही हो तो यानी कि तुम नहीं हो, तो तुम हो कौन? तुम कहाँ से आई हो? तुम कौन से अटेलियर से हो? कोको बोलती है कि मेरे को अभी खुद को स्टूडेंट कहना ठीक नहीं होगा, मैं जस्ट कल ही आई हूँ और कल मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने एक स्पेल को ड्रॉ करा और अब मैं यहीं पे रहूंगी तुम लोगों के साथ। तभी रिची एंड टैटिया उसकी बात सुन के शॉक हो जाते हैं। उन दोनों का अंदाजा सही बैठता है कि कोको एक आउटसाइडर है। वो कोको से पूछते हैं अच्छा तो तुम ही हो जिसने वो स्पेल को ड्रॉ करा था, तुम्हारे बारे में यहाँ पे रूमर्स ऑलरेडी फैल चुके हैं। कोको उससे पूछती है किस चीज के रूमर्स? टैटिया उसे बताती है एक अफवाह थी, किसी आउटसाइडर ने फॉरबिडन मैजिक को यूज करा, फिर भी उसे अप्रेंटिस बनने की इज्जत मिल गई और सबसे अजीब बात उसकी मेमोरीज को भी इरेज नहीं किया गया। अप्रेंटिस मतलब जो सीखना चाहता हो। तभी पीछे से कीफ्री आ जाता है एंड वो कोको से पूछता है कि तुम ठीक हो? कोको उन दोनों की बातें सुन के घबरा जाती है। कीफ्री बोलता है कि तुम लोगों ने आपस में एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे दिया होगा और वो उन दोनों को अपने कमरे में पढ़ने के लिए भेज देता है। और वो कोको को कपड़े ऑफर करके बोलता है कि मेरे स्टूडेंट्स ये पहनते हैं एंड मैं तुम्हें सब धीरे धीरे समझा दूंगा, तो तुम डरो मत। और तभी कोको कीफ्री के दिए हुए कपड़े पहन के आती है। कीफ्री बोलता है तुम इसमें बहुत जच रही हो, ये तुम पे एकदम फिट आ रहा है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें मैजिक के बारे में बताता हूँ, मैजिक की स्टोरी बताता हूँ। बहुत टाइम पहले मैजिक कोई एक स्पेशल चीज नहीं थी। मैजिक को करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ दो चीजों का होना जरूरी था, पहला पैटर्न्स एंड दूसरी स्पेशलिंग। वो एक बहुत ही फेमिलियर टूल था जो हर कोई यूज कर सकता था, लेकिन इन्हीं चीजों को लेके हर बार कॉन्फ्लिक्ट हुए एंड ह्यूमंस इसी मैजिक का यूज करके कुछ भी कर सकते थे और उन्होंने किया भी। उन लोगों की वजह से बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक स्पेल्स क्रिएट हुए। जो कुछ लोगों के पास अभी भी सोचने समझने की शक्ति थी, उन्होंने लड़ाई से दूर रहना चूज किया और विचेस के रूप में यूनाइट हो गए। उन्होंने आम लोगों की मैजिक से जुड़ी यादें मिटा दी ताकि मैजिक का राज सेफ रहे और इस सीक्रेट को उन्हीं डिसिपल्स को दिया गया जो कसम खाकर इसे प्रोटेक्ट करने वाले थे। और उसी दिन के बाद से ये चीज पैक्ट बन गई कि ऑर्डिनरी लोगों के हाथ में मैजिक नहीं दिया जाएगा। और लोगों को हमने ये विश्वास दिला दिया कि विचेस तभी बन सकते हैं जब उनको पैदा होते ही शक्तियां मिली हो। और इस वजह से हम सब इस सीक्रेट को छुपा के रखते हैं, क्योंकि अगर ये दुनिया को पता चल गया तो वर्ल्ड दोबारा से कोलैप्स कर जाएगा, सब लोगों के बीच में दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग जाएंगे। और इसी वजह से तुम्हारी स्टोरी भी धीरे धीरे लोगों में फैल रही है, लेकिन उन्हीं लोगों में जिन्हें इसका सीक्रेट पता है। एंड कीफ्री कोको से इस बात के लिए माफी मांगता है एंड कोको से बोलती है कि मैं अपनी गलतियों की वजह से यहाँ पे हूँ। और वो कीफ्री से फॉरबिडन मैजिक के बारे में पूछती है। कीफ्री उसे बताता है फॉरबिडन मैजिक को तब यूज करा जाता था जब लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और इसको बैन कर दिया गया जिस दिन ये पैक्ट फॉर्म हुआ था, और हम इसे इसलिए यूज करते ताकि हम दूसरों को नुकसान पहुंचा पाए। और तभी कोको कीफ्री को हक कर लेती है और उसे बोलती है कि प्लीज मेरे को सीखना है, तुम मुझे सिखाओ, मैं अपनी गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहती, मैं फिर हर कदम उठाने से डरूंगी क्योंकि जब मेरे को उस चीज के बारे में पता ही नहीं होगा मैं उस चीज को कैसे यूज करूंगी, मेरे को सीखना है। तभी कीफ्री बोलता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ज्यादा जल्दी मत करो, लेकिन तुम्हारे केस में कहना मुश्किल है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, चलो मेरे साथ। एंड कीफ्री तभी कोको को समझाता है कि फॉरबिडन स्पेल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में रूल ये है कोई भी स्पेल जो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पर कास्ट हो सके वो स्ट्रिक्टली मना है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, एज चेंज करना, बिना डोर से कन्वेंस के टेलीपोर्ट करना, किसी के थॉट से इमोशंस को कंट्रोल करना, किसी को हार्म करना या इवन किसी को हील भी करना, ये सब शामिल है। लेकिन इस रूल का सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। तभी कोको बोलती है मेमोरीज इरेज करना। कीफ्री बोलता है एग्जैक्टली, यानी नॉर्मल इंसान पर मैजिक यूज करना मना है पर मेमोरीज इरेज करना अलाउड है। और वो कहता है हम डायरेक्टली इंसानों पर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत सारी चीजों पे अपना मैजिक को यूज कर सकते हैं, जैसे कि लैंप्स, और हम इवन विंडोज पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये वाली। तभी कीफ्री उस विंडो पे एक पैटर्न बनाता है एंड उस विंडो से एक समुद्र दिखने लग जाता है। कोको बोलती है कि अभी हम थोड़ी देर पहले तो माउंटेन से घिरे हुए थे, यहाँ पे अचानक से समुद्र कैसे आ गया? कीफ्री उसे बताता है कि इसे विंडो वे कहते हैं, जो दो राउंड विंडोज को एक साथ जोड़ता है। अगर हम उन दोनों को सेम पैटर्न से फॉलो कराएं तो, और तुम्हें वो बिल्डिंग दिख रही है, उसे टावर ऑफ टोम्स कहते हैं। अगर इस वर्ल्ड में कोई भी बंदा मैजिक पे बुक लिखता है तो उस बुक की कॉपी इंस्टेंटली उस टावर में अपीयर हो जाती है ताकि हम लोग नॉलेज को प्रिजर्व करके रखें। एंड कोको ये बात सुन के एक्साइटेड हो जाती है, वो उसे बोलती है कि मेरे को जल्दी वहाँ पे ले चलो, मैं अपनी पिक्चर बुक ढूंढूंगी। कीफ्री बोलता है कि थोड़ा सब्र करो, इतनी जल्दी मत करो। और तभी समुद्र का पानी खिड़की से अंदर घुस जाता है और तभी कीफ्री वहाँ का पैटर्न चेंज करके वापसी माउंटेन्स में आ जाता है। एंड वो कोको को बताता है टावर ऑफ टोम्स को 4 लाइब्रेरियंस प्रोटेक्ट करते हैं और तुम्हें अगर उस टावर ऑफ टोम्स तक पहुंचना है तो तुम्हें उन्हें ओवरकम करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स तुम्हें वहाँ तक पहुंचने के लिए पढ़ना पड़ेगा। एंड कीफ्री कोको को बोलता है तुम्हारे सीखने की इच्छा को देखकर मैं बहुत खुश हुआ था और जो डर
तुम महसूस कर रही हो वो बिल्कुल नेचुरल है। जो स्पेल्स फॉरबिडन नहीं है वो वही है जो लोगों की जिंदगी में खुशी और मदद लाते हैं। इसलिए क्या तुम एक जेंटल और सेफ टाइप का मैजिक नहीं सीखना चाहोगी? एंड कोको बोलती है यस ऑफ कोर्स मास्टर कीफ्री, मैं सीखना चाहूंगी। और तभी कीफ्री कोको को उसके रूम में ले जाता है। कीफ्री गेट पे नॉक करता है लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। कीफ्री बोलते हैं शायद एगॉट अंदर नहीं है। कोको पूछते कि एगॉट कौन है? कीफ्री बताता है ये तुम्हारी रूममेट है। और तभी ये लोग रूम के अंदर एंटर करते हैं। कीफ्री वहाँ पे उसे रूम के बारे में समझा देता है और वो कहता है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मेरे को बुला लेना। तभी कीफ्री एक डिवाइस का यूज करता है। मे बी वो उस डिवाइस से किसी को कांटेक्ट कर रहा होता है कि हेलो मैं कीफ्री बोल रहा हूँ। और वो बोलता है थैंक यू कोको को मेरा अप्रेंटिस बनाने के लिए। एंड अभी तक मेरे को पिक्चर बुक का नहीं पता चला। और वो इस वक्त इतनी ज्यादा इमोशनल है उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। एंड कोको इस साइड अपना रूम एक्सप्लोर कर रही होती है जहाँ पे जैसे ही वो कुछ सामान को हाथ लगाने वाली होती है उसे आवाज आती है कि वो मत छुओ वो मेरी साइड है, उस डेस्क पे रखा सामान मेरा है। वो ऊपर देखती है ऊपर एगॉट होती है एंड वो नीचे आती है। कोको उसे बोलती है कि अच्छा तुम तो एगॉट हो ना? हेलो मैं कोको हूँ। एगॉट बोलती है हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो वही आउटसाइडर हो ना जिसकी सब बात कर रहे हैं। एंड सॉरी जो भी तुम्हारी माँ के साथ हुआ। कोको उसे थैंक यू बोलती है लेकिन एगॉट उसे यहाँ पे रिग्रेट करवाती है। वो कहती है ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। लेकिन कोको उसकी बात का रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पे इसी वजह से आई हूँ ताकि मैं अपनी माँ को बचा पाऊँ, मैं एक विच बन जाऊँ। तभी एगॉट कोको को बोलती है कि देखो ये है हमारी जिंदगी, मेरी हाथ की उंगलियां काली पड़ चुकी है ड्राइंग्स बनाते बनाते एंड अब उसी के बाद एक अप्रेंटिस कहलाते हैं और तुम एक ऑर्डिनरी गर्ल, तुम्हें इसके बारे में क्या पता? और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक आउटसाइडर आए और एक विच बन जाए। और कोको बोलती है कि मैंने भी स्पेल्स को ड्रॉ करा है, मेरे को उनके बारे में नहीं पता था लेकिन मैंने फिर भी उन्हें करा। एगॉट बोलती है कि ठीक है तो प्रूफ करो, तुम्हारे टेस्ट की शुरुआत कल होगी। और तभी टैटी एंड रिचे इन दोनों को डिनर के लिए बुलाने आ जाती है। एंड टैटी कीफ्री से पूछती है कि कोको की वेलकम पार्टी कहाँ है? कीफ्री बोलता है कि हम थोड़ा लेट हो गए लेकिन मैं अगली बार जरूर करूंगा। एंड कीफ्री एगॉट के बारे में पूछता है। टैटिया बोलती है वो हमेशा की तरह अपना खाना अपने रूम में खा रही है। देन जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं कोको को खाना बहुत टेस्टी लगता है और वो उस खाने की तारीफ करती है। और टैटिया बोलती है ये सारा खाना हम लोग खुद से बनाते हैं। और कोको जब रात के सोने जाती है वो अपनी माँ को याद करके दोबारा रोने लगती है। और अगली सुबह कोको सोच रही होती है कि मैं उन टेस्ट को पास करने के लिए ऐसा क्या करूँ, मैं कहाँ से पढ़ूं। तभी पीछे से कीफ्री आ जाता है और वो कोको से पूछता है कि तुम क्या बोले जा रही हो। एंड कोको ऑकवर्ड हो जाती है। और तभी कीफ्री बोलता है ऐसी बहुत सी चीजें जो तुम्हें बुक्स नहीं बता सकती, वो तुम्हें तभी समझ आएगी जब तुम खुद प्रैक्टिस करोगी। और तभी कीफ्री उसे कुछ सामान ऑफर करता है। कोको पूछती है ये सब क्या है? कीफ्री बोलते ये सारे वही कंपोनेंट्स हैं जिन्हें तुम स्पेल कास्ट करने के लिए यूज करोगी। और कोको उन टूल्स को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है। एंड जब वो प्लेट में से पेन उठाती है कोको को उसका पास्ट हिट करता है, कैसे उसने स्पेल को कास्ट करा एंड उसकी मॉम मर गई। लेकिन तभी वो बोलती है कि मॉम मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। एंड वो कीफ्री को बोलती है कि मैं रेडी हूँ सीखने के लिए। कीफ्री बोलता है ठीक है फिर चलो। और तभी कोको बहुत सारी बुक्स पढ़ के थक जाती है। कीफ्री बोलता है कि तुम चाहो तो हम ब्रेक ले सकते हैं। कोको बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। कीफ्री उससे क्वेश्चन करता है कि ठीक है तो तुमने अभी तक जो भी याद करा है वो मेरे को तुम समझाओ। कोको बताती है कि एक स्पेल 3 एलिमेंट से बनता है। सिजिल पेज के सेंटर में होता है एंड वो बहुत सारी लाइन से सराउंडेड होता है। और जो आउटर सर्कल होता है उसे रिंग बोलते हैं। और यहाँ पे 4 तरीके के सिजिल होते हैं, पानी, आग, हवा और लाइट। और सिजिल ही बताता है कि किस टाइप का मैजिक तुम यूज करने वाले हो। एंड आगे वो और भी चीजें एक्सप्लेन करती है लेकिन तभी वो थकने लग जाती है। वो बोलती है मेरे को इतनी सारी चीजें याद नहीं रह पाएंगी। लेकिन कीफ्री उसे मोटिवेट करते हुए बोलता है कि तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हो, बहुत बढ़िया। और तभी कोको एक ड्राइंग बनाने को ट्राई करती है और कीफ्री उसे मोटिवेट करता है मेरे को तुम्हारे से यही उम्मीद है, तुम कर सकती हो। लेकिन कोको वहाँ पे ड्राइंग बनाने में बहुत शर्मा रही होती है क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत बुरी होती है। एंड जैसी वो ड्राइंग कंप्लीट कर लेती है वो कागज को मोड़ देती है। एंड कीफ्री बोलता है अरे ये तुमने क्या कर दिया, मेरे को दिखाओ तो। एंड जैसे कीफ्री उसके हाथ से वो पेज छीन लेता है कोको उससे बोलती है नहीं नहीं वापस करो, वो देखने लायक बिल्कुल नहीं है, मैंने बहुत बेकार ड्राइंग बनाई है। कीफ्री बोलता है हमें ये देखना चाहिए कि तुमने क्या गलतियां करी हैं। एंड जैसे कीफ्री वो पेज खोलता है कीफ्री कोको को उसकी गलतियां बताता है। एंड वो कहता है तुम्हें सर्कल कंप्लीट करना चाहिए, तब तक ये स्पेल कास्ट नहीं हो सकता। एंड जैसे कोको उन लाइंस को कनेक्ट कर देती है उसका स्पेल कास्ट हो जाता है। एंड सारा का सारा पानी एगॉट पे चला जाता है। और कोको ये देख के घबरा जाती है। वो उसे सॉरी बोलती है कि मेरे को माफ करना, मेरे को पता नहीं था, मैं अभी नई हूँ इस चीज में, ये एक एक्सीडेंट था। एंड वो देखती है कि एगॉट भी एक ड्राइंग बना रही होती है लेकिन उसकी सारी ड्राइंग गीली हो जाती है। और वो उसे सॉरी बोलती है कि मैं सुखा दूंगी। तभी एगॉट बोलती है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारी इस चीज से गुस्सा बिल्कुल नहीं हुई। एंड एगॉट तभी कीफ्री से जाके बोलती है कि इसने जो ड्राइंग बनाई है मैं उसे देख सकती हूँ क्या? और वो प्रॉब्लम को ढूंढ लेती है। वो बताती है कि तुमने ये वाली लाइन ज्यादा लंबी खींची है, इस वजह से पानी का सारा प्रेशर उस साइड चला गया जहाँ पे वो लंबी लाइन है। एंड कोको इस गलती को समझती है। एंड कीफ्री एगॉट की तारीफ करता है कि हमेशा की तरह तुम प्रॉब्लम ढूंढ लेती हो। और वो बोलता है इसका मतलब मैंने कोको को सही हाथों में सौंपा है, तुम इसे सब सिखा दोगी। एंड तभी कीफ्री अपनी हैट पहनता है और वो कहता है मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम इसका ध्यान रखना एंड तुम कोको को सब समझा देना। एंड जैसे कोको कीफ्री को रोकने जाती है कीफ्री उसे बोलता है कि तुम अपनी गलतियों से सीखोगी तो तुम घबराओ मत। एंड कीफ्री वहाँ से चला जाता है। एंड जैसे कोको वापस अपने रूम में जाती है वो वापस एगॉट से माफी मांगती है। एगॉट बोलती है कि मैंने कहा ना, मैं उस बात से बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, तुम अभी न्यू हो और जैसा कि मैंने तुम्हें कल कहा था कि तुम अपने आप को प्रूव करके दिखाओ तो तुम्हारे साथ अब सख्ती
रखनी होगी एंड तुम्हारा टेस्ट आज से स्टार्ट हो जाता है। और यही पे एपिसोड 2 खत्म होता है एंड एपिसोड 3 में देखेंगे एगॉट कोको से चिढ़ती थी, क्या वो उसे एक्चुअल में सिखाना चाहती थी, और कोको विच बनने के बाद अपनी माँ को बचा पाती है या नहीं। विच हेट एटलियर एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ पे कीफ्री ग्रेट हॉल में जाता है और वो नीचे बहुत सारी सीढ़ियां देख के अपने मैजिक को यूज करके नीचे उतरता है। तभी उसके पीछे से अलायरा आ जाती है और वो कीफ्री को गिरा के बोलती है कि सीढ़ियों बनवाने का यहाँ पे मतलब ही क्या है, जब तुम लोग अपने मैजिक को यूज करके नीचे तक आओ और काफी टाइम हो गया, तुम इतने नीचे तक कभी आए नहीं हो। तभी कीफ्री अलायरा को देख के उसे ग्रीट करता है और वो कहती है मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी, तुम एक नई मुसीबत में फंस चुके हो और ये दोनों साथ चलते हैं। तभी अलायरा कीफ्री को बोलती है कि मैंने तुम्हारी नई अप्रेंटिस के बारे में सुना, तुम यहाँ पे यही ढूंढने आए हो ना कि उसका ब्रिम्ड कैप्स के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं। ब्रिम्ड कैप्स मतलब इलीगल सॉर्सरर्स या फिर बैड विचेस जो रूल्स को ब्रेक करते हैं। जो विचेस एज ऑर्डिनरी पर्सन का रूप लेके उन्हें बुक और पेन देते हैं, जैसे कि कोको के साथ हुआ। एंड अलायरा आगे और बताती है कि 4 साल हो गए, आज तक किसी ने फॉरबिडन मैजिक का यूज नहीं करा इतने टाइम से, लेकिन कोको ने अचानक करा, तो तुम्हारा शक सही जा रहा है। कीफ्री बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, और हाँ अभी तक वो मेरी अप्रेंटिस नहीं है, उसने टेस्ट अभी तक पास नहीं करे। अलायरा बोलती है तो तुम किस चीज का वेट कर रहे हो। कीफ्री बोलता है वो अभी एकदम न्यू स्टूडेंट है, इतनी जल्दी उससे टेस्ट दिलवाना ठीक नहीं होगा। अलायरा बोलती है ओह हाँ, उसका टेस्ट तो डाडास रेंज में होगा ना। कीफ्री बोलता है और इस वक्त डाडास रेंज के माउंटेन सबसे पीक पे होते हैं, सो इस वक्त कोको का टेस्ट लेना बहुत ही डेंजरस होगा, इस टेस्ट के दौरान वो मर भी सकती है। तभी सीन शिफ्ट होता है कोको की साइड, जहाँ पे एगॉट विंडो वे को यूज करके एक रास्ता खोल रही होती है, लेकिन कोको उसे मना करती है कि तुम इसे अभी यूज क्यों कर रही हो, अभी तो कीफ्री भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन एगॉट बोलती है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो यहाँ पे हो या ना हो, तुम्हें ये टेस्ट तो अकेले ही देना पड़ेगा ना। कोको बोलती है कि लेकिन यार अभी तो मैं एकदम नई हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता। एगॉट बोलती है कि मैंने ये टेस्ट तब दिया था जब मैं सिर्फ 10 साल की थी, और यहाँ पे मास्टर कीफ्री के अप्रेंटिस बनने के लिए हर किसी को ये टेस्ट पास करना ही होता है, चाहे वो कोई भी हो। और वो यहाँ पे टेस्ट के बारे में बताती है कि पहले टेस्ट का नाम है कॉन्सेंट ऑफ द क्राउन। इस टेस्ट में सिर्फ तुम्हें 3 गैजेट्स को ले जाना अलाउड है और साथ में कुछ रॉ मटेरियल्स जिनसे तुम अपना स्पेल क्रिएट करोगी, और इस दौरान तुम्हें डाडास रेंज में सबसे पीक पे जाना होगा, जहाँ पे तुम्हें डायडम हर्ब मिलेगा। डायडम हर्ब एक तरह का फ्लावर है जो कोको को लेके वापस आना है। एगॉट यहाँ पे कोको को एक गाइडेंस ऑफ देती है जो उसे बताएगा कि उसे कहाँ पे जाना है, बेसिकली एक तरीके का कंपस, और दूसरी चीज वो उसे देती है वेपर बबल, जिससे कि वो पानी पी पाएगी। एंड एगॉट कहती है कि ठीक है अब तुम जाओ, लेकिन कोको उससे पूछती है मेरे को एक तुमसे लास्ट चीज पूछनी है, मेरे को शूज मिल सकते हैं क्या। एगॉट पूछती है किस टाइप के। कोको बोलती है कि जैसे मास्टर कीफ्री तुम्हारे पास है, जो शूज ग्लो करते हैं और वो तुम्हें हवा में उड़ने में मदद करते हैं, अगर वो मेरे को मिल जाते तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती। तभी कोको अचानक से बोलती है ओ सॉरी मैं भी क्या पूछती रहती हूँ, लेकिन तभी एगॉट अपने शूज उतार के कोको को दे देती है, और उसे देती वो बोलती है कि तुम्हारा अब हो गया तो जाओ, और वो उसे विंडो वे की दूसरी साइड धकेल देती है। जैसे कोको गिर जाती है, एगॉट बताती है कि मैं एक बात बताना तो तुम्हें भूल ही गई, ये टेस्ट तुम एक ही बार दे सकती हो, और अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो जाती हो तो तुम मास्टर कीफ्री की अप्रेंटिस कभी नहीं बन पाओगी और तुम्हें अटेलियर छोड़ के भी जाना पड़ेगा। और तभी एगॉट विंडो वे को बंद करके चली जाती है। लेकिन कोको बहुत ही कमजोर दिल की लड़की होती है, वो जंगल में जरा से शोर से भी डर जाती है। तभी वो अपना गाइडेंस ऑफ निकाल के बोलती है अच्छा तो ये है, पर मैं इसे यूज कैसे करूं। लेकिन जैसे वो नोटिस करती है गाइडेंस ऑफ के अंदर एक पॉइंटर मूव करने लगता है, और वो कहती है अच्छा तो ये बताता है मेरे को किस साइड जाना है। तभी वो उसको फॉलो करके जाने लगती है और वो अपने आप को मोटिवेट करती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। एंड डेस्टिनेशन की तरफ जाते जाते कोको के रास्ते में कई ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन वो गिरती पड़ती रहती है, बट फिर भी वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती रहती है एंड अपने आप से बोलती रहती है कि अगर एगॉट ये 10 साल में कर सकती थी तो मैं भी ये कर सकती हूँ। और जैसे कोको जंगल के एरिया से बाहर निकलती है, वो देखती है उसकी नजरों के आगे काफी माउंटेन्स के टुकड़े हवा में उड़ रहे होते हैं, और वो इस चीज को देख के हैरान हो जाती है। तो इसका मतलब है डाडास रेंज, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था ये हवा में उड़ रहे होंगे, मेरे को तो लगा ये सिर्फ एक माउंटेन होगा। लेकिन तभी वो एक बर्ड को उड़ते हुए देखती है और उसे याद आता है कि मैंने एगॉट से शूज लिए थे जो कि मेरे को उड़ने में मदद करेंगे। तभी वो खड़ी होती है और बोलती फ्लाई, लेकिन वो उड़ नहीं पाती और वो वापस उदास होकर बैठ जाती है। एंड जब वो शूज के नीचे देखती है, वो नोटिस करती है स्पेल्स को दोनों शूज के बीच में बांट रखा है, यानी आधा स्पेल राइट पे एंड आधा स्पेल लेफ्ट पे। तभी वो खड़ी होती है और एक बार फिर से ट्राई करती है कि अगर मैं इन दोनों शूज को एक साथ मिला दूं तो स्पेल भी मिल जाएगा और उसका असर होगा। तभी कोको हवा में उड़ने लग जाती है और वो इस चीज को देख के बहुत खुश होती है, लेकिन एक्साइटमेंट के चक्कर में कोको का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो तभी झाड़ियों पे गिर जाती है। और वो याद करती है कि मास्टर कीफ्री सही कहते हैं, मैं अभी सिर्फ एक बच्ची हूँ। तभी वो उस बर्ड को दोबारा देखती है और रियलाइज करती है कि मैं उड़ सकती हूँ। तभी वो खुद को एक और ट्राई देती है, लेकिन तभी वो दोबारा से गिर जाती है एंड उसे मास्टर कीफ्री की आवाज सुनाई देती है कि तुम ये कर सकती हो, थोड़ी देर में तुम अपने आप ही सीख जाओगी। एंड तभी कोको पेशेंस रख के दोबारा से एक और ट्राई देती है और वो धीरे धीरे उड़ रही होती है। सीन शिफ्ट होता है ग्रेट हॉल में, जहाँ पे कीफ्री अपनी एक एप्लीकेशन देता है, लेकिन पीछे से लायरा बोल रही होती है कि अगर तुम ग्रेट हॉल में शिफ्ट हो जाओ तो तुम्हें बार बार छोटी मोटी चीजों के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, एंड इवन तुम अपने अप्रेंटिस को भी अपने साथ लेके आ सकते हो। एंड एट द एंड ग्रेट हॉल एक विचेस का सेफ बेस है एंड यहाँ पे उनके सारे काम की चीजें मिल जाएंगी। कीफ्री बोलता है जब भी तो मैं अपना यहाँ पे काम निकलवाने आया हूँ। तभी लायरा बोलती है ग्रेट हॉल के प्रति तुम्हारी नफरत कभी बदलेगी नहीं, लेकिन तुम अपनी स्टूडेंट्स पे नजर रखना, क्योंकि इस एज में अगर उनके आसपास कोई देख रेख करने वाला नहीं होता वो गलत रास्तों पे चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है कोको की साइड पे, जहाँ पे कोको प्रैक्टिस करने के बाद काफी ऊपर तक उड़ जाती है और वो सोचती है कि अब मेरा बैलेंस पहले से बढ़िया है तो अब मेरे को और ऊपर जाना चाहिए। जैसे वो और ऊपर जाती है एंड वो एक माउंटेन पे लैंड करती है, लेकिन उसका पैर वहां से फिसल जाता है और वो तभी नीचे गिरने लग जाती है। तभी वो माउंटेन्स की रूट्स को पकड़ लेती
है और नीचे गिरने से बच जाती है। और तभी उसे क्रीचर दिखता है और जैसे ही वो क्रीचर कोको के ऊपर गिरता है, ये दोनों एक दूसरे को देख के डर जाते हैं एंड कोको वहाँ से नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन पानी में गिरने से पहले ही वो दोबारा से अपने स्पेल को कास्ट कर लेती है, बट फिर भी उसका बैलेंस नहीं बन पाता एंड वो पानी में गिर जाती है। जैसे वो तालाब से बाहर आती है, वो देखती है उसके सारे जूते भीग चुके होते हैं और जूतों में मिट्टी घुस चुकी होती है। लेकिन जैसे वो जूतों को सुखाने की कोशिश करती है, वो उन्हें अपने कपड़े से पोंछती है और तभी वो रियलाइज करती है कि मैंने तो इनकी इंक पोंछ दी है, तो अब मैं स्पेल्स को कास्ट नहीं कर पाऊंगी और ना उड़ पाऊंगी। और वो इस चीज से बहुत परेशान होती है। लेकिन तभी वो सोल्यूशन निकालती है कि मैं स्पेल्स को दोबारा से जूतों पे ड्रॉ कर लेती हूँ। लेकिन जैसे वो अपना बैग निकालती है, वो देखती है उसका बैग पूरा भीग चुका होता है और सारी इंक फैल चुकी होती है। वो उस चीज से इतनी परेशान हो जाती है कि वो अकेले बैठ जाती है और अपने आप से बोलती है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, कि यहीं पे मेरे को हार मान लेनी चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है अटेलियर में, जहाँ पे टेटिया एगॉट से पूछती है कि तुमने कोको को देखा, लेकिन एगॉट वहाँ पे मना कर देती है कि मैंने नहीं देखा और वो उसे बताती है कि वो डाटास रेंज में टेस्ट देने के लिए गई है। टेटिया उसकी ये बात सुन के शॉक हो जाती है और वो एगॉट को बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, उसे तुमने क्यों नहीं रोका, वो अटेलियर में अभी अभी आई है। लेकिन एगॉट बोलती है कि सब लोगों को यहाँ आने से पहले वो टेस्ट देना पड़ता है और अगर कोको वो टेस्ट पास नहीं कर पाती तो उसे अप्रेंटिस बनने का कोई हक नहीं एंड उसे अटेलियर छोड़ के भी जाना पड़ेगा। मुझे उन लोगों से नफरत है जो मेरी तरह नहीं है, मेरे को ऐसे लोगों के आसपास रहने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, स्पेशली आउटसाइडर्स। एंड एगॉट कॉन्फिडेंस में बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, वो फेल होके अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। और दूसरी साइड कोको बोट का यूज कर रही होती है। लेकिन इधर एगॉट अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बताती है साल के इस दौरान डाटास रेंज के माउंटेन सबसे पीक पे होते हैं एंड वो इवन मेरे सिल्फ शूज से भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी एंड इवन उसे वहां के रूल्स भी नहीं पता और वो कितनी डेंजरस जगह है वो भी उसको नहीं पता। और तभी टेटिया रिची के साथ डिनर टेबल पे होती है। रिची उससे पूछती है कि तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? टेटिया बोलती है मेरे को भूख लग तो रही है लेकिन मेरा मूड अजीब सा हो रहा है। तभी रिची बोलती है मैं थोड़ा खाना और ले गई। तभी टेटिया इरिटेट होकर बोलती है कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ क्या जो उसकी टेंशन ले रही हूँ। रिची बोलती है लेकिन हम और कर भी कह सकते हैं, हम सिर्फ मास्टर कीफ्री का वेट कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है कोको पे, जहाँ पे कोको अपनी बोट के थ्रू माउंटेन्स के रूट्स पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस चीज में असफल रहती है। तभी वो हार मान के बैठ जाती है और कहती है अब तो स्पेल्स को मैं अपने शूज पे भी नहीं बना सकती क्योंकि मेरे शूज अभी भी गीले हैं और अगर मैं बनाऊंगी तो खुद ब खुद मिट जाएंगे और उनका असर नहीं होगा। ऐसे टाइम में मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को कौन सा स्पेल यूज करना चाहिए? और तभी कोको सोचती है अगर मैं अपने जूते पे ना बना के डायरेक्ट अपने पैरों पे बना लूं तो। लेकिन जैसे वो अपने शूज उतारती है उसे बात याद आती है कि किसी भी स्पेल को डायरेक्ट बॉडी पे यूज करना फॉरबिडन है, यानी कि रूल्स के खिलाफ है। और तभी वो परेशान हो जाती है और यही सोचती है ऐसे टाइम में मैं कौन सा मैजिक यूज करूं। तभी वो बोट में उदास होकर लेट जाती है और उसे यही बात याद आती है कि गॉड सही थी, मैं ये नहीं कर सकती। और तभी कोको ओवर थिंकिंग कर रही होती है एंड वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उन लोगों से अपने आप को अलग मान रही होती है और वो यही सोच रही होती है कि स्पेल्स हर कोई ड्रॉ तो कर सकता है लेकिन हर कोई उसे यूज करने में अच्छा नहीं होता और मेरे हिसाब से वही बच्चे विचेस बनते हैं जो स्पेशल होते हैं एंड मैं इनसे इसलिए अलग हूँ क्योंकि बचपन से स्पेल्स को ड्रॉ करते आए हैं। और ये सब सोचते सोचते उसे याद आता है कि उसकी माँ भी एक दर्जी है एंड कोको की माँ उसे बचपन से ट्रेन करती हुई आई है, जिसकी वजह से कोको इस काम में इतनी परफेक्ट हो गई थी। इवन जब कीफ्री उसकी वर्कशॉप पे आया था, कीफ्री ने भी उसकी तारीफ करी थी और उसने यही चीज बोली थी कि इस गाँव में इतने स्किल्ड पर्सन है मेरे को नहीं पता था और इसे ही असली मैजिक कहते हैं। और तभी वो अपने आप से कहती है कि यही मेरा असली मैजिक है। तभी कोको वापस जमीन पे जाके कुछ पत्थर को लेके आती है और उन्हीं पत्थरों पे थोड़ी सी इंक लगा के एक बड़े कपड़े पे स्पेल ड्रॉ करती है। स्पेल को ड्रॉ करते वक्त उसको उसकी माँ की याद आती है जिन्होंने उसे बचपन से ट्रेन करा और वो यही कहती है कि ड्रॉ करना तो ऐसा काम है जो मैंने बचपन से सीखा हुआ है और जब भी मैं हाथ में चौक पकड़ती हूँ मेरी उंगलियां खुद ब खुद काम करने लग जाती हैं। और तभी उसका स्पेल रेडी हो जाता है एंड तभी उस बड़े कपड़े को अपनी बोर्ड पे फिट कर देती है और वो अपने स्पेल को देख के यही दोहरा रही होती है कि सिजल को एकदम बीच में होना चाहिए ताकि स्पेल सही से कास्ट हो सके। और उसे एगॉट की बात याद आती है कि अगर साइंस सही से बैलेंस ना हो तो ये अपनी पूरी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में लगा देते हैं। तो अब मैं यही देखना चाहती हूँ कि मेरा स्पेल ठीक से काम करता है या नहीं। और तभी ब्रश बड़ी कोको के कंधे पे चढ़ जाता है। कोको से पूछे कि तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो? ब्रश बड़ी बोलता है हाँ। और तभी कोको बड़ा सर्कल पूरा कर देती है और तभी स्पेल कास्ट हो जाता है। लेकिन वो उसको देख के घबरा जाती है और वो यही सोच रही होती है कि मैंने क्या गलत डायरेक्शन में बना दिया इसे, मैंने ठीक बनाया भी है या नहीं। और तभी बोट अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाती है और काफी दूर जाती बोट खुद ब खुद पलट जाती है और बड़े कपड़े से बोट अलग होकर टूट जाती है एंड कोको हवा में उड़ने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जैसे कोको का बैलेंस बन जाता है वो रियलाइज करती है वो उड़ रही है एंड वो अपने स्पेल की मदद से उड़ रही है जो उसने खुद बनाया है। और जब वो जमीन पे नीचे देखती है उसको अपना घर दिख रहा होता है एंड उसे अपनी माँ की याद आ रही होती है। वो सोचती है मेरे को नहीं पता था कि मेरी मॉम ने जो भी मेरे को सिखाया है वो मेरे को मैजिक को सीखने में हेल्प करेगा। तभी वो गाइडेंस ऑफ के दिखाए हुए डेस्टिनेशन पे जाती है जहाँ पे डायडम हर्ब है और जैसे वो ऊपर जाती है उसे वो दिख जाते हैं और वो उन्हें लेने की कोशिश करती है लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाती है। वो काफी बार वापस उड़ते हुए आती है एंड उन्हें बार बार लेने की कोशिश करती है लेकिन हर बार वो चूक जाती है। लेकिन काफी बार ट्राई करने के बाद उसे अपनी माँ की याद आने लगती है और वो कहती है माँ रुको, मैं आ रही हूँ, मैंने जो भी ये सब करा है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और तभी वो बड़े कपड़े से उल्टे होकर लटक जाती है और तभी वो उस माउंटेन से डायडम हब को तोड़ लेती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है अटेलियर में जहाँ पे कीफ्री कोको के लिए परेशान हो जाता है और वो टेटिया से पूछता है कि तुम्हारा मतलब ये कि कोको अपना टेस्ट देने के लिए डाटास रेंज में गई है। टेटिया बहुत डरी हुई होती है और वो कीफ्री को हाँ बोलती है। तभी कीफ्री बोलता है कि मेरे को उसे बचाने जाना पड़ेगा, डाटास रेंज बहुत ही डेंजरस जगह है। लेकिन टेटिया बोलती है कि अगर उसे बीच में किसी ने इंटरप्ट करा तो उसका टेस्ट फेल हो जाएगा। कीफ्री बोलता है उसके लिए ये टेस्ट अभी देना बिल्कुल ठीक नहीं है, उसकी लाइफ हम लोगों से काफी अलग है, जैसे हम लोग बचपन से मैजिक सीखते हैं उसकी लाइफ बिल्कुल
वैसी नहीं थी। अगर उसे कुछ भी होता है तो काफी दिक्कत हो जाएगी। और जैसे कीफ्री विंडो वे को खोलता है, वो देखता है उसके सामने कोको खड़ी होती है एंड उसके हाथ में डायडम हर्ब भी होता है। तभी टेटिया कोको की तरफ भागते हुए जाती है और उसे हक करके बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी, शुक्र है तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तभी कोको एगॉट की तरफ जाती है और उसे डायडम हर्ब दिखाती है कि मैं कॉन्सेंट ऑफ द क्राउन ले आई। लेकिन एगॉट की नजरों में काफी रिग्रेट होता है एंड कोको उसे बोलती है कि यही तो प्रूफ था जो तुम्हें चाहिए था, है ना। और एगॉट वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। और कीफ्री कोको बोलता है कि स्पेल्स को कास्ट करना बिना नॉलेज और बिना प्रिपरेशन के बहुत ही डेंजरस चीज है और मैं आशा करता हूँ तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी। तुम उस जगह पे आसानी से मर सकती थी एंड आगे से ये चीज कभी मत करना। तभी कोको मास्टर कीफ्री को सॉरी बोलती है एंड कीफ्री बोलता है कि तुम्हें कोई भी चीज प्रूफ करने के लिए अपने आप को डेंजर में नहीं डालना चाहिए क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरी अप्रेंटिस हो। और ये बात सुनते ही टेटिया बहुत खुश हो जाती है एंड कीफ्री उसे कुछ कपड़े देता है एंड जैसे कोको वो कपड़े खोल के देखती है, कीफ्री बोलता है कि यही प्रूफ है कि तुम एक विच हो। तभी कोको इन कपड़ों को पहन लेती है और वो बताता है कि ये ड्रेस विचेस के लिए प्राइड होता है एंड ये चीज दर्शाता है कि वो कभी भी मैजिक का गलत इस्तेमाल न करें और तुम इन सब चीजों का ध्यान रखना। और कोको ये सब चीजें सुन के बहुत ही खुश होती है और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है एंड एपिसोड 4 में देखें कि एगॉट कोको की दुश्मन बनती है दोस्त। विच हैड एटेलियर एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहाँ पे कीफ्री कोको को मैजिक के बारे में समझा रहा होता है कि दुनिया में मैजिक तो बहुत प्रकार के लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ 4 होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सिजिल ऑफ वाटर और जिस मैजिक से हम मिट्टी को पत्थर में बदल दे या फिर पत्थर को मिट्टी में बदल दे उसे कहते हैं सिजिल ऑफ अर्थ। और जिस मैजिक के थ्रू हम उड़ पाए या फिर हम एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर पाए उसे कहते हैं सिजिल ऑफ लेविटेशन। एंड लास्ट आता है सिजिल ऑफ फ्लेम एंड इन चारों सिजिल्स को कहते हैं प्राइमरी टेट्राड। देन कीफ्री कोको को बोलता है कि अब तुम ट्राई करो और दूसरी साइड टेटी अपने कामों में उलझी होती है। देन जैसे अपने काम में ध्यान लगा रही होती है तभी कोको पेज पे अपनी ड्राइंग पूरी कर लेती है और उसकी मदद से वहाँ पे आग लग जाती है और कोको उस आग को देख के होपलेस हो जाती है। टेटिया उस वेपर बबल की वजह से वो आग बुझा देती है और इधर कोको टेटिया को थैंक यू बोलती है, लेकिन टेटिया उसे थैंक यू के बदले दोबारा थैंक यू बोलती है और वो कोको से पूछती है कि तुम करना क्या चाह रही थी। कोको बोलती है मैं मैजिक की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी कीफ्री कोको के लिए टॉवल लेके आता है और वो उसे समझाता है कि जब भी तुम सिजिल ऑफ फायर का यूज करो तो तुम थोड़े चौकन्ने रहना क्योंकि इसका यूज करना बहुत डेंजरस हो सकता है अगर तुम्हारा इस पे कंट्रोल नहीं है तो। देन टेटिया अपने सिल्फ शूज का यूज करके उड़ने लग जाती है और वो कोको को बोलती है कि जब तुम डाडास रेंज में गई थी तो तुमने तो वहाँ पे बहुत सारे मैजिक्स का यूज करा होगा तो तुम्हें प्रैक्टिस की क्या जरूरत है और वहाँ पे तुमने सिजिल ऑफ लेविटेशन भी तो यूज करा होगा जिसकी मदद से तुम उड़ रही होगी। तभी कोको बताती है कि मेरे को जो एगॉट ने सिर्फ शूज दिए थे वो मैंने खराब कर दिए और मैं ऐसी सिचुएशन में उसे शूज वापस भी नहीं दे सकती, बट मैंने उसके पूरे शूज साफ कर दिए। लेकिन एक चीज रह गई, उसके नीचे कास्टिंग स्पेल्स बनाना। मैं हर बार ट्राई करती हूँ लेकिन वो हमेशा बिगड़ जाता है। तभी कीफ्री बोलता है मे बी ये पेन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि हर एक अलग इंसान के लिए अलग वेट्स एंड अलग ग्रिप्स होती है जिसकी मदद से वो बहुत अच्छी ड्राइंग्स करता है एंड ये मेरा बहुत पुराना पेन है जो तुम इस वक्त यूज कर रही हो तो शायद हमें तुम्हें एक पेन दिलाने चलना पड़ेगा। एंड कीफ्री की ये बात सुनते टेटिया बहुत एक्साइटेड हो जाती है एंड वो कोको के पास आके बोलती है कि हम अब मैजिक स्टेशनरीज पे चलेंगे, लेकिन कोको उसका मतलब समझ नहीं पाती। तभी कीफ्री एक्सप्लेन करता है मैजिक स्टेशनर्स वो होते हैं जो अपने पास सारा मैजिक का सामान रखते हैं जैसे कि पेन्स, इंक्स एंड दूसरी चीजें। कोको पूछती है कि इसका मतलब वो ड्राइंग का सामान देते हैं। कीफ्री बोलता है लेकिन उन चीजों में मैजिक होता है और ये बात सुनते ही कोको बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तभी ये सब लोग निकल पड़ते कोको को सामान दिलाने और कीफ्री अपने स्टूडेंट्स को ऊपर से बताता है कि उस जगह का नाम है कालन, ये हमारे एटेलियर से सबसे नजदीक जादूगरों का शहर है। और तभी ये लोग उस टाउन की तरफ चल पड़ते हैं और वहाँ पे लैंड करते कोको वहाँ पे दूसरे विचेस को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है एंड कीफ्री कोको को इस सिटी के बारे में बता रहा होता है कि इस सिटी को मोलवम से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ के जादूगरों ने कुछ एरिया को एक आइलैंड बना दिया ताकि वो एक वॉच टावर को सपोर्ट कर पाए और तब से सारे विचेस यहीं पे आते हैं। तभी टेटिया कीफ्री को बोलती है कि मास्टर कीफ्री कोको तो आपकी बातें सुन ही नहीं रही क्योंकि कोको अपने ख्यालों में खोई होती है। तभी एगॉट बोलती है मेरे को इस टाउन से और भी सामान लेना तो मैं अकेले ही जा रही हूँ और वो वहाँ से चली जाती है और उसी वक्त कोको के फेस पे एक ऑकवर्ड स्माइल होती है। तभी कीफ्री उससे पूछता है कि तुम्हारे एगॉट के बीच में सब सही चल रहा है ना, लेकिन कोको बोलती है कि कुछ खास नहीं लेकिन हम एक दिन अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और तभी ये सब मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं लेकिन एक पॉइंट पे आके कोको रुक जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उस गली में से कोई देख रहा है, लेकिन टेटी उसे आवाज देके बोलती है कोको हमसे अलग मत हो नहीं तो तुम खो जाओगी। तभी ये लोग उसी शॉप में पहुंच जाते हैं जहाँ से ये लोग सामान खरीदेंगे, स्टारी वुड। एंड जैसे ही कोको उस दुकान के अंदर एंटर करती है वो दुकान के बीच में बढ़ते पेड़ को देख के शॉक हो जाती है। तभी शॉप ओनर आ जाते हैं कि मैंने कभी कोई ऐसी अप्रेंटिस नहीं देखी जो सिल्वर वुड ट्री को देख के इतना हैरान हो जाए। तभी कीफ्री शॉप ओनर से बोलता है कि ये मेरी न्यू अप्रेंटिस है कोको, और शॉप ओनर उसका नाम सुनते ही शॉक हो जाते हैं कि अच्छा कोको ये तो बहुत फेमस है, तुम्हारे तो बहुत किस्से सुने हैं मैंने, मेरे को माफ करना मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तभी पीछे से टेटी आती है और वो कोको को बताती है कि ये है मिस्टर नोलनोआ जो स्टारी वुड के ऑनर है। तभी नोलनोआ बोलते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज मैंने और मेरे पोते ने मिलकर बनाई है एंड इवन मैं कॉन्जरिंग इंक को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। लेकिन कोको उनकी बातें समझ नहीं पाती। नोलनोआ बोलते कि मेरे पीछे हो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तभी कोको नोलनोआ के पीछे जाती है लेकिन सीढ़ियां चढ़ते वो उनके पोते को भी देखती है जिसका नाम होता है टाटा। और जब ये सब लोग नोलनोआ के पास पहुंच जाते हैं तब नोलनोआ ने कॉन्जरिंग इंक का एक्सट्रैक्शन दिखाता है और वो बनाते हुए यही समझा रहे होते हैं कि ये इस स्टेट में बहुत टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए भी और इसी ट्री के लिए भी, और जब ये ट्री सिल्वर व्हाइट कलर में बदल जाए यानी कि ये बहुत हेल्दी है। और तभी वो कॉन्जरिंग इंक को बना लेते हैं और बताते हैं कि सबके मैजिक करने का सोर्स यही है
तभी कीफ्री बताता है कि जो नॉर्मल इंक होती है वो सूट से बनती है, यानी कि नॉर्मल वुड्स को जलाने के बाद, लेकिन कॉन्जरिंग इंक वो बहुत अलग होती है, वो सिल्वर वुड ट्रीज से बनती है, उनके क्रोड से, यानी कि पेड़ का खून। सो सिल्वर वुड ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विचेस के लिए। तभी नॉलनो बोल रहे कि तुम सही कह रहे हो, और यही एक ट्री है जिससे हम लोग अपनी इंक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तभी रिचर नॉलनो की तारीफ करती है, लेकिन टैटिया बोलती है कि इन सब के पीछे हमारे पुराने लेजेंड्स हैं, और नॉलनो इसके पीछे की स्टोरी बताते हैं कि एक बार की बात है, सिल्वर वुड ट्री एक विच के प्यार में पड़ गया और उसने अपना ब्लड उसे एज अ इंक ऑफर करी एंड अपनी ब्रांचेस को एज अ वॉन्ड। तभी कोको बोलती है वॉन्ड? नॉलनो बोलते हैं कि लेकिन तुम तो आज वॉन्ड लेने आई हो ना, तो तुम इसका मतलब पता होना चाहिए। तभी मिस्टर नॉलनो कोको को थोड़ी सी कॉन्जरिंग इंक एक बॉटल में डाल के देते हैं और उसे कहते हैं मुझे पता है तुम अपना वॉन्ड ढूंढ लोगी, तो इस इंक से ट्राई करो। लेकिन जैसी टैटिया और कोको सीढ़ी से नीचे आते हैं, टैटिया बोलती है मैं तो लाइटर वॉन्ड्स लूंगी। लेकिन जैसी कोको स्टेरी वुड्स की खिड़की से बाहर देखती है, उसे वही जादूगर दिखता है जिसने पहली बार कोको को मैजिक बुक और पेन दिया था। लेकिन जैसी कोको बोलती है रुको, और वो उसका पीछा करने लगती है, वो जादूगर भाग जाता है और टैटिया भी कोको का पीछा करने लग जाती है। और दूसरी साइड एगॉट अपना सामान ले रही होती है, तभी वहाँ से कोको से टकरा के भागती है। तभी वहाँ पे रिची और टैटिया पहुँचते हैं और वो एगॉट को सिचुएशन समझाते हैं। टैटिया भी एगॉट का हाथ पकड़ के कोको का पीछा करने लग जाती है और कोको बिना अपने किसी दोस्त का वेट करते उस जादूगर का पीछा कर रही होती है। तभी कोको की सारी दोस्त उसके बहुत करीब पहुंच जाती हैं और इनका पीछा ब्रश बडी भी कर रहा होता है। लेकिन जैसे ब्रश बडी सामने देखता है, उसकी आंखों के आगे धुआं आ रहा होता है एंड कीफ्री की सारी स्टूडेंट्स उस धुएं के अंदर एंटर हो जाती हैं। और जब सारा धुआं हटता है तब ब्रश बडी देखता है वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लेकिन थोड़ी आगे जाती एगॉट कोको का हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है तुम किसका पीछा कर रही हो, रुको। कोको से बताती है कि वो इंसान जिसने मेरे को मैजिक बुक और पेन दिया था। लेकिन जैसे कोको अपने सामने देखती है वहाँ पे कुछ नहीं होता। एगॉट बोलती है हमारा सिर्फ इसने टाइम वेस्ट करवाया। लेकिन टैटिया बोलती है कि एटलीस्ट हम लोग एक साथ हैं, हम में से कोई भी खोया नहीं। तभी रिची ये बात नोटिस करती है कि जिस जगह पे हम थे और यहाँ का सिनेरियो उस जगह से काफी अलग है और ब्रश बडी भी नहीं है। और एगॉट बोलती है कि तुमने सही कहा, ये जगह तो कालन से बिल्कुल अलग है। यहाँ की जमीन और दीवारें व्हाइट स्टोन से बने हैं जो कि हमने कभी कालन में देखी भी नहीं, और इसका मतलब हम लोग कालन में नहीं है। तभी टैटिया घबरा जाती है और वो बोलती है कि हमारे आगे तो कोई विंडो वे भी नहीं आई, ना हम लोगों ने टेलीपोर्ट करा, तो हम लोग इस जगह पे कहाँ से आ गए। तभी टैटिया हवा में उड़ के जाती है और वो कहती है मैं ऊपर से चेक करके आती हूँ। और एगॉट कोको को बोलती है कि टैटिया सही कह रही है, हम लोग शायद टेलीपोर्ट हो गए और हमें पता भी नहीं लगा। कोको बोलती है लेकिन ऐसे स्पेल्स का यूज करना तो अलाउड ही नहीं है, और इस मैजिक को तो वही कहते हैं ना। रिचे बोलती है फॉरबिडन मैजिक। तब इन लोगों को टैटिया की चीखने की आवाज आती है और टैटिया नीचे आके एगॉट और कोको को बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जगह तो कालन है ही नहीं, हमें यहाँ से भागना होगा। और वो उन लोगों से दूर चली जाती है। तभी ये तीनों भी टैटिया का पीछा करने लग जाती है एंड एगॉट उसे बोलती है टैटिया तुम अपने दिमाग को शांत करो, हमें बताओ तो सही क्या हुआ। लेकिन टैटिया कॉन्टिन्यूसली भाग रही होती है। तभी इन लोगों को बहुत तेज की किसी के कदमों की आवाज आ रही होती है और जैसे ये चारों इस चीज को रियलाइज करते हैं सामने इनके ड्रैगन होता है और ये सब उसी जादूगर का किया जा रहा है। और वो जादूगर यही बोलता है कि कोको तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। और दूसरी साइड कीफ्री नॉलनो से पूछता है कि आपने मेरी अप्रेंटिसेस को देखा। नॉलनो बोलते हैं कि वो चारों यहाँ पे बोर हो गई होंगी तो वो शायद बाहर घूमने चली गई। तभी कीफ्री बोलता है कोई जगह से बोर कैसे हो सकता है। और तभी कीफ्री को शक होने लग जाता है और वो बोलते कुछ तो गड़बड़ है, वो चारों एकदम अचानक से गायब कैसे हो सकती है। तभी कीफ्री के पास स्टार्ट आता है और वो बोलते मैंने उन्हें देखा है, वो चारों एक अजीब से आदमी के पीछे भागी हैं। उस आदमी ने बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे थे जिसके फेस पे एक आई बॉल का मास्क था। कीफ्री उसकी ये बात सुनते ही घबरा जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है इन चारों पे जहाँ पे ड्रैगन इन्हें देख रहा होता है। लेकिन एगॉट कोको को समझाती है कि उस ड्रैगन से आई कांटेक्ट को मेंटेन करो और धीरे धीरे पीछे होते जाओ, जैसे हम उससे थोड़ी दूर पहुंच जाएंगे मैं तुम सबको इशारा कर दूंगी, तभी वहाँ से तेज की भाग जाना। देन जैसे ये चारों ड्रैगन से थोड़ी दूर पहुंच जाती है, ये चारों अचानक उससे बच के भागने लग जाती है और ड्रैगन इनका पीछा कर रहा होता है। लेकिन जैसे ड्रैगन इनके थोड़ा सा क्लोज पहुंचता है, एगॉट ड्रैगन पे एक स्पेल कास्ट करती है सिजिल ऑफ फायर और वो लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। और भागते कोको एगॉट की तारीफ कर रही होती है और वो पूछते है कि तुमने कैसे करा। एगॉट बोलती है कि मैंने तो जस्ट सिजिल ऑफ फायर को यूज करा और स्पाइरलिंग वाइन के साइन को यूज करा जिससे कि आग उसके मुंह पे चली गई। कोको उससे पूछती है कि तुमने ये सब इतनी जल्दी बना लिया। एगॉट बोलती है नहीं, और वो कोको को समझाती है कि हर विच पे एक पाम क्वायर होता है जिसपे वो सारे स्पेल्स एडवांस में ड्रॉ करके रखते हैं। जब भी हम लोग किसी मुसीबत में हो हमें जस्ट सर्कल कंप्लीट करना है एंड वो स्पेल कास्ट हो जाएगा। कोको ये बात सुन के एगॉट से बहुत इंप्रेस हो जाती है। लेकिन थोड़ी दूर भागती टैटिया उन्हें बताती है कि एगॉट ये तो डेड एंड है, इससे आगे रास्ता ही नहीं है। लेकिन जैसे एगॉट बोलती है कि हमें कोई और रास्ता चुनना चाहिए, तभी उन्हें ड्रैगन की आवाज आती है। टैटिया ड्रैगन को देखते घबरा जाती है और वो बोलती है कि ड्रैगन हमारा पीछा करते आ जाएगा और वो हमें खा जाएगा, हमें मार देगा। तभी एगॉट टैटिया को बोलती है कि भूलो मत, हम एक विच की अप्रेंटिसेस हैं, हमारा मैजिक हमें बचाएगा। तभी एगॉट दीवार को देख के बोलती है कि मैं यहाँ पे एक वॉल ब्रेकर स्पेल का यूज करती हूँ जिससे कि यहाँ से दीवार टूट जाएगी और हम आगे चले जाएंगे। और वो रिचे टैटिया को ऑर्डर देती है कि तुम दोनों मेरी मदद करो। लेकिन दूसरी साइड कोको खड़ी होकर सोच रही होती है मैंने टैटिया की आंखों में देखा है, वो कहना नहीं चाह रही लेकिन वो इस चीज का ब्लेम मेरे पे डालना चाह रही है। और उसी वक्त टैटिया एक स्पेल का यूज करती है और वो स्पेल को वो अपने कोट में यूज करती है जिससे कि वो कोट उड़ते ड्रैगन पे जाता है और वो ड्रैगन का ध्यान भटकाता है और ये सब ऊपर देख रहे होते हैं। तभी कोको को एक साइन दिखता है और वो जैसी एगॉट को बुलाने जाती है, एगॉट की ड्राइंग बिगड़ जाती है। कोको तो माफी मांग रही होती है लेकिन एगॉट वहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है तुम्हें पता नहीं जब
जब भी कोई विच ड्रॉ कर रही हो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोको कॉन्टिन्यूसली माफी मांग रही होती है और वो बोलती है मैंने इंटेंशनली नहीं करा, लेकिन एगॉट उसे बोलती है ओ हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी तो किसी चीज में कोई गलती ही नहीं होती, तुमने अपनी माँ को एक पत्थर में बदल दिया, वो भी तुम्हारी गलती नहीं थी, और अब तुम हमें इस दुनिया में ले आई, ये भी तुम्हारी गलती नहीं है ना, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, और अगर तुमने हमें मुसीबत में डाल भी दिया तो एटलीस्ट काम तो खराब मत करो। तभी टेटी एगॉट से पूछती है तो अब हम क्या करेंगे। एगॉट बोलती है कि ड्राइंग को दोबारा बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें वापस जाना होगा और कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तभी रिचे बोलती है लो हो गया, एंड रिचे वहाँ पे वॉल ब्रेकर स्पेल का यूज करती है एंड दीवार में से एक रास्ता बना देती है। तभी ये सब उस रास्ते से निकल रहे होते हैं, लेकिन कोको अकेले पीछे खड़ी होती है एंड एगॉट कोको को बोलती है चाहे तुम्हारा इंटेंशन नहीं था लेकिन फिर भी तुम हर काम बिगाड़ देती हो, और एगॉट टेटी को बुला लेती है। कोको आखिर में रह जाती है एंड वो अपने आप से बातें करती है कि मास्टर कीफ्री मेरे को क्या करना चाहिए, और दूसरी तरफ कीफ्री स्टारी वुड्स के ऊपर चढ़ के देख रहा होता है। नॉल उससे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ मिला। कीफ्री बोलता है नहीं, यहाँ से तो वो चारों नहीं दिख रही और मेरे को अंदाजा भी नहीं था ब्रिम्ड कैप्स इन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट बना लेगा। तभी टाटा को वही बातें याद आती है जब वो चारों ब्रिम्ड कैप के पीछे भागी, और टाटा बोलता है अच्छा तो वो ब्रिम्ड कैप था। नॉल बोलते हैं मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था वो यहाँ पे आएंगे। तभी कीफ्री बोलता है मुझे तो लगा हम कोको के थ्रू ब्रिम्ड कैप का पता लगा पाएंगे, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि वही कोको के पास आ जाएगा। और वो टाटा से पूछता है कि तुम्हें कुछ और याद है। टाटा कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता, और तभी ब्रश बडी कीफ्री का क्लॉक पकड़ लेता है। तभी कीफ्री ब्रश बडी को अपने हाथ में उठा लेता है और उससे पूछता है कि तुम उन चारों के साथ थे। ब्रश बडी हाँ बोलता है, और तभी ब्रश बडी उसके हाथ से उतर के बोलता है कि मेरे पीछे आओ, और तभी कीफ्री ब्रश बडी का पीछा करने लग जाता है। और यही पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है एंड एपिसोड 5 में देखेंगे आखिर उस ब्रिम्ड कैप का कोको से क्या कनेक्शन था, और कोको उस ब्रिम्ड कैप के लिए आखिरी होप क्यों थी। विच एट एटलियर एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पे ये लोग ड्रैगन से बच के भाग रहे होते हैं, और भागते भागते ये सब दोबारा से एंड पॉइंट पे आ जाते हैं, और तभी इन्हें रियलाइज होता है ये तो वही रास्ता है जहाँ पे रिचे ने होल बनाया था, यानी कि ये लोग एक ही जगह पे बार बार घूम रहे थे। लेकिन एगॉट बोलती है हमें जल्द से जल्द कुछ छुपने की जगह ढूंढनी होगी क्योंकि यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है। तभी ये लोग एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे टेटिया ड्रैगन की आवाज सुन के घबरा रही होती है। तभी उसके पास कोको आती है और वो टेटिया की हेड देके उससे पूछती है कि तुम ठीक हो, लेकिन टेटिया काफी डरी हुई होती है। कोको बोलती है ठीक भी कैसे हो सकती हो तुम, क्योंकि सारी तो मेरी गलती है। और टेटिया की आंखों में ये बात सुनने के बाद रिग्रेट होता है, लेकिन तभी कोको अपनी क्लॉक उतार के टेटिया को उड़ा देती है और उसके पास जाके बैठ जाती है, और वो बोलती है अगर हम पास बैठेंगे तो हमें ठंड नहीं लगेगी। तभी टेटिया कोको से पूछती है कि तुम ठीक तो। कोको बताती है कि जब भी मैं एक क्लॉक पहनती हूँ मेरे को ये सेफ फील कराता है, मैं अंदर कांप रही होती हूँ, ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन बाहर से मैं ऐसा विच दिखती हूँ, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम इसे पहनो और अपना डर दूर करो। कोको की ये बात सुनते टेटिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इतनी खुश होती है कि वो एक स्पेल कास्ट कर देती है, और कोको तभी एक क्लाउड के अंदर आ जाती है। और तभी टेटिया कोको की क्लोज आगे बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरे को तुम्हारी तरफ वैसे नहीं देखना चाहिए था, मैं अपनी आंखों से तुम्हें ब्लेम कर रही थी। कोको बोलती है नहीं तुम गलत नहीं हो, वो मेरी ही गलती थी, बस तुमने वो तेज की नहीं बोला, तुमने अपनी आंखों से बता दिया। टेटिया बोलती है नहीं मेरे को आंखों से भी इशारे नहीं देने चाहिए थे, मैं भूल गई थी, तुम तो हमारे बीच अभी न्यू हो और इस हिसाब से मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। तभी कोको इतनी एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलती है तुम मेरे को प्रोटेक्ट तो कर रही हो, देखो तुमने कितना प्यारा क्लाउड बनाया है, तुम्हारे इस क्लाउड की वजह से मैं तो भूल ही गई हम खतरे में हैं। ड्रैगन वो क्या होता है, मैं तो सोने जा रही हूँ। और टेटिया कोको की ये हरकतें देख के स्माइल कर रही होती है और वो अपने स्पेल के बारे में बताती है कि बचपन से मेरा सपना था कि मैं बादलों के ऊपर सोऊं, तभी मैंने स्पेल बनाया, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा मैं इसको सबको यूज करने दूंगी ताकि सभी से एक्सपीरियंस कर सके। एंड टेटिया कोको की क्लॉक उसे वापस करते हुए बोलती है ये तुम्हारी क्लॉक है, तुम इसे पहन लो और इसे तब तक मत उतारना जब तक हम रियल विचेस ना बन जाएं। जिस दिन हम सब रियल विचेस बनेंगे उस दिन हम लोग एक साथ अपनी क्लॉक उतारेंगे। तभी क्लाउड के अंदर एगॉट आ जाती है और वो इन्हें बोलती है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुम्हें इस क्लाउड को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा जिसका मास ज्यादा हो, और अगर तुम चाहते हो लोग इसमें उड़े तुम्हें इसको किसी ऐसे मटेरियल से चेंज करना पड़ेगा जो बहुत ही लाइट वेट हो, जैसे कि कॉटन। और ड्रीम्स पे बातें करना अच्छी चीज है, लेकिन अब रियलिटी में वापस आ जाओ और ये ढूंढो हम इस डेंजर से कैसे निकले। और तभी एगॉट इन्हें इस दुनिया के बारे में समझाती है कि मुझे लगता है ये जगह एक स्पेल पे वर्क कर रही है और इसी वजह से हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हम एक ही जगह पे वापस घूम के आ रहे हैं, और मैजिक को काम करवाने के लिए कास्टिंग सील की जरूरत होती है, चाहे वो फॉरबिडन मैजिक क्यों ना हो, तो हमें वो कास्टिंग सील ढूंढनी होगी। तभी कोको बोलती है कि शायद मैंने देखा है वो कास्टिंग सील कहाँ पे है। तभी कोको इन सबको कास्टिंग सील दिखाती है। टेटिया बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, वो रहा कास्टिंग सील। एंड एगॉट बोलती है कि वो ड्रैगन उस कास्टिंग सील को प्रोटेक्ट कर रहा है तो हमें उसे हराना पड़ेगा, तो अब मैं एक फायर स्पेल का यूज करने जा रही हूँ। लेकिन कोको से बोलती है कि तुम्हारा स्पेल काम नहीं करेगा, तुम्हें इसे यूज नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम तुम्हें याद है जब तुमने उस पर फायर स्पेल यूज करा था, उसने बस उसकी मूवमेंट्स को स्लो कर दिया था, लेकिन उस एक्चुअल में कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तभी एगॉट कोको से पूछती है तो तुम्हारा क्या प्लान है। कोको बोलती है हम उसे नहीं मारेंगे। एगॉट उसे तेज की चिल्ला के बोलती है तो मैं इसी चीज का आइडिया तो बता रही थी कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे और तुमने मेरी बात काट दी। तभी कोको बोलती है मेरे पास एक प्लान है, और वो दीवार पे एक ड्राइंग बनाने लग जाती है। टेटिया उसकी ड्राइंग देखते ही बोलती है मैं समझ गई। तब कोको अपना प्लान एक्सप्लेन करती है कि अगर क्या होगा हम टेटिया के सपने को सच में बदल देंगे कि अगर हम लोग ड्रैगन के लिए क्लाउड बेड बनाए तो वो उसी में उलझ के रह जाएगा, क्योंकि वो बेड इतना आरामदायक और मुलायम होता है, ड्रैगन वहीं पे रेस्ट करने लग जाएगा और इस करके वो हम पे अटैक भी नहीं करेगा। लेकिन एगॉट बोल रही होती मेरे को नहीं लगता ये प्लान काम करेगा। तभी रिचे उसके बीच में बोलती है कि हाँ इतना आरामदायक और मुलायम बेड किसी को भी मिले तो कोई भी सो जाए। टेटिया उसे
बोलती है तुम एकदम सही कह रही हो, और एगॉर्ड बोलती है कि रुको मेरे को अपना दिमाग लगाने दो, तुम लोग शांत हो जाओ। तभी कोको स्टेयर्स की तरफ भागते हुए जाती है। टैटिया उसे पूछती है क्या हुआ, तुम ठीक तो? कोको बोलती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं सिर्फ ड्रैगन को देखने जा रही हूँ कि वो आखिर क्या कर रहा है। ये सब उसकी बातें सुन के हैरान हो जाते हैं, क्या ड्रैगन की परवाह? कोको बोलती है हाँ, जब हम पहली बार उससे बच के भाग रहे थे वो हमारे पीछे कितनी तेज आ रहा था और तभी वो एक पिलर में जाके टकरा गया जिससे कि उसकी नाक पे लग गई। तो मैं सोच रही थी अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरे को कितना दर्द होता। तो उसके बाद से मैं उसके बारे में सोचती रही कि वो कितने दर्द में होगा। इस वजह से मेरे को अपना प्लान पसंद आया। हमारे पे खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमें इस प्लान को ट्राई करना चाहिए। कोको की ये बातें सुनती एगॉर्ड की आंखों में दया होती है और कोको इन सबको एक लेसन देती है कि मास्टर कीफ्री ने कहा था जो मैजिक फॉरबिडन मैजिक नहीं होते वो वही मैजिक होते हैं जो सब में खुशियां लाते हैं, और मैं ड्रैगन को यही मैजिक दिखाना चाहती हूँ। इस करके ड्रैगन को चोट भी नहीं लगेगी ना हमें लगेगी और हम लोग यहाँ से बच के निकल जाएंगे। और उस वक्त एगॉर्ड की आंखों में रिग्रेट होता है। तभी टेटी एगॉर्ड के पास आके बोलती है और इस चीज में एगॉर्ड हमारी हेल्प करेगी। एगॉर्ड बोलती है ठीक है करते हैं चलो। टेटी बोलती है चलो सब मिलके एक साथ करते हैं। और वो एगॉर्ड को बोलती है कि तुम तो ड्राइंग्स बनाने में हम सबसे बेहतर हो, तो तुम्हारे पे एक बहुत अच्छा चांस है हमें यहाँ से बाहर निकलवाने का। और एगॉर्ड टेटी के हाथों से वॉन्ड ले लेती है और बोलती है कि ठीक है फिर करते हैं। कोको उसकी ये बात सुनती बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे भागते हुए आती है। एगॉर्ड उसे बोलती है तुम ध्यान से चलो। तभी एगॉर्ड टेटी से पूछती है कि तुमने कहा था तुम्हारे क्लाउड बेड पे कोई लेट भी सकता है। टेटी बोलती है हाँ। एगॉर्ड बोलती है तो हमें कोई ऐसा सब्सटेंस ढूंढना होगा जो ड्रैगन का वेट उठा ले। टेटी उसे बोलती है हमारी क्वायर बुक्स। एगॉर्ड बोलती है हम चारों की क्वायर बुक्स भी इनफ नहीं होंगी। तभी रिची और कोको बोलती है हमारे बाल और कपड़े। एगॉर्ड बोलती है वो भी इनफ नहीं होगा। और तभी एगॉर्ड अपना दिमाग लगा के बोलती है सैंड काम कर सकती है, क्योंकि मुझे याद है रिची ने जब अपना स्पेल यूज करा था वहाँ पे काफी मिट्टी इकट्ठी हो गई थी। तो क्या होगा अगर हम लोग कास्टिंग सील्स का यूज करके दीवारों को तोड़ने लग जाएं और उनसे जो मिट्टी इकट्ठी होगी उससे हम क्लाउड बेड बनाएंगे। टेटी बोलती है क्या बात है एगॉर्ड, तुम्हारा आइडिया माइंड ब्लोइंग है। लेकिन एगॉर्ड बोलती है हम लोग कास्टिंग सील्स को जितना छोटा बनाएंगे मिट्टी उतनी बारीक रहेगी। रिचे बोलती है कि ये काम तुम मेरे पे छोड़ दो, और वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी क्वायर बुक पे टाइनी सील्स बनाने लग जाती है। और एगॉर्ड टेटियो को उसका काम बताती है कि तुम कोई ऐसा स्पेल बनाने का सोचो जो सारी सैंड को कलेक्ट करके एक जगह पे ले आए, और मैं इस चीज के बारे में सोचूंगी कि वो एक जगह पे बरकरार कैसे रहे। तभी एगॉर्ड जा रही होती है। कोको से बोलती है कि कोई ऐसा काम है जो तुम मेरे को देना चाहोगी। एगॉर्ड बोलती है बेहतर होगा तुम इससे बाहर रहो, मैंने तुम्हारे प्लान पे हाँ कर दी, इसका मतलब ये नहीं तुम भी हमारे कामों में टांग अड़ाओ, तुम अभी इतनी माहिर नहीं हो तो इस वजह से तुम कुछ भी ट्राई मत करना। तभी कोको एगॉर्ड के फेक हुए स्पेल्स को उठाती है और उन्हें देखती है कि ये इतना परफेक्ट सर्कल कैसे बना लेती है। और इसी क्यूरियोसिटी में कोको एगॉर्ड के पास जाती है और उसकी ड्राइंग्स को नोटिस करती है कि आखिर वो क्या करती है एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए। तभी कोको रियलाइज करती है कि एगॉर्ड हवा में पेन को घुमाने लगती है और क्लोज लाते लाते वो पेपर पे ड्रॉ करती है जिससे कि एक परफेक्ट सर्कल बन जाता है। और दूसरी साइड वो टेटी और रिचे को भी देखती है कि ये भी सेम टेक्निक का यूज करते हैं, और वो उन दोनों को देखते ही सोचती है कि मेरे को भी ये ट्राई करना चाहिए। और तभी कोको अपनी वॉन्ड और इंक निकाल लेती है और तभी कोको एक डिसीजन लेती है कि मेरे को भी ट्राई करना चाहिए और अपनी क्वायर बुक पे स्पेल्स को ड्रॉ करना शुरू करती है। तभी टेटी बोलती काफी अंधेरा हो रहा है और ठंड भी बढ़ती जा रही है, और वो रिचे को देख के बोलती है कि तुम एक फायर बॉल का यूज करो। लेकिन रिचे बोलती है कि मेरे पास पेपर्स नहीं बचे। और तभी एगॉर्ड फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि ये प्लान काम नहीं करेगा क्योंकि जो बाहर की फोर्स है वो मिट्टी को पूरा दबा देगी। टेटी बोलती है क्या होगा अगर हम उसे एक एयर की लेयर से कवर कर दे तो। एगॉर्ड बोलती है फिर भी वो पावर्स बहुत वीक रहेंगी। रिचे बोलती है क्या होगा अगर हम उसे कपड़ों की स्ट्रिप से सपोर्ट करे तो। एगॉर्ड बोलती है ये चीज भी काम नहीं करेगी। तभी इन सबकी नजर पड़ती है कोको पे, जहाँ पे कोको ने अपनी ड्राइंग का यूज करके एक फायरबॉल स्पेल को कास्ट करा। एगॉर्ड एटीट्यूड में बोलती है कि बहुत बढ़िया, ये तो कोई भी कर ले। तभी टेटी बोलती है ये कितना स्टेबल है, उसने एक फायरबॉल स्पेल को कास्ट करा। टेटी और रिचे उसके पास जाके पूछते हैं कि तुमने कैसे सीखा। कोको बताती है कि मैं तुम लोगों को ड्रॉ करते हुए देख रही थी तो मैंने तुम ही लोगों से सीखा, एंड मैं इसी चीज को ट्राई करती रही जब तक ये हो नहीं गया। और तभी टेटी कोको को शाबाशी दे रही होती है, लेकिन एगॉर्ड प्लान पे काम कर रही होती है और अपना दिमाग लगा रही होती है, और वो यही बड़बड़ाती है कि बार बार रिपीट करके तो कोई भी बना लेगा। तभी उसका ध्यान पड़ता है रिपीटेशंस पे, और तभी वो तेस्किन तीनों को चिल्ला के बोलती है रिपीटेशंस। और तभी एगॉर्ड इन सबको अपने पीछे लेके जाती है और वो बोलती है सारे रेडी हो। और तभी ये चारों दो दो के ग्रुप में बढ़ जाती हैं, टेटी और कोको, एगॉर्ड एंड रिचे, और ये अलग अलग जगह पे जाके स्पेल्स बनाती हैं उन्हीं बिल्डिंग्स पे। और तभी रिचे कोको को साइन देती है कि हमने बना लिया, और जैसे ये लोग अपने स्पेल का सर्कल कंप्लीट करते हैं ये लोग वहाँ से बच के भागते हैं। स्पेल कास्ट होती है वो अपना काम करता है और सारी बिल्डिंग्स डिमोलिश हो रही होती हैं। और जब एगॉर्ड भाग रही होती है उसे याद आता है कोको ने उससे सवाल पूछा था रिपीटेशंस। तब एगॉर्ड ने उसे समझाया था कि अगर हमें किसी स्पेल को खराब होने से बचाना है तो हम उसे एक रिपीटेशन मैजिक में रैप कर देंगे जो कि हर बार उसको उसकी इनिशियल फॉर्म में वापस ले आएगा। और इसी की मदद से अगर हम लोग रिपीटेशन स्पेल के अंदर वॉल ब्रेकर स्पेल और क्लस्टर कॉम्बिनेशन को रैप कर दें तो हम लोग एक सैंड का क्लाउड बेड बना सकते हैं। और ड्रैगन के साइज के अकॉर्डिंग मेरे को लगता है 5 स्पेल्स की जरूरत होगी। और जब ये लोग देख रहे होते हैं ड्रैगन सैंड क्लाउड पे जाता है और एगॉर्ड बता रही होती है कि अगर हम लोग अपने 5 स्पेल्स को एक में कंबाइन करने के लिए पोजीशनिंग और टाइमिंग को सिंक्रोनाइज कर दें, इस चीज की मदद से अगर ड्रैगन ने हमारा सैंड क्लाउड को खराब भी कर दिया तो सैंड क्लाउड अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा और अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखेगा। और तभी ड्रैगन तेज की रोर करता है एंड सैंड क्लाउड इतना मुलायम और आरामदायक होता है कि ड्रैगन वहीं पे सो जाता है। ये चारों उसे देखती बहुत खुश होते हैं, लेकिन एगॉर्ड बोलती है बहुत हो गया नाटक, यहाँ से अब बाहर निकलने का सोचो, हमारे पे अब काफी अच्छा मौका है। तभी टेटिया वहाँ पे रुक जाती है। कोको से बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो? टेटिया बोलती है कि वहाँ पे देखो ड्रैगन सोते हुए कितना
अच्छा लग रहा है और ये मेरा पहली बार है कि मेरे मैजिक ने किसी को इतना खुश फील करवाया है। कोको उसकी ये बात सुनते ही स्माइल करती है। तभी ये चारों उस कास्टिंग सील के पास पहुंचते हैं और दूसरी तरफ कीफरी ब्रश बडी के साथ इन लोगों को ढूंढ रहा होता है। तभी ब्रश बडी कीफरी को हिंट देता है कि वो यहाँ पे आए थे। तभी कीफरी ब्रश बडी से बोलता है कि वो इस रास्ते आए थे, लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। और तभी टाटा जमीन को नोटिस करता है कि जमीन पे से पत्थर हटाए गए हैं। यहाँ पे पहले फ्लैग स्टोन्स हुआ करते थे। तभी जहाँ पे ब्रश बडी होता है वहाँ से कीफरी वो पत्थर हटाता है और तभी वहाँ से एक पावर निकलती है और कीफरी पीछे जाके गिरता है। लेकिन जैसे वो खुद को संभालता है वो टाटा को पीछे करता है और वो पावर कीफरी पे दोबारा लगती है। और दूसरी साइड वो चारों चिल्ला रही होती है क्योंकि उस दुनिया में पूरा तूफान आ जाता है। तभी ये चारों आपस में बात कर रही होती है। एगॉट टैटी को बोलती है कि तुमने क्या सोच के सील को तोड़ा। टैटिया बोलती है कि मेरे को लगा हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तभी कोको बोलती है कि देखो ऊपर मेरे को आसमान दिख रहा है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी पीछे से ड्रैगन आता है और एगॉट कोको को बचा लेती है। लेकिन जब ड्रैगन उड़ते हुए जा ही रहा होता है एगॉट उन्हीं सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन कोको उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। एंड एगॉट के पास उसके सिल्फ शूज भी नहीं थे जिसकी मदद से वो उड़ सके। लेकिन जैसे वो नीचे गिरने वाली होती है उसे ड्रैगन खाने वाला होता है। उसी टाइम मास्टर कीफरी आके उसे बचा लेते हैं और तभी वो बोलते हैं मेरे को टाइट की पकड़ो। एंड ड्रैगन इन पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन मास्टर कीफरी वहाँ से एगॉट को बचा के निकल जाते हैं और वो हवा में उड़ते बोलते हैं कि मेरे को ध्यान से पकड़ना, मेरे को अपने हाथ फ्री चाहिए ताकि मैं एक स्पेल ड्रॉ कर सकूं। तभी एगॉट मास्टर कीफरी को टाइट की पकड़ लेती है और वो अपने स्पेल की मदद से एक और ड्रैगन बना देते हैं जो उस दुनिया के ड्रैगन को निगल लेता है। और तभी वो ड्रैगन अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर जाता है और उस पूरी दुनिया में पानी भर जाता है। एंड वो एगॉट को बोलते हैं अब वो होश में नहीं है। तभी टैटी उड़ते मास्टर कीफरी को बोलती है मास्टर आप आ गए, आपने हमें बचा लिया। और रिचे भी वहीं पे होती है। तभी मास्टर कीफरी बोलते हैं कोको कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे ब्रिम्ड कैप कोको को बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारा इतने टाइम से वेट करा, मैंने जो बीज बोया था वो सफल हुआ और मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैं तुम्हें वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो मास्टर कीफरी नहीं सिखा सका और जिस दिन तुम वो सारे जादू सीख जाओगी मैं तुम्हारा पोटेंशियल देखना चाहता हूँ, तुम क्या कर सकती हो। तभी कोको की आंखें खुलती है और वो देख के सब उसके सामने है। वो उड़ती सबसे पहले एगॉट को पूछती है एगॉट कहाँ पे है। एगॉट बोलती है मैं यहीं पे हूँ, तो मेरी टेंशन मत लो। कोको पूछती है कि हम कालन में वापस आ गए। टैटी बोलती है हाँ हमने कर दिखाया। तभी कीफरी बोलता है कि शुक्र है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था, तुम स्टेयर्स पे अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। लेकिन कोको को कुछ भी याद नहीं होता और कीफरी उसे बोलता है कि तुम्हारी मेमोरी क्या ब्रिम्ड कैप ने तुम्हारे साथ कुछ करा है। कोको बोलती है नहीं नहीं मेरे को बस थोड़ा दिमाग लगा के याद करने दो। तभी कोको अपने आसपास सबको देख रही होती है, सब बुरी हालात में होते हैं। तभी टैटी उसे पूछती है क्या हुआ कोको तुम ठीक तो हो। और तभी कोको अचानक रोने लग जाती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम लोग वहाँ पे फंसे थे। वो सबको सॉरी बोल रही होती है। लेकिन कीफरी बोलते हैं कि टैटिया ने जो मेरे को बातें बताई उससे तो यही सब साबित होता है कि तुमने इन सबको बचाया है। कीफरी की ये बातें सुनते कोको रोना बंद कर देती है और वापस स्माइल करने लग जाती है। तभी कीफरी उसी पत्थर के पास जाते हैं एंड कीफरी नोलनोआ को बोलता है कि आप मेरी एक हेल्प कर दो, जो इस पत्थर पे कास्टिंग सील बनी हुई है वो किस इंक से बनाई गई है। लेकिन जैसे नोलनोआ उस पत्थर को उठाते हैं कीफरी बोलता है कि इसके बारे में किसी को मत बताना, इवन नाइट मोरालिस को भी नहीं। लेकिन नोलनोआ बोलता है हमें सब फॉरबिडन मैजिक्स के बारे में उन्हें बताना ही पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पे सन्नाटा हो जाता है और कीफरी नोलनोआ को आइस शेड देता है कि मैंने कहा किसी का मतलब किसी को भी नहीं। और तभी कीफरी अपनी अप्रेंटिस के पास वापस जाता है। लेकिन तभी नोलनोआ को कंधा दर्द करने लग जाता है और टाटा इस बात को नोटिस कर लेता है और वो कीफरी को देख रहा होता है। और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 में देखेंगे कि उस ब्रिम्ड कैप ने कोको की मेमोरी को कंट्रोल तो नहीं कर लिया और आखिर कीफरी ने नोलनोआ को मना क्यों करा उस फॉरबिडन मैजिक को सबको बताने से। विच हैट एटेलियर एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जहाँ पे एगॉट और कोको अपनी ड्राइंग्स की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसी वक्त कोको एगॉट को स्माइल पास करती है। लेकिन एगॉट उससे इरिटेट हो जाती है और वो कमरे से बाहर चली जाती है और इसी बात का रिग्रेट कोको को होता है कि मैं ज्यादा जोर से हंसी गया। लेकिन एगॉट को चाहिए होती है शांति जहाँ पे वो अपने काम पे फोकस कर सके। तो वो ड्राइंग्स बनाने बाहर चली जाती है। लेकिन जैसे वो अपना स्पेल कास्ट कर देती है वो अपने स्पेल को देख के बोलती है ये अभी काफी वीक है और काफी अनस्टेबल भी। और दूसरी तरफ कोको सोच रही होती है कि मैं कालन में जाके भी अपने हिसाब का पेन नहीं ला पाई, लेकिन मैं पिगमेंट स्टोन से बहुत अच्छी ड्राइंग्स बना सकती हूँ। बट वो एक छोटे पेपर पे काम नहीं करेगा। तभी उसे पुरानी बातें याद आती है कि उस दिन मैं एक भी स्पेल कास्ट नहीं कर पाती, लेकिन मास्टर ने बोला तुम्हारे आइडियाज ही बहुत है तुम्हारे स्पेल को कास्ट करने के लिए। तभी वो अचानक से खड़ी होती है और वो खुद को बोलती है कि तुम ये बहाने देके अपने आप को उदास कर रही हो, तुम्हें अच्छा स्पेल कास्ट करने के लिए अच्छी ड्राइंग्स बनानी पड़ेगी जो कि प्रैक्टिस से होगा, बार बार उसी चीज को रिपीट करके। और जैसी कोको जोश में ड्राइंग बनाने जाती है उसे नींद आने लगती है और वो थकने लगती है। लेकिन जैसे वो रियलाइज करती है उसके पीछे कीफरी बैठा होता है। कीफरी बोलता है अगर तुम यहाँ पे सो गई तो तुम्हें जुकाम लग सकता है। कोको बोलती है नहीं नहीं मैं सो नहीं रही थी, मैं जस्ट बहुत थकी हुई हूँ, मैं थोड़ा आराम करने की ट्राई कर रही थी। और कोको अपने आप से बातें करते हुए बोलती है अगर मैं इसी रफ्तार से चलती रही तो मैं जादू कभी नहीं सीख पाऊंगी और ना तो मैं टावर ऑफ टोम्स का टेस्ट पास कर पाऊंगी और ना तो कभी वो बुक ढूंढ पाऊंगी। और वो रियलाइज करती है कि मैं अपने आप को दोबारा से डिमोटिवेट कर रही हूँ। तभी वो चिल्लाने लगती है। लेकिन कीफरी उसे शांत करवाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलोगी। तभी कीफरी उसे अपने पीछे किचन में लेके जाता है और वो किचन की शेल्फ में से एक पॉट उतारता है जिसके अंदर खाना होता है एंड वो कोको को उसे टेस्ट करने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे कोको उस खाने को टेस्ट करती है उसे वो खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। तब कीफरी रिवील करता है ये 2 साल पुराना है। कोको ये बात सुनते ही हैरान हो जाती है। लेकिन कीफरी बताता है कि ये कुक पॉट में मैंने एक स्पेल को यूज करा है जिसकी वजह से इस खाने की क्वालिटी वही रहेगी जो 2 साल पहले थी और इसी वजह से तुम्हें इतना टेस्टी लग रहा है और तुम टेंशन मत लो ये एकदम सेफ है। लेकिन हमें इस स्पेल को इसके हर यूज के बाद दोबारा बनाना पड़ता
करता है ताकि वो अपना असर बरकरार रखे, नहीं तो खाना खराब हो जाएगा। देन कीफ्री कोको को कार्पे एम्स देता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे लिए बनाओगी, तुम्हें फायरबॉल स्पेल तो यूज करना आता ही होगा ना। कोको बहुत ही खुश होती है और वो कहती है हाँ मैं बनाऊंगी। तभी कोको स्पेल ड्रॉ करना शुरू करती है, लेकिन हर बार वो फेल होती है और कीफ्री हर बार उसकी गलतियों को बताता है। देन ट्राई करते करते कोको आखिर में एक स्पेल बना देती है जो बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है। देन वो अपने स्पेल का यूज करके कार्पे एम्स को कुक करती है और एंड में रिजल्ट यही निकलता है, कार्पे एम्स बहुत ही अच्छी तरीके से बेक होते हैं। इवन कीफ्री भी उसकी तारीफ करता है एंड कीफ्री कोको को समझाता है कि तुम्हें पता है वाटर मैजिक को मैंने सबसे पहले मास्टर करा अपनी लाइफ में और मेरे को भीगना बिल्कुल पसंद नहीं था, सो मैंने उसी चीज पे काम करा और धीरे धीरे इन चीजों को मास्टर करा। एंड वो कोको को एक एडवाइस देता है कि अगर तुम्हें मैजिक बहुत जल्दी सीखना है तो तुम उसको अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करो, क्योंकि जो हमारी जिंदगी है वो ही हमारी बेस्ट टीचर है, वो हमें सब कुछ सिखाती है। देन कीफ्री बोलता है तुम अपने मैजिक को कुक करते हुए यूज करो। कोको कहती है ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मैं ऐसे ही करूंगी। तभी कोको की बाकी दोनों दोस्त भी आ जाती हैं और वो बोलती है यहाँ पे तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, क्या हम भी तुम्हारी मदद करें? लेकिन कीफ्री बोलता है आज की इंचार्ज कोको है, तुम सब मदद कर सकती हो लेकिन ज्यादा नहीं। तभी ये लोग अपना खाना बना लेते हैं। कोको कीफ्री को आइडिया देती है कि हम बाहर चल के खाना खाएं। कीफ्री बोलता है अच्छा पिकनिक की तरह, चलो चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सामान ले लूं। तभी इन सबके सामने एगॉट आ जाती है और कोको एगॉट से पूछती है कि तुम हमारे साथ बाहर चलोगी पिकनिक पे? लेकिन एगॉट बहुत ही रूडली होके बोलती है कि नहीं मेरे को बहुत काम है, तुम लोग जाओ। तभी कोको और उसकी दोस्त बाहर देखते हैं, बाहर बारिश आ रही होती है और ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो वेदर सही था, अचानक से बारिश कैसे आ गई, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? तभी पीछे से कीफ्री आगे बोलता है कि तुम्हारे मुंह लटके हुए क्यों हैं? एंड जैसे कीफ्री एटेलियर से बाहर कदम रखता है, ये तीनों देख के हैरान हो जाती हैं कि कीफ्री के ऊपर एक भी बारिश की बूंद नहीं पड़ रही। यहाँ पे कीफ्री ने एक स्पेल का यूज करा जिससे वो भीगे ना, और वो अपनी अप्रेंटिसेस को समझाता है कि भूलो मत हम लोग विचेज हैं, सो अपना सारा सामान लेके बाहर आ जाओ। तभी ये लोग बाहर पिकनिक मनाने निकल जाते हैं और सारे एक पुल के नीचे खाना खा रहे होते हैं। लेकिन जैसे बादल हटते हैं वहाँ पे रेनबो निकल रहा होता है और इन सब के आगे बहुत ही अच्छी सीनरी होती है। लेकिन कोको को रियलाइज होता है कि एगॉट को भी ये देखना चाहिए और वो कीफ्री को ये बोलती है कि मैं एगॉट को लेने जा रही हूँ, हमें बादलों ने इतना अच्छा मैजिक शो करा है, मैं यही चाहती हूँ एगॉट भी ये देखे। तभी वो वापस एटेलियर की तरफ भागती है, लेकिन जैसे वो गेट पे नॉक करती है, गेट खुलता है और सामने उसके न्यू कैरेक्टर होता है अलर्गियो। वो कोको से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। कोको कुछ बोल नहीं पाती, वो उसको देख के घबरा जाती है। लेकिन जैसे कीफ्री आता है कोको उसके पास भाग जाती है एंड कीफ्री के पीछे छुप के बोलती है कि मैं मास्टर कीफ्री की न्यू अप्रेंटिस हूँ। तभी अलर्गियो ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है, लेकिन कीफ्री उसे बोलता है कि अरे अरे गुस्सा मत हो, तुम अपने काम से काफी जल्दी लौट आए। अलर्गियो उसे बोलता है कि मेरे पीछे से तुमने एक न्यू अप्रेंटिस रख ली। कीफ्री उसे बोलता है कि ये फॉरबिडन मैजिक की विक्टिम है। ये सुनती है अलर्गियो कोको के पास आता है और वो उसे कीफ्री से दूर ले जा रहा होता है एंड वो यही चीज बोलता है कि हमारे एटलियर में ब्रिम्ड कैप्स का कोई काम नहीं एंड मैं इसको नाइट मोरेलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। कीफ्री बोलता है मेरी बात तो सुनो, लेकिन अलर्गियो चलता हुआ जाता है और उसी वक्त कीफ्री अपना स्पेल कास्ट करता है एंड अलर्गियो के आगे पानी की दीवार खड़ी हो जाती है। कीफ्री अलर्गियो को बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्त मेरे को माफ करना, लेकिन मैं कोको को किसी को भी ले जाने नहीं दूंगा, चाहे वो तुम क्यों ना हो। अलर्गियो बोलता है कि अच्छा तो तुम अपना मैजिक मेरे अगेंस्ट यूज करोगे। कीफ्री उसे प्यार से समझाता है कि अभी अंदर चलो मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। तभी अलर्गियो कीफ्री से बोलता है तो तुमने एक आउटसाइडर को अप्रेंटिस बना लिया। कीफ्री उसे बोलता है आउटसाइडर यार बहुत ही रूडली वर्ड हो गया, इसका नाम कोको है। अलर्गियो कोको से माफी मांगता है कि सॉरी कोको। तब कीफ्री कोको को अलर्गियो के बारे में बताता है कि एक वॉचफुल आई है, यानी कि एक तरीके से हमारा गार्ड है। जैसे कालन और ग्रेट हॉल में कुछ लोगों को वहाँ का गार्ड बना रखा है जो वहाँ पे निगरानी रखे ताकि कोई भी विचेस इलीगल एक्टिविटीज ना करे और फॉरबिडन मैजिक का यूज ना करे। और इसी वजह से अलर्गियो भी हमारे एटेलियर का वॉचफुल आई है। और कीफ्री अलर्गियो को समझाता है कि अगर उस रात में कोको की मेमोरीज मिटा देता तो जो बंदा वो पिक्चर बुक बांट रहा है हम उसे नहीं पकड़ पाते। अलर्गियो कीफ्री को बोलता है क्या नहीं पकड़ पाते? भूलो मत ये काम तुम्हारा नहीं, ये नाइट मोरेलिस का है। तभी कीफ्री कोको को देख के बोलता है कि तुम यही सोच रही हो ना ये नाइट मोरेलिस क्या चीज है? वो लोग एक तरीके से मैजिक के गार्डियंस हैं और इन्होंने ये सब कोड्स एंड रूल्स बनाए जो कि हम विचेस को फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर किसी ने भी फॉरबिडन मैजिक का यूज करा तो उसे वो लोग पनिशमेंट देते हैं। और अगर कोई नॉर्मल बंदा मैजिक को सीख जाता है तो उसकी मेमोरीज इरेज कर देते हैं और वो इस केस में तुम्हारी मेमोरी इरेज कर देते हैं। इवन तुम मैजिक को कितना प्यार करती हो वो ये चीज भी मिटा देते। कोको तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और बहुत ही मेहनती। इवन तुम अपनी माँ की बहुत मदद करती थी और उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुमने जो मैजिक सीखा ये सब मेरी गलती है। और अगर नाइट मोरेलिस तुम्हारी मेमोरी मिटाएंगे तो तुमसे पहले उन्हें मेरी मेमोरीज मिटानी होगी। ये बात सुनते अलर्गियो हैरान हो जाता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा, मैं ग्रेट हॉल में कंप्लेंट कर दूंगा। लेकिन कोको काफी शर्मिंदा होती है। कीफ्री उसको समझाता है कि तुमने टेस्ट पास करा है और तुम अब से मेरी ऑफिशियल अप्रेंटिस हो, तो तुम किसी बात के लिए शर्मिंदा फील मत करो और चलो जाके सारे नहा लो, नहीं तो तुम्हें बारिश के पानी से जुकाम हो जाएगा। तभी ये सब लोग नहाने जाते हैं, लेकिन कोको ब्रश बडी को ढूंढ रही होती है। ब्रश बडी कोको से छुप के भाग रहा होता है, लेकिन जब कोको उसका पीछा करती है ब्रश बडी अलर्गियो के कमरे में चला जाता है। कोको ये चीज देखती है बहुत शॉक हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत जुटा के उसे गेट के पास जाती है और जैसे वो नॉक करती है वो गेट पे वार्निंग पड़ती है, जिसने भी इस गेट को नॉक करा वो शापित हो जाएगा। तब कोको गेट को बिना
नॉक करे गेट के अंदर चली जाती है और वो ब्रश बडी को आवाज दे रही होती है। तभी कोको चीखती है और उसे आवाज आती है, जहाँ पे ओलोरियो उसे बोलता है कि गेट पे जो वार्निंग लगी है उसका मतलब ये है कि तुम कमरे से बाहर रहो, और वो कोको के पास ब्रश बडी को लेके आता है। लेकिन कोको जोन आउट हो रखी होती है। ओलोरियो बोलता है तुम्हें समझ आई कोको। लेकिन जैसे ब्रश बडी कोको के पास आता है, कोको नोटिस करती है ब्रश बडी पूरा सूखा हुआ है, जबकि वो पूरा भीग चुका था बारिश में। तभी ओलोरियो अपनी मैजिक रिंग से कोको को भी सुखा देता है, उसे वार्म फील करवाता है। देन जैसे ओलोरियो बॉल में अपनी रिंग्स रखता है, उसे कोको की चिल्लाने की आवाज आती है और वो तेज के चिल्ला के बोलता है तुम्हें समझ नहीं आती, यहाँ पे कुछ भी छूना नहीं है। लेकिन जैसे वो पलट के देखता है, कोको फ्लोर को देख के शॉक हो जाती है, ये तो चमक रहा है, और वो ओलोरियो को बताती है यही तो वो ग्लोइंग स्पेल है जिसके बाद से मुझे मैजिक से प्यार हो गया। ओलोरियो बताता है अच्छा ग्लो स्टोन, इसमें तो मैं मास्टर हूँ कि तुम्हें पहले एक लेयर की स्टोन के ऊपर दूसरी लेयर रखनी है और पहली लेयर पे स्पेल ड्रॉ करना है। लेकिन जैसे वो पीछे पलट के देखता है, कोको पूरे फर्श पे लेट जाती है और पूरा फर्श ग्लो कर रहा होता है। कोको बोलती है ये लाइट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, और उन्हीं लाइट की वजह से कोको को उसका पास याद होता है, जहाँ पे वो बता रही होती है मेरे लिए हर एक कदम लेना कितना अमेजिंग था। जब जब मैं कदम ले रही थी वहाँ पे वो फर्श ग्लो कर रहा था। लेकिन इसी के साथ एक बुरी मेमोरी भी अटैच है, जब आगे जाके कोको के कदमों से फर्श ग्लो करना बंद हो गया था। लेकिन वो फिर भी कहती है बट कोई बात नहीं, अब मैं मैजिक सीख रही हूँ और ये कितना बढ़िया है, और वो इसी चीज के लिए ओलोरियो का शुक्रिया अदा करती है कि थैंक यू मास्टर ओलोरियो। कोको की ये बात सुनती ओलोरियो से बोलता है मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, और वो उसे कमरे से बाहर भेज देता है। लेकिन कोको से स्माइल पास करके वहाँ से चली जाती है, और दूसरी साइड एगॉट अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। लेकिन उस जगह पे बारिश कॉन्टिन्यूसली आ रही होती है। तभी कोको से बोलती है कि मैं तो लिविंग रूम में जाके पढ़ूंगी, तुम मेरे साथ चलोगी क्या? एगॉट उसे बोलती है नहीं मैं यहीं पे कॉन्सेंट्रेट कर लूंगी। कोको से बोलती है ठीक है फिर लंच टाइम में मिलते हैं, और कोको वहाँ से चली जाती है। देन जब वो एक और स्पेल ड्रॉ करने वाली होती है, उसे काफी शोर आ रहा होता है। देन तभी अपने रूम से बाहर जाती है और वहाँ जाके पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो देखती है गाँव का आदमी वहाँ पे कीफरी से मदद मांगने आया होता है। तो आदमी बोलता है यहाँ पे विचेस रहते हैं ना, प्लीज चलिए मेरे साथ चलिए, मेरी मदद कीजिए। कीफरी बोलता है मेरे को अपनी प्रॉब्लम तो बताओ। लेकिन वो बंदा बोलता है नहीं नहीं आप मेरे साथ चलिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, जो कैरेज है वो नदी में बह जाएगा। एगॉट अपनी दोस्तों से पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। टेडी उसे बताती है स्टेयर के टावर के पास एक कैरेज पानी में बह गया और वहाँ पे ब्रिज भी टूट गया है। तभी एगॉट अपना दिमाग लगाती है और उसे इस काम में एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि अगर उसने वहाँ पे लोगों की हेल्प कर दी तो वो नाम कमा लेगी। तभी वो कीफरी को बोलती है कि मास्टर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन कीफरी उसे मना करता है कि मेरे साथ कोई अप्रेंटिसेस नहीं जाएंगी, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन एगॉट उसकी बात मानती नहीं और वो बोलती है नहीं मैं भी चलूंगी, मैं कर सकती हूँ। और यहीं पे एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 में देखेंगे आखिर एगॉट ने नाम कमाने के लिए बाहर जाके उनकी क्या मदद करी। विच हैड एटेलियर एपिसोड 7 की शुरुआत होती है, जहाँ पे ये सब लोग गाँव के लोगों की मदद करने जा रहे होते हैं। एंड एगॉट को एटेलियर की बात याद आती है कि उसने कैसे कीफरी को मनाया। वहाँ पे एगॉट कीफरी को बोल रही होती है कि मेरे को लेके चलिए, मैं वहाँ पे काम आऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। कीफरी उसे समझाता है कि ये तुम्हारे कोई लेसन की तरह नहीं है, तुमने अभी तक सेकंड टेस्ट दिया भी नहीं है जिसमें तुम ये सीखती कि तुम्हें लोगों के आगे स्पेल को कैसे कास्ट करना है। लेकिन एगॉट कीफरी को गुस्सा होकर बोलती है कि नहीं मैंने सीख लिया, मेरे को पता है लोगों के आगे स्पेल को कैसे कास्ट करना है उनसे छुपा के, और मैं इस चीज की प्रैक्टिस काफी टाइम से करती आ रही हूँ। तभी ओलोरियो आ जाता है और वो कीफरी को बोलता है कि मैं वहाँ पे पहुंचता हूँ, तुम जब तक दवाई और बाकी चीजें लेके पहुंचो, एंड एगॉट मेरे साथ चलेगी। एगॉट उसकी ये बात सुनते खुश हो जाती है एंड वो अपनी क्लॉक और हैट लेने भाग जाती है। तभी टेटिया भी बोलती है कि हम तीनों भी आ रहे हैं, और लड़कियों कीफरी को समझाता है कि टेंशन मत लो। लेकिन कीफरी बोलता है मैं खासकर एगॉट के लिए टेंशन ले रहा हूँ, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है अगर वो कोई चीज अचीव कर ले वो उसमें खुश बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अगर वो अचीव ना कर पाए उसमें दुखी बहुत होती है। और इसी टेंशन में अगर उसने वहाँ पे कोई गलत स्टेप ले लिया तो लड़कियों बोलता है कि तुम घबराओ मत, वो सीख जाएगी धीरे धीरे। तभी ये सब लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। गाँव के लोग इन्हें देख के बहुत खुश होते हैं कि विचेस आ गए, अब हम बच जाएंगे। तभी लड़कियों अपनी रिंग्स एगॉट को देके बोलता है कि तुम्हें ये यूज करना तो आता ही होगा, जो लोग भीग चुके तुम्हें उनको सुखाना है। लेकिन एगॉट बोलती है मैजिक कॉन्ट्रैप्शंस ये तो कोई भी यूज कर ले, मेरे को कोई और काम दो। लड़कियों बोलता है तुम्हें सिंपल टास्क को करना वर्थ नहीं लगता, मेरे को अब समझ आया कीफरी तुम्हारे लिए टेंशन क्यों ले रहा था, तुम बहुत ही इम्पेशेंट हो एगॉट। एगॉट उसकी ये बात सुनती बहुत ही गुस्सा हो जाती है। और लड़कियों आगे बताता है कि अगर तुम्हें अपने स्किल्स को शो ऑफ करना है तो तुम्हारी जगह कहीं और है, लेकिन जो तुम्हारे पे अभी स्किल्स हैं अगर उनसे तुम गाँव के लोगों की मदद करोगी तब तुम्हें समझ आएगा मैजिक किस लिए काम आता है। लेकिन एगॉट अपने मन में सोच रही होती है कि ओलोरियो तो मेरे साथ इग्नोरेंट चाइल्ड की तरह पेश आ रहा है, मैंने आज तक इतनी मेहनत करी, इतनी प्रैक्टिस करी, मैं दूसरी विचेस से काफी ऊपर हूँ, और अगर मैं अपनी स्किल्स को दिखाऊंगी नहीं तो किस काम की रहेंगी, मैं सबसे वर्थी विच हूँ। तभी दूसरी साइड कीफरी बाकी अप्रेंटिसेस को लेके आ जाता है। देन ओलोरियो कार्गो पे कूद जाता है और कीफरी अपनी स्वॉर्ड से नदी को 2 हिस्सों में बांट देता है। ये चीज देख के गाँव वाले शॉक हो जाते हैं और टेटिया गाँव वालों को नदी के किनारे से दूर रख रही होती है। जब कीफरी नदी को 2 हिस्सों में बांट देता है, ओलोरियो वहाँ से दोनों बच्चों को लेके चला जाता है एंड कीफरी और ओलोरियो दोनों बच्चों को बचा लेते हैं। तभी गाँव का एक बंदा अपने बच्चे की तरफ भागता आता है और उसे गले मिलता है कि शुक्र है तुम बच गए। वो बच्चा बोलता है कि मैं तो आपके कार्गो को बचा रहा था। उसके पापा उसे समझाते हैं कि कार्गो क्या काम कर रहा था अगर तुम ही नहीं रहते तो। तभी वही गाँव का बंदा विचेस का शुक्रिया अदा करता है। कीफरी उसे बोलता है कि तुम लोगों को जो भी चोट लगी है मेरी अप्रेंटिसेस दवाइयां लाई है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है वो कीफरी की स्वॉर्ड को देख रही होती है एंड टेटिया कीफरी से पूछती है ये क्या चीज है। कीफरी उसे बता इसका नाम रेन क्लीवर है और इसकी पावर्स इस पे बने सील से काम करती हैं।
टेटिया कीफ्री को बोलती है मैं इसे अपने हाथ में पकड़ सकती हूँ, लेकिन कीफ्री उसे साफ मना कर देता है कि तुम्हें इस चीज के बारे में पता नहीं, तुम इसे पकड़ भी नहीं सकती, क्योंकि ऐसे वेपन्स जिन पे सील बनी होती है उनको यूज करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्किल्ड होना पड़ता है। तभी ओलोर्गियो आता है और वो बोलता है मैं रिवर को आगे से जाके चेक करने वाला हूँ कि कोई डैमेज तो नहीं पहुंचा। कीफ्री बोलता है मैं रिवर की दूसरी साइड चेक करने जाता हूँ, और वो टेटिया को अपने साथ ले जाता है एंड ओलोर्गियो रिचे को बुलाता है। एगोट और कोको वहाँ पे अकेले रह जाते हैं। ओलोर्गियो एंड कीफ्री जाते हुए इन दोनों को समझाते हैं कि तुम दोनों यहाँ के लोगों का ध्यान रखना। लेकिन तभी वो बच्चे जिसे इन्होंने बचाया था कूस्तस, वो एक रस्सी बांध के दोबारा से अपने कार्गो के पीछे चला जाता है कि जो भी बचे वो सामान है मैं उसे वापस ऊपर ले आऊंगा। उसके डैड उसकी तरफ भागते हो जाते हैं कि तुम ये पागलपंती क्या कर रहे हो, वापस ऊपर आओ। कूस्तस उन्हें बोलता है कि देखो वहाँ पे गैप है, मैं उसी गैप में से जाके सामान ले आऊंगा, लेकिन वो मानता नहीं। जैसे सामान तक पहुंच जाता है एंड सामान उठा लेता है, तभी जिस पेड़ से रस्सी बंधी होती है वो पेड़ टूट जाता है। एगोट और कोको ये बात देख के शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ की जमीन और पेड़ पूरा खिसक जाता है और सब चीज उस बच्चे के ऊपर गिर जाती है। लेकिन जैसे एगोट अपने साइड में देखती है उसे कोको की हेड दिखती है और वो काफी टेंशन में आ जाती है। देन वो नीचे देखती है कि शायद कोको भी इन पत्थरों के नीचे दब गई है। तभी उसे कोको की आवाज आती है। एगोट चैन की सांस लेती है और वो कोको से पूछती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं ज्यादा, तुम वहाँ से निकल सकती हो या नहीं। तभी कूस्तस के पापा एगोट से बैक करते हैं कि मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज, तुम तो विच हो ना। तभी एगोट सोचती है कि इस वक्त कोको भी मुसीबत में है एंड मास्टर ओलोर्गियो एंड कीफ्री भी यहाँ पे नहीं है और वागी अप्रेंटिसेस भी नहीं है। ये सही मौका है मेरा नाम कमाने का। अगर मैंने उन्हें मरने से बचा लिया तो मैं मास्टर ओलोर्गियो को गलत प्रूफ कर दूंगी। और वो यही बात सोच के स्माइल कर रही होती है। तभी गाँव का दूसरा बंदा उसके पास आता है कि प्लीज तुम कोई स्पेल कास्ट करो ना, तुमने तो बोला तुम्हें स्पेल्स बनाने आते हैं प्लीज। एगोट उसकी ये बात सुनते ही जोन आउट हो जाती है और उसे आवाजें आ रही होती है जो एगोट को डिमोटिवेट करते हुए बोलती है कि तुम नहीं कर सकती, तुम अभी भी एक बच्ची हो, तुमने आज तक प्रैक्टिस क्या ही करा है, तुम्हारे सीखने का कोई फायदा नहीं है। एंड एगोट वहीं पे बैठ के रोने लग जाती है। तभी उसे कोको की आवाज आती है एंड वो अपनी सोच से बाहर आती है। तभी वो कोको की तरफ भागते हो जाती है और उसे पूछती है कि मेरे को वहाँ की सिचुएशन बताओ। कोको उसे बताती है मैं रिवर के किनारे पे हूँ और यहाँ पत्थर गिरने की वजह से पानी का बहाव काफी कम है, जो कि मेरे को भागे तो नहीं ले जाएगा, लेकिन मैं ऐसे बाहर भी नहीं आ पा रही क्योंकि मेरे पैरों के नीचे मिट्टी है जिससे मेरे पैर कॉन्टिन्यूसली फिसल रहे हैं एंड मैं ग्रिप नहीं कर पा रही। और कूस्तस वो अभी मरा नहीं है, वो सिर्फ अनकॉन्शियस है। तभी एगोट सोचती है कि मैं इन गाँव के लोगों के आगे अपना स्पेल को कैसे ड्रॉ करूँ एंड कोको उसे अपना बैग दिखा के इशारे करती है कि ये भी भीग चुका, मैं कोई भी स्पेल नहीं बना सकती। तब एगोट भी सोचती है कि मैं इन गाँव के लोगों के आगे कोई स्पेल ड्रॉ भी नहीं कर सकती, मेरे को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है नाइट मोरालेस के पास, जहाँ पे खबर पहुंच जाती है कि मार्श वुड्स में एक ब्रिज कोलैप्स कर गया है और वो लोग इनकी मदद करने निकल पड़ते हैं। और दूसरी साइड कोको एगोट से वो चीज मांगती है कि जो ओलोर्गियो यूज कर रहे थे मेरे को वो रिंग्स दो, उन्हें क्या बोलते हैं। एगोट तभी वो लिंक रिंग्स कोको के पास फेंकती है। कोको यही सोच रही होती है कि मैं उन लिंक रिंग से अपने पेन एंड पेपर्स को सुखा लूंगी, देन उसके बाद जिस पत्थर ने कूस्तस को दबा रखा है उस पे स्पेल यूज करके उसे लेविटेट कर दूंगी। लेकिन एगोट उसे ऊपर से देख के कुछ इशारे कर रही होती है और वो इशारे कोको समझ जाती है एंड एगोट अपने आप से बोल रही होती है कि मेरे को नहीं लगता कोको अभी भी ये कर पाएगी, क्योंकि हमें ये ट्रेनिंग चाहिए होती है कि हम लोग आउटसाइडर्स के आगे कैसे स्पेल बनाए उनसे छुपा के। तभी वो सारे गाँव वालों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है और वो बोलती है कि मैं मास्टर कीफ्री की टॉप अप्रेंटिस हूँ, मेरा नाम है एगोट। और वो घुटनों पे बैठ के क्लॉक के अंदर अपना स्पेल ड्रॉ कर रही होती है सब गाँव वालों से छुपा के। देन जैसे स्पेल ड्रॉ हो जाता है वो अपना असर दिखाता है, उसी की मदद से आसमान में ग्लोइंग बर्ड उड़ने लग जाती है। सारे ये चीज देख के शॉक हो जाते हैं। तभी एगोट उसी पत्थर के पास जाती है और वो बोलती है मैं ये कर सकती हूँ। अभी वो देखती है कूस्तस की आंखें खुली होती है और वो कूस्तस के पास जाके बोलती है कि तुम ठीक हो। कूस्तस बोलते है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। कोको से बोलती है हाँ तुम अभी भी जिंदा हो और मुझे तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। कूस्तस उसे बोलता है मुझे लगा मैं मर चुका हूँ क्योंकि मैंने आसमान में वो चमकती हुई चील देखी। कोको बोलती है नहीं नहीं तुम मरे नहीं हो, वो तो मेरी फ्रेंड का एक स्पेल था। तभी वो अपनी ये बात पे नोटिस करती है कि मेरी एक फ्रेंड का स्पेल। लेकिन दूसरी साइड एगोट पे गाँव का बंदा आगे पूछता है कि तुम्हारे शाइनिंग बर्ड किस काम का है, ये कैसे मदद करेगा। तभी कूस्तस के पापा एगोट पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम्हारा स्पेल किस काम का है, ये मेरे बेटे को कैसे बचाएगा, क्या ये किसी इंसान को ऊपर उड़ा के ले आएगा या उस पत्थर को हटा देगा, मेरे को नीचे खुद ही जाना पड़ेगा। एगोट उनकी ये बात सुनते हैरान हो जाती है। उसके दिमाग में यही चल रहा होता है अगर ये नीचे गए तो ये कोको को स्पेल को ड्रॉ करते हुए देख लेंगे। तभी कूस्तस के पापा नदी के किनारे पे बढ़ रहे होते हैं। एगोट उन्हें रोकती है कि नहीं आप नहीं कर सकते, लेकिन जैसे वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं इन लोगों के सामने से कोको कूस्तस को हवा में उड़ा के ले आती है। एगोट उसको देख के शॉक हो जाती है। कोको कूस्तस के पापा को बोलती है मेरे को नीचे उतारो, मैं नीचे नहीं आ पा रही। तभी कूस्तस के पापा कूस्तस और कोको को गोदी में नीचे ले आते हैं एंड एगोट कोको से पूछती है कि तुमने कैसे करा, लेकिन कोको से गले मिल के कहती है मैंने कर दिखाया। और वो बहुत खुश होती है कि मैं सच में बहुत डर गई थी नीचे, लेकिन मैंने कूस्तस को बचा लिया। लेकिन एगोट उसे चिल्ला के बोलती है कि तुमने आखिर ये करा कैसे। कोको से बोलती है कि जब हम ड्रैगन से बच रहे थे तब हमने वहाँ पे वॉल ब्रेकर स्पेल का यूज करा था। एगोट बोलती है हाँ वो वॉल ब्रेकर स्पेल जो बिना किसी इंसान को डैमेज पहुंचाए टूट जाते थे। कोको बोलती है हाँ एग्जैक्टली वो स्पेल मैंने यूज करा और कूस्तस को बचा लिया। ये आखिर मेरी एक फ्रेंड का स्पेल था, मैं अकेले ही कभी नहीं कर पाती। और वो एगोट को इस चीज के लिए थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरे को याद दिलाया था कि फ्रेंड का स्पेल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एगोट कोको से चिढ़ जाती है और उसको बोलती है कि मैंने
तुम्हारी कोई मदद नहीं करी, वो जस्ट मैंने एक फ्लेयर भेजा ताकि हमारे मास्टर्स हमारे पास आ सके और हम दोनों फ्रेंड्स कब से हुए। लेकिन कोको एगॉट की बात पे ध्यान ना देके कुस्तस और उसके फादर को देख रही होती है और वो यही सोच रही होती है कि जैसे आज मैंने कुस्तस को बचाया, मैं एक दिन अपनी माँ को भी बचा लूंगी। तभी एगॉट रिग्रेट में बोलती है कोको, लेकिन इनकी तरफ कुछ सफेद चादरें आ रही होती है जो इन्हें जकड़ लेती है और ये दोनों हवा में होती है। कोको एगॉट से पूछती है ये आखिर क्या है। एगॉट उसे बताती है कि ये तो व्हाइट सिल्वर पेनेट्स हैं और साथ में स्कारलेट क्लॉक्स, ये लोग तो नाइट मोरेलिस हैं। तभी ईस्थिस उससे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और तुम में से किसने वो स्पेल का यूज करा। तुम दोनों बच्चे हो लेकिन मैं तब भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तो बताओ तुम में से किसका कनेक्शन है ब्रिम्ड कैप्स के साथ। तभी एगॉट उसे गुस्से में बोलती है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें कहाँ से लगता है हम ब्रिम्ड कैप्स हैं और हमने ऐसा कोई भी मैजिक यूज नहीं करा जो फॉरबिडन है और हमने सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए स्पेल्स को कास्ट करा है। ईस्थिस बोलता है अगर ऐसी बात है तो जरा अपने नीचे देखो। तभी एगॉट और कोको नीचे देखते हैं और वो नीचे देखते ही शॉक हो जाते हैं। कोको खुद से यही बोल रही होती है ये मैंने क्या कर दिया, वो स्पेल तो रॉक तक नहीं रुका, उसने सारी चीजों को मिट्टी में बदल दिया एंड इवन उसने पूरी नदी का पानी भी सुखा दिया। नहीं, मेरा स्पेल ऐसे नहीं कर सकता। तभी ईस्थिस कोको को बोलता है कि तुमने खुद ही बता दिया कि तुमने स्पेल बनाया था और ऐसी कोई भी अप्रेंटिस नहीं जो इतना बड़ा स्पेल ड्रॉ करेगी और इतने बड़े स्पेल्स को यूज करके तुमने रूल्स को तोड़ा है और इन लॉस को तोड़ने के लिए तुम्हें माफी नहीं दी जा सकती। तो तुम्हारी पनिशमेंट अब ऑब्लिवियन है, यानी कि तुम्हारी मेमोरीज इरेज कर दी जाएगी। एंड यही भी एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 में देखेंगे आगे एगॉट ने जो फ्लेयर चलाई थी उस फ्लेयर के चलते मास्टर कीफ्री उस जगह पे टाइम पे पहुंच के कोको को बचा लेंगे या फिर कोको की मेमोरी इरेज हो जाएगी। विच एटेलियर एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहाँ पे ईस्थिस ने इन दोनों को पकड़ रखा होता है एंड ईस्थिस कोको की मेमोरीज मिटाने जा रहा होता है, लेकिन कोको बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। ईस्थिस कोको को बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, जब तुम्हारी मेमोरीज मिट जाएंगी तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एगॉट उसे चिल्ला के बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आती, हमारा ब्रिम्ड कैप्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और ना हमने कोई इलीगल चीज करी है। लेकिन जैसे ईस्थिस कोको की मेमोरी मिटा ही रहा होता है उतने में रिचे आ जाती है और वो इन दोनों की हेल्प करती है और वो ईस्थिस पे अटैक कर देती है। तभी कोको एंड एगॉट ईस्थिस के व्हाइट सर्पेंट से निकल जाते हैं और वो नीचे गिरने लग जाते हैं। देन जैसे वो जमीन पे गिरते हैं उन दोनों के आगे टैटी आ जाती है और वो ईस्थिस को बोल रही होती है कि वो तुम्हें अपनी बात समझाना चाह रहे हैं लेकिन तुम उनकी बात भी नहीं सुन सकते। ईस्थिस अपने एलाई को बोलता है ये कौन है, उसका एलाई उसे बोलता है ये तो बच्चे हैं। तभी रिचे इन तीनों के पास आती है और वो बोलती है मेरे को ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो लोग बच्चों को कुछ नहीं समझते, उनकी नजरों में बच्चों की कोई वैल्यू नहीं। तभी ईस्थिस इन अप्रेंटिस को बोलता है कि सर्कमस्टांसेस कुछ मैटर नहीं करते, तुमने रूल्स को ब्रेक करा है और तुम्हें उस चीज की पनिशमेंट मिलेगी। इस दुनिया को हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है और वो बैलेंस तभी होगी जब विचेस हमारी बात मानेंगे, वो लॉस को फॉलो करेंगे। तभी ईस्थिस के पीछे से कीफ्री आ जाता है और वो उसको बोलता है तुम बहुत बोल लिए ईस्थिस, और वो भी उन बच्चों को जिनकी तुम बात भी नहीं सुनना चाहते, और दोबारा से मेरी अप्रेंटिस को हाथ भी मत लगा देना। तभी ईस्थिस बोलता है तो ये तुम्हारी अप्रेंटिस हैं और ये तुम्हारी तरह बदतमीज हैं। तभी कीफ्री बोलता है कि अगर मेरे पे कोई अच्छा स्टूडेंट हो जो कि तुम्हारी तरह है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी हरकतें तुम्हारी तरह नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनते ईस्थिस के एली को गुस्सा आ जाता है। ईस्थिस बोलता है हमें जो ऑर्डर दिए गए हम सिर्फ वो फॉलो कर रहे हैं। देन वो कीफ्री को समझाता है जो स्पेल्स डाटास रेंज में यूज होते हैं उनका इम्पैक्ट बहुत हैवी होता है और उन्हीं स्पेल्स को अगर इस दुनिया में हम यूज करेंगे तो हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है। लेकिन कीफ्री बोलता है तुम्हें पता है मैं अपनी अप्रेंटिस को इतने बड़े टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं दे सकता। लेकिन ईस्थिस बोलता है तुम नहीं दे सकते लेकिन ब्रिम्ड कैप्स तो दे सकते हैं ना। ये बात सुनते कीफ्री को शॉक लगता है, लेकिन तभी वो लड़कियों इन दोनों को आवाज देता है कि तुम दोनों यहाँ पे नीचे आओ, तुम दोनों शायद भूल रहे हो विचेस का क्या काम होता है, दूसरे लोगों को बचाना। मुझे तो ये लड़कियां तुम दोनों से बेटर लग रही हैं, देखो इंसानों की हेल्प कर रही हैं। तभी ईस्थिस के वाकी एलाइज भी नीचे आके हेल्प करते हैं और लुलूसी कुस्तस की हेल्प करती है। वो उसकी चोट पे व्हाइट पेरेंट्स को बांध देती है जिससे कि और ब्लीडिंग ना हो एंड वो कुस्तस के डैड को बोलती है हमें इसे कालन ले जाना होगा, जल्द से जल्द किसी डॉक्टर पे दिखाना होगा तब ये ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे उठ के जा रही होती है दागदा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है नहीं मैंने तुम्हें देखा था, तुमने अपने व्हाइट पेरेंट्स को कैसे मैजिक से हील करा था, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा मैजिक मेरे बेटे की चोट भी हील कर सकता है। लेकिन लुलूसी उसे मना कर देती है और वो उसे कहती है छोड़ो मेरा हाथ, तुम एक चीज चुनो, या तो मैं इसे यहीं छोड़ जाऊं या इसे अपने साथ कालन लेके जाऊं। दागदा उसे मजबूर होके बोलता है कि ठीक है मेरे बच्चे की बस जान बचा लो। दूसरी तरफ ईस्थिस बोलता है कि पहले सारे आउटसाइडर्स को जाने दो, उसके बाद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन वापस शुरू करेंगे। तभी ईस्थिस कोको के बनाए हुए स्पेल को यूज करता है और वो रिजल्ट देख के यही बोलता है कि ये तो एक बेसिक स्पेल है। तभी उसे ओलोर्गियो बोलता है कि तुम्हें कहां से लगता है वो इतने बड़े स्केल पे स्पेल को यूज कर सकती है। लेकिन इससे उसको फिर भी शक होता है एंड वो कोको के हाथों को चेक करता है, लेकिन वो एंड में यही देखता है कि उसके हाथों पे इंक और काफी निशान होते हैं। वो उसके हाथों को इस वजह से चेक करता है क्योंकि ब्रिम्ड कैप्स की बॉडी पे टैटू सील्स होती हैं। लेकिन एंड में कीफ्री बोलता है बहुत देख लिया तुमने। देन ईस्थिस बोलता है कि मैं इस चीज को ग्रेट हॉल में बताऊंगा और तुम्हारे खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। अगर इस पूरी प्रॉब्लम के पीछे तुम्हारे एटेलियर की गलती हुई तो मैं तुम लोगों पे कोई दया नहीं दिखाऊंगा। कोशिश करना जो चीजें तुमने सीखी है तुम्हें उसे भुलाना ना पड़े। और ईस्थिस तभी वहाँ से चला जाता है। तभी कीफ्री चैन की सांस लेता है और बोलता है आज हम बच गए, नहीं तो ये लोग हमें छोड़ते नहीं अगर इन्हें हमारे खिलाफ कोई सबूत मिल जाता। एंड वो इन सबसे माफी मांगता है, मेरे को तुम लोगों को छोड़ के ऐसे जाना नहीं चाहिए था। लेकिन टैटिया बोलती है मास्टर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देन कीफ्री एगॉट
और कोको को समझाता है कि तुमने जो भी आज ये चीज करी वो बहुत ही बड़ी थी, और अगर ये सारा मैजिक उन गाँव वालों के आगे रिवील हो जाता तो वो लोग सबकी मेमोरीज को इरेज कर देते, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। तभी एगॉट एंड कोको दोनों कीफरी से माफी मांगती है कि आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे। एंड एगॉट खुद ही बड़बड़ा रही होती है कि अब मैं सेकंड टेस्ट नहीं दे पाऊंगी, लेकिन कीफरी उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स कर दी है, तुम सेकंड टेस्ट दे पाओगी। देन अगली बार से तुम मेरी मदद करने बाहर जाया करोगी, लेकिन तब तक के लिए तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम किसी भी आउटसाइडर के आगे अपने मैजिक को यूज नहीं करोगी। एगॉट को ये शर्त मंजूर होती है और वो बहुत खुश हो जाती है। तभी टैटिया बोलती है मास्टर सिर्फ एगॉट थोड़ी ना ये टेस्ट देगी, हमें भी तो देना चाहिए ना। लेकिन कीफरी उसे समझाता है कि तुमने अभी बेसिक प्रैक्टिस भी नहीं करी तो तुम ये टेस्ट कैसे दे पाओगी। दूसरी तरफ रिचे बोलती है वैसे भी मेरे को टेस्ट देना पसंद नहीं है। तभी ये चारों आपस में बात कर रही होती है एंड ओलोरियो कीफरी के कान में बोलता है कि तुम्हें तो एगॉट को लेके टेंशन थी ना, वो कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन कीफरी बोलता है अब मुझे नहीं है, अब उसको अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तभी एगॉट कीफरी के पास भागते हुए आती है और उसे बोलती है मास्टर हमें एटेलियर में वापस चलना चाहिए, मेरे को बहुत प्रैक्टिस करनी है। लेकिन कीफरी बोलता है एटेलियर में जाने से पहले हमें एक जरूरी काम करना है। देन सीन शिफ्ट होता है ईस्ट एंड उसके एलाई की साइड पे, जहाँ पे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कीफरी की न्यू अप्रेंटिस के बारे में जो रूमर्स फैले हुए हैं, अगर वो सच है तो ईस्टिस इसी चीज के बारे में अपने एलाई से पूछता है कि तुम ये रूमर्स को प्रूफ कर सकते हो क्या। उसका एलाई उसे मना कर देता है। देन ईस्टिस बोलता है तो फिर हमें उस लड़की से कन्फेस करवाना होगा, क्योंकि देखो उसने कितना नुकसान करा है, उसने इतनी अच्छी सीनरी को मिटा दिया एंड उसने पूरी रिवर के पानी को सुखा दिया है, हमें पता लगाना ही होगा। एंड दूसरी तरफ कीफरी अपनी अप्रेंटिस को लेकर उस ब्रिज पे पहुंचता है जो ब्रिज बाढ़ आने की वजह से कोलैप्स कर गया था। वहाँ पे ओलोरियो अपने पेन की मदद से उस ब्रिज पे एक सील बना देते हैं एंड उस ब्रिज को वापस से जोड़ देता है और वहाँ पे पानी का बहाव दोबारा से शुरू हो जाता है। कीफरी यही चीज को देख के बहुत खुश होता है। देन तभी उसे मिट्टी में कोको की हैट एंड इंक मिलती है जिसे वो कोको को लौटाने जाता है। देन कीफरी कोको को अपनी तरफ बुला के उसका सामान देता है और उसे बोलता है कि आगे से इन चीजों का ध्यान रखना। लेकिन जैसे कोको हैट पहन लेती है और जब वो इंक को देखती है वो कहती है मैंने इतनी इंक यूज कर दी लेकिन फिर भी अभी तक ये फुल है, क्या इस इंक में भी मैजिक है, ये अपने आप रिफिल होती जाती है। लेकिन कीफरी उससे इंक की बोतल वापस मांगता है, कहता है मेरे को तो दिखाओ जरा क्या हुआ। लेकिन जब वो इंक को देख रहा होता है वो काफी शॉक में होता है और दूसरी तरफ ब्रिम्ड कैप कोको की बोतल में अपना खून मिला रहा होता है जिससे कि कोको के स्पेल्स फॉरबिडन मैजिक कर सके। एंड वो कोको से पूछता है कि ये इंक तो वही है ना जो तुम्हें नॉलनोआ ने दी थी। कोको से हाँ बोलती है एंड कीफरी ओलोरियो को बोलता है कि तुम वागी अप्रेंटिस को लेके एटेलियर में पहुंचो, मेरे को कुछ काम है। ओलोरियो उससे पूछता है तुम्हें ऐसा क्या काम याद आ गया। कीफरी उसे बोलता है कि मैंने कोको अभी तक पेन नहीं दिलाया तो मैं उसको पेन दिलाने के लिए कालन में जा रहा हूँ। ओलोरियो उसके पास आके उसके कान में बोलता है कि भूलना मत, तुम्हें मेरे लिए वाइन लेके आनी है। कीफरी उसे बोलता है बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। तभी ये दोनों कालन में पहुंच जाते हैं और जब ये दोनों नॉलनोआ के घर के बाहर होते हैं इन्हें गेट नहीं मिलता। कोको बोलती है गेट तो पहले यहीं पे था ना। कीफरी बोलता है आज शायद पूरा कालन बंद है तो शॉप्स भी बंद होंगी। तभी इनके पीछे से टाटा आ जाता है और वो इन दोनों को ग्रीट करता है। कीफरी उसे बोलता है मेरे को नॉलनोआ से कुछ बात करनी थी। टाटा बोलता है ओ रुको जरा। तभी टाटा अपना मैजिक यूज करके वहाँ पे गेट बना देता है। तभी ये दोनों घर के अंदर एंटर होते हैं। कोको वहाँ घुसते बोलती है ये तो पहले जैसा लग ही नहीं रहा। टाटा उसे बताता है कि डिफरेंट डोरनॉब्स अलग रूम में एंटर करवाती है, तुम्हें ये बात नहीं पता क्या। एंड वो कीफरी को बताता है कि ग्रैंडपा थर्ड फ्लोर पे होंगे। जैसे कीफरी और कोको स्टेयर्स पे चढ़ते हैं टाटा कोको को बोलता है कि तुम्हारे पैर पे चोट लगी है, तुम मेरे पीछे आओ, मैं इसे साफ करता हूँ। देन टाटा कोको को एक ऐसे रूम में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे ग्लिटरी पाउडर्स होते हैं। कोको उस रूम में जाती शॉक हो जाती है एंड काफी एक्साइटेड भी। वो जार्स को उठा के पूछने लगती है कि किस काम आते हैं। टाटा उसे बोलता है तुम इन पाउडर्स को अपने इंक में मिला के उसके इफेक्ट को बढ़ा सकती हो। तभी सीन शिफ्ट होता है कीफरी नॉलनोआ की साइड पे। कीफरी नॉलनोआ को जाती ग्रीटिंग्स देता है। नॉलनोआ बोलता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पे किस चीज के लिए आए हो और देखो ये जो टाइल है इस पे से मैं अभी तक इंक को सेपरेट ही नहीं कर पाया, तो मैं पता कैसे लगाऊंगा। इस इंक को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर रखा है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला। तभी कीफरी नॉलनोआ को वो इंक पॉट दे देता है। लेकिन जब नॉलनोआ उस बोतल को ध्यान से देखता है वो कहता है इस बोतल की इंक तो उस टाइल पे बने सील से मिल रही है, तुम्हें कहाँ से मिली। तभी नॉलनोआ को रियलाइज होता है कि ये बोतल तो उसने कोको को दी थी। एंड कीफरी को याद आता है जिस दिन उसकी अप्रेंटिस उस दुनिया में फंस गई थी उस दिन उसी बोतल पे किसी ब्रिम्ड कैप ने कोई जादू करा था। तभी कीफरी उस बोतल से इंक निकाल के एक कास्ट स्पेल करता है, लेकिन नॉलनोआ से रोक रहा होता है कि ये ब्रिम्ड कैप्स की इंक है, इस इंक का इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है कोको टाटा की साइड पे, जहाँ पे कोको उससे एक के बाद एक पाउडर के बारे में पूछती जाती है एंड टाटा उसे बताता जाता है कि इस पाउडर का ये असर है, उस पाउडर का वो असर है, और वो कोको की चोट पे पट्टी भी बांध देता है। तभी कोको खड़े होकर खुश होने लग जाती है और वो अपनी जगह पे घूमती है कि तुम कितने लकी हो, तुम्हें मैजिक स्टेशनर्स में रहने को मिल रहा है और तुम्हें हर पाउडर के बारे में पता भी है। लेकिन टाटा उसे बोलता है कि इससे बढ़िया तो एटेलियर में रहने में मजा आता होगा। कोको उसे बोलती है कि तुम एक विच अप्रेंटिस नहीं हो गया। तभी टाटा की आंखों में गिल्ट होता है एंड वो वहीं पे चुप हो जाता है। तभी कोको उससे एक और पाउडर के बारे में पूछती है कि वो रेड कलर का पाउडर क्या है, उसका क्या काम है। लेकिन टाटा वो पाउडर को जज नहीं कर पाता। तभी कोको छोटी सी सीढ़ियों पर चढ़ के बोलती है कि देखो ये वाला जो ब्राउन वाले के साइड में है। टाटा बोलता है कि कौन से शेल्फ में रखा है ये बताओ। कोको से बोलती है जो रेड कलर का है। तभी नॉलनोआ के पूरे घर में कहीं से लाइट आती है और उस रूम की सारी चीजें बिखर जाती है, सारे जार्स इधर उधर फैल जाते हैं। कोको जार्स को देख के बोलती है कि शुक्र है इनमें से कोई भी टूट
छूटा नहीं, लेकिन टाटा सारे जार्स को फैला देख शॉक हो जाता है और वो कोको यही बता रहा होता है कि सबके लेबल्स निकल गए हैं और सारे जार्स मिक्स हो गए हैं और ग्रैंडपा ने मेरे को बोला था कि किसी भी चीज को छूना नहीं और मिक्स तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोको बोलती है कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एंड वो उसे 2 जार्स दिखा के बोलती है कि इनका काम क्या है ये बताओ। तभी टाटा तेज की चिल्लाता है कि मेरे को नहीं पता, लेकिन कोको उसे बोलती है अभी थोड़ी देर पहले तो तुम सब बता रहे थे। टाटा उसे बोलता है कि मेरे को उनका फैक्ट उनके ऑर्डर्स के हिसाब से याद है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है और वो क्या काम करती है, मैं उनके कलर के हिसाब से उनका फैक्ट नहीं बता सकता। और वो आखिर में कोको बोलता है कि तुम इस रूम से बाहर चली जाओ और मेरे को अकेला छोड़ दो। लेकिन वो एंड में उससे माफी भी मांगता है कि मुझे पता है तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो, लेकिन तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगी और मैं कितना भी पढ़ लूं, लेकिन मैं सिल्वर वॉश आई के साथ एक विच नहीं बन सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है कीफ्री नॉलनो की साइड पे, जहाँ पे नॉलनो कीफ्री को उठाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम ठीक हो। कीफ्री उठते सबसे पहले यही चीज बोलता है कि मेरे को लगता है ट्विन बॉटल स्पेल है जिसमें कोको की बॉटल को उस ब्रिम्ड कैप ने अपनी बॉटल के साथ कनेक्ट कर दिया है एंड उसने अपनी बॉटल में अपना खून मिला है जिससे कि वो इंक फॉरबिडन मैजिक कर सके और शुगर अब ये मेरे पास है। नॉलनो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो तुम, तुम्हारा मतलब है कि अगर तुम छोटा सा स्पेल भी बनाओ तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़े। मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए और ना किसी को पता लगना चाहिए, मैं ये चीज ग्रेट हॉल में बताऊंगा। लेकिन कीफ्री उसे तेज की चिल्ला के बोलता है नहीं तुम ये नहीं कर सकते और ना तो नाइट मोरेलिस और ना ही ग्रेट हॉल को हक है इसको यूज करने का। अच्छा यही होगा कि हम दोनों के अलावा कोई न जाने। नॉलनो कीफ्री का ये कैरेक्टर देख के काफी डर जाता है और वो धीरे धीरे पीछे जाते हुए यही बोलता है तुम्हें पता भी है इसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन कीफ्री एंड में नॉलनो को सॉरी बोलता है। देन कीफ्री कोको के पास जाता है और वो उसे बोलता है कि वेट कराने के लिए मेरे को माफ करना एंड वो उसे इंक के बारे में बताता है तुम्हें जो नॉलनो ने इंक दी थी वो गलती से उन्होंने कोई महंगी इंक दी थी, पर उसकी कमी पूरी करने के लिए मैं तुम्हारे लिए बैग लाया हूँ, इसमें तुम्हारे सब काम का सामान तुम्हें मिल जाएगा। कोको उस बैग के लिए कीफ्री को थैंक यू बोलती है। कोको कीफ्री से पूछती है कि सिल्वर वॉश आई का मतलब क्या होता है। कीफ्री उसे समझाता है ये एक डिजीज की तरह है, जिस भी बंदे की डिजीज होता है उसे पूरी दुनिया सिल्वर कलर की दिखती है, एक तरीके से कलर ब्लाइंड। एंड कीफ्री लास्ट में कोको को एक ही बात समझाता है कि जब तक तुम मेरी अप्रेंटिस हो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता और ना कोई हार्म पहुंचा सकता। एंड कीफ्री कोको लेके वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ नॉलनो जार्स को प्रॉपर ऑर्डर में रख रहा होता है। एंड टाटा अपने ग्रैंडपा से उस चीज के लिए माफी मांगता है कि मेरे को माफ करना, मैंने सब फैला दिया। लेकिन वो लाइट कहाँ से आई थी? नॉलनो बोलता है कौन सी लाइट, मेरे को कुछ याद नहीं। और ये चीज देख के टाटा को शक होता है और यहीं पे एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 में देखेंगे आखिर कीफ्री को ब्रिम्ड कैप्स में ऐसा क्या इंटरेस्ट था कि वो ग्रेट हॉल और नाइट मोरेलिस से ये सब चीजें छुपा रहा था एंड उसने क्यों नॉलनो की मेमोरीज को भी मिटा दिया। विजय एडेलिन एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जहाँ पे नॉलनो अपने कस्टमर को संभाल रहे होते हैं। तभी ऊपर से टाटा आता है और वो अपने ग्रैंडपा को देख के सोच रहा होता है कि जो उस वक्त एक फ्लैश आई थी वो इतनी तेज थी और ग्रैंडपा ने ये चीज नोटिस नहीं करी, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद इसके बारे में कीफ्री को बताओ या फिर इसके पीछे कोई रीजन हो कि ये लोग मेरे से छुपा रहे हैं। और दूसरी तरफ कीफ्री अपने अप्रेंटिस को सिखा रहा होता है जहाँ पे कोको से एक सील गलत बन जाती है और उसी वक्त कीफ्री मुंह के बल गिर जाता है। लेकिन कीफ्री खड़े होकर बोलता है कि तुम्हारी सील तो सही बनी है लेकिन ये माउंटेन एप्पल्स के लिए थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है। तभी टेटिया कोको समझाती है कि हम जब भी एप्पल को तोड़ते हैं तो हम थोड़ा उसे ट्विस्ट करते हैं, तुम भी अपनी सील में एक ऐसा एंगल क्रिएट करो जिससे कि वो एप्पल को तोड़ते एक ट्विस्ट जनरेट करे। तभी कीफ्री इन दोनों को बोलता है कि अपनी कास्टिंग सील्स में गलतियां ढूंढना बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों ऐसे ही करो। तभी टेटिया समझाती है कि जब भी तुम किसी चीज में फेल हो जाओ तो तुम उसके पीछे का रीजन ढूंढो और अगर तुमने वो चीज अचीव कर ली तो ये देखो कि वो कैसे हुई है। देन कीफ्री टेटिया की तारीफ करते हुए बोलता है कि बहुत अच्छा समझाया तुमने मास्टर टेटिया। ये बात सुनते टेटिया बहुत ही खुश हो जाती है कि आपने मेरे को मास्टर कहा, आपने मेरी तारीफ करी, प्लीज प्लीज और करिए। तभी वहाँ पे एगॉट आ जाती है एंड वो मास्टर कीफ्री को बोलती है कि आप इनके अलावा औरों पे भी ध्यान दीजिए और अगर तुम दोनों को ये चीजें करना नहीं आता तो तुम खुद जाके प्रैक्टिस क्यों नहीं करती। तभी टेटी और कोको एगॉट के पास भाग जाते हैं। एगॉट इरिटेट होकर बोलती है मैंने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए नहीं कहा, मुझे अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। देन ये सब एक साथ बैठे होते हैं जहाँ पे कोको कीफ्री से सवाल करती है यानी डाडास रेंज में जो मैं गई थी वो मेरा पहला टेस्ट था। रिची उसे बताती है हाँ ऐसे 5 टेस्ट और है जो कि किसी काम के नहीं है, एकदम बेकार। तब कीफ्री इन सबको समझाता है टेस्ट सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि तुम अपने आप को चैलेंज कर सको एंड अपने बारे में जान पाओ। वो रिची की तरफ पॉइंट करके बोलता है टेस्ट कितना बोरिंग है, ये चीज देने वाले के एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। चाहे हमें कोई चीज पसंद आए या ना आए, हमें उस चीज को एंजॉय करना चाहिए, हमें उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। तभी वो एक मैप खोलता है एंड वो सबको 5 टेस्ट के बारे में बताता है। सबसे पहला टेस्ट है कंसेंट ऑफ द क्राउन जो कि डाडास रेंज में होता है एंड सेकंड टेस्ट का नाम है द सिंसियरिटी ऑफ द शील्ड एंड थर्ड टेस्ट का नाम है क्वेरी ऑफ द कीव एंड फोर्थ टेस्ट का नाम है गुडविल ऑफ द ग्रेव और द लास्ट एंड द फिफ्थ टेस्ट का नाम है वर्ड्स ऑफ द वाइस। इसके बाद तुम लोग विचेस बन सकते हो एंड ना तो तुम्हें कोई रोकने वाला होगा और ना ही टोकने वाला। और इन्हीं 5 टेस्ट को देते वक्त तुम्हारे स्किल्स हर अगले स्टेप में बढ़ते जाएंगे एंड तुम ज्यादा मैजिक सीख पाओगे। एंड फोर्थ टेस्ट को देने के बाद तुम एक प्रॉपर विच कहलाओगे एंड थर्ड टेस्ट को देने के बाद तुम लोग टावर ऑफ टोम्स में जा सकते हो। एंड लास्ट टेस्ट इसलिए होता है ताकि तुम अपने अप्रेंटिसेस को सिखा सको, लेकिन इसके बारे में तब तक मत सोचना जब तक तुम लोग ग्रेजुएट नहीं हो जाते। तभी टेटिया बोलती है मैं तो ग्रेजुएट होने के बाद पूरी दुनिया में घूमूंगी एंड सब लोगों की मदद करूंगी क्योंकि मेरे को थैंक यू सुनना बहुत पसंद है। जब वो लोग मेरे को थैंक्स करेंगे मैं बहुत खुश होंगी एंड मैं सबको सिखाऊंगी एक दूसरे
की हेल्प कैसे करनी है, क्योंकि जब सब एक दूसरे को थैंक यू बोलेंगे तो दूसरा बंदे से खुश होगा, यानी एक हेल्प करने से दो बंदे खुश होंगे। एंड इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने अपनी एक हेड बनाई है जो कि 2 पॉइंटेड है। कोको से बोलते तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, एंड मास्टर कीफ्री बोलते हैं फुली ग्रेजुएट होने के बाद तुम अपने डिजाइन की हेड चूज कर सकती हो। लेकिन तभी रिचे बोलती है कि मेरे को टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, वो बहुत एनोइंग होते हैं। लेकिन उसे एगॉट समझाती है अगर तुम टेस्ट नहीं दोगी तो तुम नई चीजें नहीं सीख पाओगी। लेकिन रिचे उसे बोलती है मेरे लिए काफी है जितना मैं सीख रही हूँ, मेरे को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तभी रिचे के जाने के बाद एगॉट अपने आप से बड़बड़ाती है कि मेरे को तो अभी बहुत सारे टेस्ट देने हैं, मेरे को जल्द से जल्द सारे मैजिक सीखने हैं एंड टावर ऑफ टॉम्स में लाइब्रेरियन बनना है। तभी ये बातें टेटिया एंड कोको सुन लेती है एंड टेटिया कोको के कान में बोलती है कि एगॉट तो एक मैजिशियन फैमिली से है और इसकी फैमिली के मेंबर्स हर जनरेशन में लाइब्रेरियंस रहे हैं, इसलिए ये भी बनना चाहती है। एंड तुम क्या बनना चाहती हो कोको? एंड यहाँ पे कोको बोलती है कि मैं तुम लोगों की तरह मैजिशियन फैमिली से नहीं हूँ, मेरी जर्नी कहीं और से स्टार्ट हुई है, सो मैं भी सोचूंगी मेरे को क्या बनना है, लेकिन तब तक के लिए मैं अपने और स्पेल्स को कास्ट करना सीखना चाहती हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कोको एक सपना देख रही होती है एंड वो अपनी माँ से मिलती है, लेकिन जैसे वो अपनी माँ के करीब जाती है उसकी माँ वापस से स्टोन में कन्वर्ट होने लग जाती है और उसे एगॉट की बातें सुनाई देती है कि तुमने अपनी माँ को पत्थर में बदला है और तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ पे फंस गए हैं। उसके बाद भी तुम बोलती हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देन उसे मास्टर ओलोर्गियो की आवाज भी सुनाई देती है कि यहाँ पे ब्रिम्ड कैप्स का कोई काम नहीं और ना आउटसाइडर्स का। देन टाटा की भी आवाज सुनाई देती है जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि स्पेल्स को कास्ट करना सिर्फ कुछ लोग कर सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं होती। सपने के अंदर को वो किसी चीज से बच के भाग रही होती है, लेकिन एंड में वो अपने आप को एक बॉटल में पाती है एंड उसके सामने आई बॉल ब्रिम्ड कैप होता है जहाँ पे उसे बोल रहा होता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम मैजिक सीखना चाहती थी। तभी कोको सपने से बाहर आ जाती है और वो उसी सपने को सोच के काफी टेंशन में होती है और दूसरी तरफ एगॉट अपने मैजिक की प्रैक्टिस करने जा रही होती है, लेकिन उसे मास्टर कीफ्री देख लेते हैं एंड उसे सोने के लिए वापस भेज देते हैं कि तुम अपनी लिमिट्स को ज्यादा पुश मत करो। लेकिन जैसे एगॉट अपने रूम में वापस पहुंचती है वो कोको देख के बोलती है कि तुम भी अभी तक सोई नहीं। कोको से बोलती है नहीं मेरे को नींद नहीं आ रही। दूसरी तरफ कीफ्री अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लेता है जिससे कि कोई उसे देख ना पाए एंड वो वही बॉटल निकालता है जिसके अंदर फॉरबिडन मैजिक की इंक होती है। वो उसको देख के बोल रहा होता है मैं तुम्हारा वेट कितने टाइम से कर रहा था, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। एंड कीफ्री यहाँ पे खुद से बात करते हुए बताता है जो हीलिंग क्राफ्ट के विचेस थे वो अपने मैजिक को हील करने के लिए यूज करते थे और उन विचेस की लड़ाई 3 वाइज वन से हो गई तो उन्होंने फॉरबिडन स्पेल्स को बॉडी पे यूज कर दिया और वो स्पेल था ट्विन बॉटल स्पेल जो कि उन्हें मेडिसिन को शेयर करने में हेल्प करता था, चाहे बॉटल्स जितनी भी दूर हो उनका असर बरकरार रहता था। लेकिन ये स्पेल खो गया जब उनकी मेमोरीज मिटा दी गई एंड ये वो स्पेल है जो मेरे हाथ में है और आज के टाइम पे सिर्फ ये ब्रिम्ड कैप्स बना सकते हैं। एंड इस इंक के अंदर एक मेडल है जिसको मैं बिना डिटेक्ट करे निकाल लूंगा क्योंकि वही मेडल ब्रिम्ड कैप्स के साथ कनेक्टेड है जिससे कि मैं उन लोगों का पता लगा सकूंगा। मैं उसी मेडल को निकाल के गाइडेंस ऑर्ब में डाल दूंगा जो कि मेरे को वहाँ का रास्ता बताएगी। लेकिन जैसे कीफ्री उस बॉटल में से वो मेडल निकालता है वहाँ पे एक लाइटनिंग स्पेल जनरेट हो जाता है। कीफ्री अपने स्पेल से तो अपने आप को बचा लेता है लेकिन सारी इंक नीचे फैल जाती है एंड उसी बॉटल में से बहुत सारा पानी निकलने लग जाता है जो उस पूरे रूम को भर देता है एंड कीफ्री पानी के अंदर अपने स्पेल्स कास्ट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे पूरा पानी वहाँ से हट जाता है वो सारा पानी बॉटल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कीफ्री उस बॉटल को पकड़ने जाता है उसके सामने आई बॉल ब्रिम्ड कैप आ जाता है जो उस बॉटल को तोड़ देता है। लेकिन कीफ्री बोल रहा होता मैं हार नहीं मान सकता, मेरे को तुम्हें पकड़ना ही होगा। लेकिन उतने में वही आई बॉल डिसअपियर हो जाता है एंड में कीफ्री यही बोलता है जो मेरे से छीना गया है वो मैं वापस लेके रहूंगा। देन सीन शिफ्ट होता है ब्रिम्ड कैप की तरफ जहाँ पे वो गुस्से में खुद से बोल रहा होता है कि अभी तक जो भी मैंने प्लान करा सब वेस्ट निकला। और दूसरी तरफ सुबह हो जाती है जहाँ पे कोको और कीफ्री यौन कर रहे होते हैं। टेटिया उन्हें नोटिस कर लेती है और वो बोलती है आप दोनों की रात में सोए नहीं? ओह मेरे को समझ आया, तुम दोनों हर रात मैजिक नाइट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हो एंड एनिमी से लड़ने जाते हो है ना। एगॉट बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक फॉरबिडन है, इन दोनों को पूरी नींद नहीं मिली इस वजह से दोनों उबासियां ले रहे हैं। लेकिन कोको बोलती है मेरे को रात की मोटिवेशन आती है इस वजह से मैं रात की प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन टेटिया उसे मना करती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, सोना भी इम्पोर्टेंट है। रिचे बोलती है अगर तुम्हें एक गुड मैजिशियन बनना है तो तुम्हें गुड स्लीप भी चाहिए होगी। उसी वक्त कीफ्री को भी नींद आने लग जाती है। टेटिया आवाज देती है तभी कीफ्री उठ के बोलता है कि क्या तुम लोग क्या बात कर रहे हो, सॉरी मैंने सुना नहीं। तभी कीफ्री टेटिया के पास आता है और वो बोलता है ये मैं सर्व कर देता हूँ, लेकिन उसके हाथ से वो पॉट गिर जाता है। टेटिया उसे बोलती है कि मास्टर आप ठीक तो हो ना। लेकिन कीफ्री खुद से बड़बड़ा रहा होता है उस लाइटनिंग स्पेल की वजह से मेरे हाथ नम हो गए हैं, मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा। एंड वो अपनी अप्रेंटिसेस को बोलता है कि मैं बाहर से अर्ब टी लेके आया, उससे हम नई चाय बनाएंगे जब तक तुम लोग अपनी प्रैक्टिस करो। तभी सारी अप्रेंटिसेस उन्हें देख रही होती है एंड टेटिया बोलती है ये काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं। रिचे बोलती है ये सब ना सोने के साइड इफेक्ट्स हैं। देन जब एगॉट और कोको अपने रूम में चले जाते हैं कोको एगॉट को उसके सिल्फ शूज वापस कर रही होती है। एगॉट बोलती है आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, क्या तुम कल रात इन्हीं शूज पे काम कर रही थी? कोको बोलती है हाँ लेकिन ये सील तुम्हारी जितनी बढ़िया नहीं होगी एंड तुम्हें काफी परेशानी होती होगी ना उड़ने में, सो मैंने सोचा मैं बना के खत्म कर देती हूँ एंड तुम्हें दे देती हूँ। लेकिन एगॉट बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्योंकि सबसे पहले टेस्ट में भी मैंने तुम्हें फोर्स करा टाटास रेंज में जाने को, लेकिन तुमने ये बात मास्टर कीफ्री को बिल्कुल नहीं बताई एंड तुम मास्टर ओलोर्गियो को भी बता सकती थी लेकिन तुमने उन्हें भी नहीं बताया। तुमने आज तक मेरे बारे में कभी उल्टा नहीं बोला एंड इवन तुमने मेरे सिल्फ शूज भी रिपेयर
कर दिए। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तभी कोको से बोलती है कि तुमने मेरे को उस दिन फोर्स करा टेस्ट देने के लिए, लेकिन मैं चाहती तो वहाँ पे बैठ के वेट कर सकती थी कि कोई मेरे पास आए और मेरे को बचा के ले जाए, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत दिखाई क्योंकि मेरे को मैजिक सीखना था। एंड मैंने अपनी मर्जी से डाडाज रेंज में वो हर्ब तोड़ा ताकि मैं अपना मैजिक यूज करके कुछ अचीव कर सकूं। लेकिन एगॉर्ड को उसी वक्त रिग्रेट होता है और वो कोको से बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, हर वक्त मैं ही तुमसे रूडली बात करती थी। लेकिन तभी कोको गिर जाती है और दूसरी तरफ कीफरी अब टी की लीव्स को खा रहा होता है और वो बोलता है इसको खाने के बाद मेरे को आराम मिला। तभी उसके कंधे पे ब्रश बड़ी बैठ जाता है एंड वो ब्रश बड़ी को बोलता है कि ये चीज सीक्रेट रखना, तुम किसी को बताना मत जो भी तुमने अभी सुना। लेकिन तभी उसके पीछे से बहुत तेज एगॉर्ड उड़ते हुए आती है और वो कीफरी में टकरा जाती है। कीफरी बोलता है तुमने तो मेरे को डरा ही दिया, तुम इतनी तेज क्यों उड़ रही थी। एगॉर्ड बोलती है वो स्पेल थोड़ा सा गलत बन गया इस वजह से, लेकिन अभी ये सोचने का वक्त नहीं है, कोको की तबीयत खराब हो रही है। लेकिन तभी कीफरी वापस एटेलियर में जाता है एंड वो कोको कालन की तरफ ले जाता है जहाँ पे उसे हॉस्पिटल मिलेगा। दूसरी तरफ टाटा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, लेकिन जैसे इन लोगों का खेल खत्म हो जाता है टाटा अपने घर की तरफ वापस जा रहा होता है। तभी उसे सामने से कीफरी मिलता है एंड कीफरी उससे पूछता है कि तुम मेरे को हॉस्पिटल का रास्ता बता सकते हो क्या। देन टाटा उसे अपने पीछे हॉस्पिटल तक ले जाता है। देन हॉस्पिटल पहुंचते ही वो कोको को नर्स के पास दे देता है एंड नर्स बोलती है जल्दी ठीक हो जाएगी। देन कीफरी टाटा को थैंक यू बोलता है, लेकिन जैसे टाटा कीफरी की आंखों में देखता है उसे वही चीज याद आती है एंड वो उससे पूछता है कि मिस्टर कीफरी मेरे को आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। एंड यहीं पे एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 में देखेंगे कि टाटा जब कीफरी से उस फ्लैशलाइट वाले इंसिडेंट के बारे में पूछेगा तो कीफरी उसे उसका क्या जवाब देगा। विच एट एटेलियर का एपिसोड 10 आ चुका है एंड एपिसोड 10 की शुरुआत में टाटा कीफरी से बोलता है मेरे को आपसे कुछ सवाल करने हैं। कीफरी उसकी ये बात सुनते एक्साइटेड हो जाता है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी मेरे से कोई मैजिक के बारे में पूछता है, तो पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। लेकिन टाटा अंदर ही अंदर सोच रहा होता है इनकी एक्साइटमेंट देख के मैं बहुत ऑकवर्ड हो रहा हूँ और मैं इन्हें कैसे बताऊं ये मैजिक से रिलेटेड नहीं है। लेकिन तभी हॉस्पिटल में से नर्स आ जाती है और वो कीफरी से पूछती है आप जो पेशेंट लेके आए हो आपको उसे देखने चलना होगा। तभी ये सब लोग हॉस्पिटल में जाते हैं एंड नर्स कीफरी को बताती है इस बच्चे की तबीयत इसलिए खराब हुई है क्योंकि इसने ठीक से रेस्ट नहीं लिया, लेकिन ये जल्दी ठीक हो जाएगी अगर ये ठीक से रेस्ट ले और खाए पिए तो। कीफरी नर्स को थैंक यू बोलता है, लेकिन नर्स उसे बताती है मुझे नहीं पता तुम विचेस ऐसा क्या करते हो, लेकिन इतना काम भी मत करो कि कोई थक जाए, आखिर वो एक बच्ची है। और वो जाते जाते यही बोलती है कि उसका ध्यान रखना, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी कीफरी अपने क्वायर पे एक स्पेल कास्ट करता है जिससे पूरे रूम में वेपर बबल्स आ जाते हैं। इस चीज से कोको को काफी रिलीफ मिलता है और टाटा कीफरी से सवाल करता है कि उसने अपने आप को इतना पुश क्यों करा, बिना रेस्ट लिए इतना काम क्यों करा। कीफरी उसे समझाता है कि कई बार ऐसा होता है हमारे एफर्ट्स एंड में जाके फेल हो जाते हैं और कोको को थोड़े टाइम पहले मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो हमारी तरह नहीं है। ये बात सुनते टाटा सोचने लग जाता है कि ये वही आउटसाइडर है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। लेकिन तभी कीफरी टाटा को बोलता है कि तुम कह रहे थे तुम्हें मेरे से कोई सवाल करना है, बट आज मत करो, मेरे को नहीं लगता सही टाइम है, किसी और दिन पूछ लेना। टाटा बोलता हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे को घर जाना चाहिए और वो तभी घर के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे वो फेरी पे पहुंचता है वहाँ पे गार्ड उसे बोलता है कि तुम पे कोई प्रूफ है कि तुम विच हो और तुम्हारी पॉइंटेड कैप कहाँ है। टाटा अपने बैग में चेक करता है कि ये तो मैंने यहीं पे रखी थी, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि उसने वो कैप कहीं गुमा दी है और वो वापस उस कैप को ढूंढने निकल जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहाँ पे डॉक्टर कीफरी को बता रहा होता है कि अगर ये रेस्ट लेगी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी एंड तुमने अपने मैजिक से रूम में काफी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, ये काफी रिलैक्सिंग फील कर रही होगी एंड इस चीज से इसका बुखार भी उतर जाएगा। कीफरी डॉक्टर को बोलता है कि असली मैजिशियंस तो आप लोग हो, हमारा मैजिक किसी डिजीज को ठीक नहीं कर सकता लेकिन आप लोग कर सकते हो। डॉक्टर कहता है ओ कम ऑन यार, तुम्हारा मैजिक भी तो इसको रिकवर करने में हेल्प कर रहा है ना, काश हमारी भी टूल किट में कोई ऐसी चीज होती जिससे हम पेशेंट्स की हेल्प कर सकते। तभी वो विंडो से बाहर देखता है एक बिल्डिंग में आग लग गई होती है और उसी बिल्डिंग में से एक आदमी इन लोगों से मदद मांगने आता है कि डॉक्टर डॉक्टर यहाँ पे कोई है, बार में आग लग गई है और मैं वहाँ के लोगों के लिए नहीं निकाल सकता, सारे शराबी हैं। तभी वो रूम में वेपर बबल्स को देखता है एंड वो कीफरी की तरफ देख के बोलता है तुम तो विच हो ना और तुम पानी का अच्छे से यूज कर पा रहे हो तो तुम आग बुझाने में मदद कर सकते हो, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन कीफरी उसे मना कर देता है कि अभी मैं अपनी अप्रेंटिस के साथ हूँ एंड उसकी तबीयत खराब है और मेरे को उसके लिए यही रुकना होगा। लेकिन तभी कोको बोलती है कि मास्टर आप जा सकते हैं, विशेष का काम यही तो होता है लोगों की मदद करना, मैं यहाँ पे अकेली रह लूंगी। तभी वो बंदा कीफरी को वहाँ से लेके चला जाता है एंड कोको खुद ही सोच रही होती है कि मैंने बाहर से तो दिखा दिया मैं बहुत ब्रेव हूँ, लेकिन अंदर से मैं काफी डरी हुई हूँ एंड मेरी तबीयत भी खराब है, पता नहीं मेरा यहाँ पे क्या होगा। और दूसरी साइड टाटा अपनी कैप को ढूंढते हॉस्पिटल तक पहुँचता है और वो देखता है काफी लोग एक ग्रुप बना के जा रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। और जैसे वो रूम में जाता है उसको उसकी हेड दिख जाती है, लेकिन जैसे वो अपनी हेड को उठाने जाता है कोको बेड पे खांस रही होती है और वो ये चीज नोटिस करता है कि वो ठीक से सो नहीं पा रही, इसकी तबीयत ज्यादा खराब है। जैसे वो कोको के पास जाता है कोको जग जाती है और उसे बोलती है टाटा क्या सरप्राइज दिया तुमने, तुम यहाँ कैसे आ गए। लेकिन साथ ही साथ कोको खांस भी रही होती है और उसकी तबीयत और खराब होती जाती है। टाटा ये देख के टेंशन में आ जाता है और बोलते सारे डॉक्टर्स एंड नर्सेस कहाँ हैं, इवन मास्टर कीफरी भी, वो भी यहाँ पे नहीं है। कोको से बताती है कि नॉर्थ साइड में एक बार में आग लग गई है तो वो लोग सब वहाँ पे गए हैं। टाटा को याद आता है तभी वो सब लोग वहाँ पे ग्रुप बना के जा रहे थे तो मेरे को किसी और नर्स को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कोको की कंडीशन और वर्स होती जाती है
है। टाटा ये देख के ये डिसीजन लेता है कि मेरे को इसे खुद ही मेडिसिन देनी होगी। तभी वो सोचता है इसकी तबीयत पे ट्रैंक्विलिफ का असर हो जाएगा। एंड वो कबर्ड खोल के वही देखता है और वो कोको को भी बताता है कि ट्रैंक्विलिफ तुम्हारी खांसी और बुखार में असर करेगा। लेकिन जैसे वो कबर्ड के अंदर देखता है किसी भी मेडिसिन पे लेबल नहीं होता। वो ये चीज देख के शॉक होता है कि कैसा हॉस्पिटल है जहाँ पे किसी भी दवाई पे लेबल नहीं लगा रखा, मैं इनमें से ट्रैंक्विलिफ कैसे ढूंढूंगा। ये बात सोचती वो रिग्रेट करने लग जाता है कि मैं दोबारा से उसी पॉइंट पे आ गया जहाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस दुनिया में लोगों को यही लगता है, सब दुनिया को एक ही नजरिए से देखते हैं, लेकिन मेरे को सब सिल्वर कलर का दिखता है। तभी टाटा जोन आउट हो जाता है जहाँ पे उसको उसके ग्रैंडपा की आवाज सुनाई दे रही होती है कि सिल्वर वॉश आइड है, यानी ये अपनी लाइफ में कभी भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, न ये मैजिक डाइस को जज कर पाएगा, लेकिन वो एटलीस्ट पेन बनाने में अच्छा है। और उसे वही बात सुनाई देती है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर कोई नहीं कर सकता, उन्हें उन्हीं चीजों पे लगे रहना चाहिए जो वो कर सकते हैं। ये बात सोचते ही वो रोने लग जाता है। वो यही कहता है कि इंक्स को बनाने में जो कंपोनेंट्स यूज होते थे वही मेडिसिन बनाने में भी होते हैं। अगर मैं उन कंपोनेंट्स को पहचान लूं तो मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। और यहीं पे टाटा हार मान लेता है। लेकिन जैसे उसे कोको खांसते हुए दिखती है वो कहता है तुम्हें शायद पानी की जरूरत है। तभी अपने बैग से कोको को पानी निकाल के पिलाता है। लेकिन जैसे उसकी नजर टेबल पे रखे वेपर बबल पे जाती है उसे यही याद आता है कि ग्रैंडपा हमेशा इस चीज का यूज करते थे जब भी वो इंक बनाते थे। तो अगर मैं उसी प्रोसेस को उल्टा कर दूं, मैं सारी इंक का पानी सोख लूं, तो एंड में जो कंपोनेंट बचेगा उससे मैं पहचान लूंगा ये ट्रैंक्विलिफ है या नहीं, क्योंकि ट्रैंक्विलिफ की मेडिसिन उसके पौधे को सुखा के पाउडर बना के बनती है। सो जिस भी पॉट में पाउडर हुआ मैं पहचान लूंगा ये ट्रैंक्विलिफ है। तभी वो सारी बॉटल्स में ढूंढने लग जाता है कि पाउडर कौन सी बॉटल में है। लेकिन एट द एंड उसे 3 बॉटल्स मिलती है जिनमें पाउडर होता है। वो दोबारा से खुद को कोस रहा होता है कि एंड में आगे मैं दोबारा हार गया, इतनी आगे आने का क्या फायदा जब मैं यहाँ पे कोको की मदद कर ही नहीं पाया। एंड वो कोको बोलता है सॉरी कोको, मैं तुम्हारी चीज में मदद नहीं कर सकता। लेकिन वो वहाँ पे उसकी केयर कर रहा होता है ताकि कोको का बुखार कम हो जाए। लेकिन कोको से समझाती है कि कोई बात नहीं टाटा, अगर तुम नहीं कर सकते जो चीज हम नहीं कर सकते यहीं पे तो मैजिक हमारे काम आता है ताकि हम उसे कर पाए। तुम्हारे पे पेन एंड इंक है क्या? तभी टाटा कोको को पेन एंड इंक देता है एंड कोको एक स्पेल ड्रॉ करती है। टाटा उससे पूछता है कि स्पेल से क्या तुम्हें रिलैक्स फील होगा? कोको बोलती है ये स्पेल मेरे लिए नहीं है, ये स्पेल हम दोनों के लिए है, ये हम दोनों की हेल्प करेगा। तभी कोको वो स्पेल ड्रॉ कर देती है एंड टाटा पूछता है ये स्पेल किस चीज से रिलेटेड है? कोको से बताती है ये सिजिल ऑफ अर्थ है जो कि रॉक्स को क्रश कर देता है एंड दीवारों में होल कर देता है एंड सॉलिड स्टोन्स को पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। टाटा कोको से पूछता है तो ये हमारी हेल्प यहाँ पे कैसे करेगा? कोको से समझाती है अगर मैं इसके साइन रिवर्स कर दूं तो ये उल्टा काम करेगा, यानी कि जो भी पाउडर में चीज होगी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी एंड तुम्हें कंपोनेंट्स पता है ट्रैंक्विलिफ के, तो तुम उससे पहचान पाओगे। ये स्पेल तुम्हारे लिए टाटा। लेकिन जैसे कोको स्पेल का यूज करती है उसका स्पेल ठीक से वर्क नहीं करता एंड कोको परेशान होकर दोबारा से लेट जाती है कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बहुत ही बेकार ड्राइंग बनाई है। तभी टाटा उसकी ड्राइंग को ध्यान से देखता है और बोलता है यानी कि तुम्हें सिर्फ इसे प्रिसाइसली बनाना है ना? बल्कि ड्राइंग को छोड़ो, मैं चीजों का बैलेंस देखने में काफी माहिर हूँ एंड मैं यही चीज हमेशा करता था। तभी वो कोको को उसकी गलतियां बताता है कि उसने स्पेल में कहाँ का गलती करी है। लेकिन वो एंड में उससे माफी मांगता है कि मेरा मोटिव तुम्हें गलत साबित करने का नहीं था। लेकिन कोको से बोलती है हाँ मेरे को पता है, कोई बात नहीं टाटा, क्या तुम ये स्पेल बना सकते हो? क्योंकि अगर तुमने मेरे स्पेल में अपने कुछ एड ऑन्स करे तो वो तुम्हारा स्पेल कहलाएगा। तभी टाटा उस स्पेल को दोबारा से रिक्रिएट करता है एंड जब वो स्पेल बना लेता है वो उसको यूज करके देखता है और वो स्पेल परफेक्टली काम कर जाता है। टाटा ये चीज देख के बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वो आखिरी 3 बॉटल्स को चेक करता है लेकिन उसमें से कोई भी ट्रैंक्विलिफ नहीं होती। तभी वो कोको को बोलता है कि मेरे को यहाँ पे मेडिसिन स्टोरेज रूम में जाना होगा। जैसे उसी रूम में पहुंचता है वो हर ड्रॉर एंड कबर्ड को चेक करता है जहाँ से अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स निकल रहे होते हैं, लेकिन उनमें से ट्रैंक्विलिफ कहीं नहीं मिलती। लेकिन तभी आखिर में वो एक जार देखता है, उस पे अपने स्पेल को यूज करता है और तभी उस जार में से ट्रैंक्विलिफ निकलने लग जाती है। वो उसको देख के बहुत खुश होता है। लेकिन तभी नर्स आ जाती है और वो बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी नर्स और टाटा कोको के पास जाते हैं एंड नर्स कोको को दवाई पिला रही होती है। वो टाटा को यही समझाती है हम ऐसे कभी भी हॉस्पिटल को खाली छोड़ के नहीं जाते और ये जो मेडिसिन है इन्हें लेबल इसलिए नहीं करा गया ताकि कोई इंसान यहाँ पे लेबल चेंज करके मस्ती ना करे, और क्या पता तुम अपने दिमाग चलाने के चक्कर में उसे कोई डेंजरस मेडिसिन दे देते। तो टाटा उस नर्स से माफी मांगता है कि मैं जस्ट घबरा गया था। लेकिन वो नर्स टाटा की तारीफ करती है कि तुम्हें अपनी फ्रेंड की टेंशन हो रही है लेकिन तुम्हें इस चीज के लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए और तुमने ट्रैंक्विलिफ को चुन के सबसे सही करा। क्या तुम्हारा डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट है? लेकिन टाटा उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी वो टाटा की पॉइंटेड हेड को देखती है और उससे पूछती है अच्छा तुम विच अप्रेंटिस हो? और दूसरी साइड जहाँ पे कीफरी मदद कर रहा होता है वो वहाँ पे दूसरे विचेस को बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, मेरी अप्रेंटिस की तबीयत खराब है। लेकिन तभी वही बंदा आगे कीफरी को पकड़ लेता है और वो बोलता अभी तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारी मदद करोगे। अंदर काफी सामान बिखरा हुआ है और तुम तो विच हो ना, तुम जस्ट अपनी उंगलियों की मदद से उन्हें ठीक कर दोगे। और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। लेकिन कीफरी काफी टेंशन में आ जाता है एंड दूसरी विच कीफरी को बोलती है कि तुम जाओ, मैं और मेरी अप्रेंटिस यहाँ पे संभाल लेंगे, आउटसाइडर्स को नहीं पता, हमें भी स्ट्रगल करना पड़ता है। और कीफरी वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे वो हॉस्पिटल में पहुंचता है वो देखता है वहाँ पे टाटा और कोको सो रहे होते हैं एंड कोको की तबीयत भी ठीक हो जाती है और ये लोग वहाँ से निकलने के लिए
लिए रेडी होते हैं। तभी मिस्टर नॉलनो आ जाते हैं और वो टाटा को बोलते हैं, तुम्हें पता है मेरे को पूरी रात तुम्हारी टेंशन होती रही, वो तो शुक्र है कीफ्री ने मेरे को बता दिया। तभी टाटा को वो एक क्वेश्चन याद आता है एंड वो उन दोनों से पूछता है, आप दोनों को फ्लैश लाइट याद है? लेकिन नॉलनो और कीफ्री बिल्कुल स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। एंड टाटा उनसे दूर जाके सोचता है कि शायद वो मेरी इमेजिनेशन थी, ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। तभी कोको भी कीफ्री के पास आ जाती है एंड टाटा और उसके ग्रैंडपा वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे जैसे इनकी बोट दूर जाती है, टाटा कोको तेज की चिल्ला के बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक पेन बना के लाऊंगा। कोको बोलती है, मेरे को भी उसका इंतजार रहेगा। एंड टाटा अपने ग्रैंडपा को बोल रहा होता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ, आगे जाके बहुत अमेजिंग बनेगी। उसके ग्रैंडपा उसको खुद बोलते हैं कि तुम भी अमेजिंग बन सकते हो और बनोगे। और दूसरी तरफ कीफ्री कोको लेके वापस एटेलियर जा रहा होता है। वहाँ पहुंचते सब लोग कोको को देख के काफी खुश होते हैं और उससे बात करते हैं, लेकिन एगॉट स्टिल रिग्रेट में होती है। देन सीन शिफ्ट होता है फॉरबिडन विचेस की तरफ, जहाँ पे वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दिया था वो तुम्हारे कोई काम का नहीं आया, क्योंकि जो पॉइंटेड हेड विचेस हैं वो अब बेवकूफ नहीं रहे, उन्हें सब पता चल जाता है। लेकिन हमारे पे अप्रेंटिसेस पे अटैक करने का बेस्ट मौका तब होगा जब वो अपना टेस्ट देने अपने मास्टर से अलग होंगी। एंड यही पे एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 में देखेंगे आखिर इन फॉरबिडन विचेस का एम क्या था एंड टाटोस फ्लैशलाइट के बारे में कैसे पता लगाता है। विच हेड एटेलियर का एपिसोड 11 आ चुका है एंड एपिसोड 11 की शुरुआत होती है जहाँ पे एगॉट कोको के बारे में सोच रही होती है कि मुझे ऐसा लगा मैं उससे कुछ नहीं सीख पाऊंगी, आखिर है तो एक आउटसाइडर ना, एंड मैजिक की दुनिया में आउटसाइडर्स का क्या काम है, लेकिन अगर वो हमारी तरह सारी चीजें सीख ले तो हमसे अलग कैसे हुई। देन सीन शिफ्ट होता है कोको पे, जहाँ पे वो स्पेल्स की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो स्पेल परफेक्टली काम करता है। ये चीज देखते कोको बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ कीफ्री उसकी तारीफ करता है कि बहुत बढ़िया कोको। तभी कोको बोलती है, अभी फिर भी बहुत स्पेल्स है जिन्हें मैं कॉन्फिडेंटली बना नहीं पाती और इसी वजह से मैं वापस अपने पुराने स्पेल्स पे आ जाती हूँ। तभी कीफ्री बोलता है, अगर मेरी मानो तो तुम ध्यान दो, तुम जिन स्पेल्स को कंसिस्टेंटली एंड प्रिसाइसली ड्रॉ करती हो वो ज्यादातर स्ट्रेट लाइंस वाले होते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनाना तुम्हारी स्पेशलिटी है। ये चीज सुन के कोको बहुत इंप्रेस होती है। तभी कीफ्री उसको उसके स्पेल्स दिखाता है कि देखो यहाँ पे तुम्हारे कर्व्स कितने बेकार हैं, लेकिन वही तुम्हारी स्ट्रेट लाइंस कितनी परफेक्ट हैं। और तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब भी तुम एक स्ट्रेट लाइन बना रही थी, सो अब तुम्हें रियलाइज हो गया है कि तुम स्ट्रेट लाइंस बनाने में कितनी परफेक्ट हो। एंड यही चीज तुम्हें आगे जाके कॉन्फिडेंस देगी, जिससे तुम आगे और स्पेल्स क्रिएट कर सकोगी। जब भी तुम नर्वस फील करो तेज की चिल्ला के बोलो कि मैं इस चीज में परफेक्ट हूँ, इस चीज से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तभी कोको तेज की चिल्ला के बोलती है, मेरी स्पेशलिटी ये कि मैं स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ और आगे से मैं सारे स्किल्स वही बनाऊंगी जिनमें स्ट्रेट लाइंस होती है। तभी कीफ्री से बोलता है, अरे रुको रुको, मेरा ये मतलब नहीं था, बल्कि तुम और नया मैजिक सीखो। ये लो ये बुक्स, इनमें तुम्हें न्यू मैजिक सीखने को मिलेगा, मे भी तुम्हारी एक न्यू स्पेशलिटी बन जाए। वो सारी बुक्स को देख के कोको डम फील करती है कि अभी मेरे को इतना और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे वो बुक्स खोल के देखती है वो उन कास्टिंग स्किल से इम्प्रेस हो जाती है और वो इसी चीज का अप्रिशिएट करती है कि जो लोग इन्हें परफेक्ट बनाते हैं वो कितने स्किल्ड होंगे। एंड वो कंटिन्यूअसली ड्राइंग्स की तारीफ करती रहती है कि कितनी अमेजिंग है, कितनी बढ़िया है। रिचे बोलती है, इसे तो तारीफ करनी भी नहीं आती। तभी कोको रिचे को ऑफर करती है कि तुम ये ड्राइंग्स देखना चाहती हो। रिचे उसे साफ मना कर देती है कि मेरे को ड्राइंग्स देखना पसंद नहीं है, मेरे को उन्हें बनाना पसंद है। लेकिन फिर भी कोको उन ड्राइंग्स को देख के इम्प्रेस हो रही होती है और वो यही बोलती है, ये कितनी अमेजिंग है यार, तुम ये कैसे नहीं देख सकती, कितनी ऑसम है। रिचे उसे बोलती है, तुम शांत भी हो जाओ। लेकिन दूसरी साइड कीफ्री रिचे को समझाता है कि मैजिक को समझना सिर्फ तुम्हारे हाथों का खेल नहीं है, तुम्हें एडवांस स्पेल्स को भी देखना चाहिए जिससे तुम्हारी आईज ट्रेन होंगी। लेकिन तभी रिचे को गुस्सा आ जाता है और वो एक स्पेल क्रिएट करती है जिससे वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। कीफ्री उसकी तरफ भागते हुए जाता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं, तुम कभी भी गुस्से में स्पेल मत बनाया करो। लेकिन रिचे तभी वहाँ से भाग जाती है एंड कोको उसका पीछा करती है कि रिचे रुको, लेकिन वो रुकती नहीं, वो एक रूम में भाग जाती है। लेकिन जैसे कोको उस रूम के बाहर पहुंचती है वो गेट खोल के देखती है, अंदर ब्रश बडी होता है। ब्रश बडी उसे कुछ इशारे कर रहा होता है लेकिन वो समझ नहीं पाती। कोको ब्रश बडी से पूछती है कि तुम्हें पता है रिचे कहाँ गई है। तभी ब्रश बडी एक पॉट की तरफ जाता है और वो उसके अंदर गिर जाता है। कोको उसे फॉलो करती है और वो भी स्पॉट के अंदर गिर जाती है। जैसे वो अंदर गिरती है वो रियलाइज करती है यहाँ पे तो एक अलग ही दुनिया है एंड ब्रश बडी भाग रहा होता है। कोको उसे फॉलो करती जाती है, तभी वो रिचे तक पहुंच जाती है। लेकिन कोको अपने पास का एनवायरनमेंट देख के बहुत इंप्रेस हो जाती है। तभी रिचे उसे देख के बोलती है कि तुम्हें मैंने यहाँ पे नहीं बुलाया। कोको उसे माफी मांगती है और वो बोलती है मैं ब्रश बडी के पीछे आई हूँ और सच में ये स्पेल तुमने कितना अच्छा बनाया है, कितना अमेजिंग है। एंड कोको स्पेल से इतनी इंप्रेस होती है वो रिचे की तारीफ करते नहीं थकती, खासकर रिबन्स की। तभी रिचे उसे बोलती है तुम चाहो तो वो रिबन ले सकती हो, मेरे पे और भी बहुत है। कोको उसके लिए उसे थैंक यू बोलती है एंड कोको से सवाल करती है तुम्हें बुक्स में स्पेल्स को देखना क्यों नहीं पसंद। आखिर वो मैजिक के बारे में तो समझाते हैं, मेरे को तो दूसरों का मैजिक देखना बहुत पसंद है। मैं एक इमेजिनेशन में चली जाती हूँ कि वो स्पेल उन्होंने क्यों बनाया होगा, किस चीज के लिए बनाया होगा। तभी रिचे एक्सप्लेन करती है कि अगर मैं स्पेल्स को बुक्स में देखूं तो मैं वही बनाने लगती हूँ और मैं नहीं चाहती मैं कोई स्पेल को कॉपी करूँ, मैं चाहती हूँ मैं अपने स्पेल्स क्रिएट करूँ और ना तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई और मेरे स्पेल्स को खराब करे। और वो कोको को देख के बोलती है कि इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं, यही मेरा स्टाइल है स्पेल क्रिएट करने का। सीन शिफ्ट होता है कीफ्री पे, जहाँ पे कीफ्री ऑली को बता रहा होता है कि मेरे से पहले वो किसी और विच की अप्रेंटिस थी और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अजीब हरकतें करती थी, जैसे कि स्केल वुल्व्स अपने थिक फर पे
आर्मर बना लेते हैं और मेरे को नहीं पता मैं इसमें कैसे इंटरफेयर करूं। तभी ऑली कीफ्री को समझाता है कि लोग स्पेल्स की तरह सिंपल नहीं होते। तभी वो कीफ्री को एक पोटली देता है। कीफ्री जैसी वो पोटली में देखता है उसके अंदर पत्थर होते हैं। ऑली उसे समझाता है ये नॉर्मल स्टोन्स नहीं है, ये स्नग स्टोन्स हैं। ये एक तरीके से स्लीप एड में काम आते हैं। इन्हें जस्ट अपने कवर्स के नीचे रखो एंड सर से पैर तक तुम्हारी पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी और तुम्हें नींद बहुत अच्छे से आएगी। एंड मैं स्टोन्स तुम्हारी अप्रेंटिसेस के लिए लाया हूँ, उन्हें दे देना। कीफ्री ओली को बोलता है कि तुम कितने काइंड हो यार, तुम वर्ड से ज्यादा अपनी फीलिंग्स मैजिक में एक्सप्रेस करते हो। तभी ऑली ये बात सुनते ही गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है मैंने जैसे तुम्हें फीडबैक के लिए दिए हैं ताकि मैं इन्हें आगे बेच सकूं। देन कीफ्री जब स्टोन्स गिनता है वो बोलता है ये तो 5 है। ऑली बोलता है कि 4 तुम्हारी अप्रेंटिसेस के लिए और 1 तुम्हारे लिए। और वो आखिर में यही बात बोल के चला जाता है कि तुम एक टीचर हो, भूलना मत। तभी एक मैजिक मशीन लेटर लिखने लग जाती है और उसी वक्त एगॉड भी एटेलियर में आ जाती है। कीफ्री उसे बोलता है तुम बहुत सही टाइम पे आई हो, हमें ग्रेट हॉल से मैसेज आया है कि तुम्हारा सेकंड टेस्ट सरपेंट बैक केव में होगा। एगॉड बहुत एक्साइटमेंट में पूछती है कि कब होगा। कीफ्री उसे बताता है 3 दिन बाद। देन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रिचे का बचपन, जहाँ पे वो क्रिस्टल से रिबन बना रही होती है। तभी रिली आ जाती है और वो रिचे की तारीफ करती है। तभी रिचे इरिटेट होके उन रिबन्स की बॉल बना के फेंक देती है एंड रिली से पूछती है क्या वो अभी भी सुंदर लग रही है। रिली रिचे को हक कर लेती है। रिचे उससे पूछती है क्या हुआ रिली। रिली उसे एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारे बड़े भाई को ये बहुत अच्छा लगता है जब तुम अपनी फीलिंग्स मैजिक में एक्सप्रेस करती हो। और यही बात बोल के रिली रिचे से दूर चली जाती है एंड रिचे उसे बुला रही होती है। तभी रिचे को रियलाइज होता है ये तो एक सपना था। देन सीन शिफ्ट होता है सरपेंट बैक केव्स में, जहाँ पे एगॉड स्नग स्टोन्स को कोस रही होती है कि किसने बनाया, इनकी वजह से मैं बहुत जल्दी सो गई, मैं अपनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई। सारे उसको देख के हंस रहे होते हैं एंड कीफ्री समझाता है कि हर किसी को टेस्ट से पहले यही लगता है कि वो ठीक से प्रिपेयर नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो, तुम पास हो जाओगी एगॉड। तभी वो उसे ब्रेड ऑफर करता है। एगॉड ब्रेड खाते हुए बोलती है कि मैं ये टेस्ट फर्स्ट ट्राई में पास कर दूंगी, आखिर मैं अर्कलम हाउस से हूँ। तभी वहाँ पे एक न्यू मास्टर आ जाता है। वो एगॉड को बोलता है कितने अच्छे वर्ड्स बोलती हो तुम, लेकिन तुम ये टेस्ट एक बार में पास नहीं कर पाओगी। मेरे अप्रेंटिस को ही देख लो, ये है उइनी, ये टेस्ट तीसरी बार दे रहा है और 2 बार ही लगातार फेल हो चुका है, और जबकि हम 1 साल में एक ही टेस्ट दे सकते हैं। एंड मास्टर कॉकरो कीफ्री को आगे बोलता है क्यों ना तुम एगॉड के बदले क्वीनी को ट्रेड कर लो। कीफ्री बोलता है ये भी ह्यूमन बींग्स हैं, ये ट्रेड करने के लिए नहीं है। लेकिन मास्टर कॉकरो बोलता है कि हम इन्हें ठीक तो कर नहीं सकते, ना कुछ समझा सकते, तो इन्हें ट्रेड करना ही बेहतर होगा। कीफ्री बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। लेकिन तभी क्वीनी अपनी गलती मान लेता है। वो कहता है नहीं, मेरी वजह से मास्टर कॉकरो ट्रबल में है, मैं इन पे बोझ हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं एक फेलियर स्टूडेंट हूँ एंड मेरे को और मेहनत करनी होगी। कीफ्री उसके रिएक्शन देख के हैरान हो जाता है और तभी ब्रश बडी डर के कोको के पास चला जाता है। तो जैसे कोको पीछे देखती है वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है, उसको दिखता है सबसे बड़ा ब्रश बडी। लेकिन जैसी वो ब्रश बडी अपना ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन में करती है वो अलायरा निकलती है एंड वो कीफ्री को बताती है कि मैं सेकंड टेस्ट की हेड हूँ। कीफ्री बोलता है अच्छा तो तुम टेस्ट प्रोटेक्टर हो, सच में ये कोइंसिडेंस है, हम यहाँ पे मिले और तुम अपनी सारी अप्रेंटिसेस को यहाँ पे लाए हो। देन अलायरा इन्हें अगले टेस्ट के रूल बताती है। तो तुम सबका सेकंड टेस्ट है सिंसेरिटी ऑफ द शील्ड्स, और जैसे कि इस टेस्ट का नाम है तुम यहाँ पे एक रखवाले होगे एंड तुम अपने टारगेट को इस केव में अंदर ले जाना है और दूसरी तरफ से बाहर निकलना है। लेकिन तुम अंदर जाते हो अपना रास्ता मत भटकना, और अगर तुम बाई चांस इस केव से बाहर आ गए तो तुम हार जाओगे एंड इवन तुम इस केव के अंदर अपना मैजिक भी यूज नहीं कर सकते। तभी एक और सवाल करती है मैजिक क्यों नहीं यूज कर सकते। अलायरा बताती है इस टेस्ट में मैजिक के एक्सपोज होने का कोई रिस्क तो नहीं है, लेकिन तुम फिर भी ये टेस्ट हार जाओगे अगर तुमने मैजिक यूज करा। और वो उन्हें क्लॉक पहनने के लिए देती है और कहती है मेरे पीछे आओ, इन्हें देखो। तभी जब ये सब लोग खाई से नीचे देखते हैं इन्हें बहुत सारे जानवर दिखते हैं, इनका नाम होता है मर्फिन्स। तभी अलायरा इस केव के बारे में बताती है कि इस केव को टूटने से एक स्पेल ने बचा रखा है और ये केव इतनी डेंजरस है, अंदर कुछ भी हो सकता है। तभी एगॉड बोलती है यानी सेकंड टेस्ट हमारा मैजिक को यूज करना है ताकि उन केव्स पे कोई और मैजिक यूज ना कर पाए। अलायरा बोलती है एग्जैक्टली, तुम सही समझी। और वो बताती है इन क्लॉक्स को पहनने के बाद मर्फिन्स तुम्हें अपनी ब्रीड का समझेंगे, और ध्यान रखना पूरे रास्ते क्लॉक मत उतारना, नहीं तो मर्फिन्स उड़ के भाग जाएंगे। तभी वो उन्हें एक एक मर्फिन्स दे देती है। देन जैसी वो आखिर में रिचे को देती है, ये चीज देखते एगॉड हैरान हो जाती है। रिचे बोलती है नहीं मैं टेस्ट नहीं दे रही। अलायरा बोलती है लेकिन तुम्हारी एप्लीकेशन तो सबमिट हुई थी, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। तभी कीफ्री बोलता है तुम टेस्ट दे रही हो रिचे। ये बात सुनते ही रिचे के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है तुमने झूठ बोला था मेरे से, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई थी क्योंकि तुमने मेरे से शुरुआत में कहा था कि तुम्हारा जो मन करे तुम वैसे ही करना, और अब आप जाके मेरे को धोखा दे रहे हो। कीफ्री बोलता है हाँ मैं यही चाहता हूँ, जो तुम्हारा मन हो वो करो, लेकिन तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा, ये तुम्हें एक लेसन सिखाएगा। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो अगली बार से तुम मत देना, और प्लीज आखिरी बार मेरे पे ट्रस्ट कर लो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तभी रिचे काफी गुस्से में बोलती है कि अगर मेरे को पसंद आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आया तो अगली बार से मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करूंगी बिल्कुल, एंड मैं ये चीज दोबारा नहीं बोलूंगी। तभी मास्टर कॉकरो आगे कीफ्री को उसके अप्रेंटिसेस की बुराई करते हैं, लेकिन कीफ्री उनकी सारी बातें इग्नोर करके आखिर में बोलता है सॉरी क्या बोले आप। ये चीज सुनते ही मास्टर कॉकरो ऑकवर्ड हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अलायरा उन्हें बोलती है कि आप अपने अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे नहीं रुकोगे। मास्टर कॉकरो बोलते हैं तुम दोनों यहाँ हो तो तुम दोनों सब संभाल लोगे, और तभी वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अलायरा को इस चीज पे बिलीव नहीं होता कि कोई अपनी अप्रेंटिस को छोड़ के ऐसे कैसे जा सकता है। तभी इन लोगों का टेस्ट शुरू होने वाला होता है एंड कीफ्री बोलता है मैं दुआ करता हूँ सब बच्चे टेस्ट पार कर लें उस केव में बिना खोए। तभी सारे मर्फिन्स केव की
तरफ भागते हैं एंड एलारा भी सारे स्टूडेंट्स को लेके अंदर चली जाती है। लेकिन कीफ्री टेटी एंड कोको को बोलता है कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ ही साथ तुम्हें मैं इस केव की हिस्ट्री भी बताऊंगा। वो कहता तुम्हें इन मैजिकल रूइंस के बारे में पता तो नहीं होगा, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा। और दूसरी साइड केव में जाती एगॉट रास्ता देख के हैरान हो जाती है। अलायरा बोलती है तुमने ही तो कहा था ताकि तुम मैजिक के अगेंस्ट मैजिक को यूज करो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चलो अप्रेंटिसेस दिखाओ अपना मैजिक और पार करो ये टेस्ट। एंड यहीं पे एपिसोड 11 खत्म हो जाता है एंड एपिसोड 12 में देखेंगे आखिर रिचे को ये टेस्ट पसंद आएगा या नहीं, और एगॉट जिस टेस्ट के लिए इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी उसका ये टेस्ट बेहतर निकलेगा या नहीं। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो करो लाइक और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि कोई भी वीडियो डलती सबसे पहले तुम्हारे पे आए। और हमेशा याद रखना, टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड ऑलवेज हेल्प एनिमल्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना और इस पे गौर करना। अगर तुम किसी जानवर को नहीं मारोगे तो इससे दुनिया में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे इस इनिशिएटिव से उस जानवर की पूरी दुनिया बदल जाएगी। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।